नमस्कार, आप सुन रहे हैं पिक मी मानवा। कहानी शुरू होती है जब दो लड़कियां हमारे प्रोटैगनिस्ट से चिपकी हुई दिखाई देती है। तभी हमारा हीरो दोनों औरतों के बीच बेड पर अटका हुआ होता है और चिल्लाता है कि भाभियों पास मत आना मेरे। उनमें से एक लड़की उसके पास आती है और पूरी तरह से अपनी ट्विन टावर स्टाइल में उस पर इंप्रेशन डालने की कोशिश करती है। दूसरी लड़की उसके पास एक बहुत ही सिडक्टिव सी स्माइल लेकर आती है। फिर एक हसीना उसे इडियट बोलकर कहती है कि आज से उन्हें वाइफ बुलाना पड़ेगा, भाभी नहीं। दूसरी लड़की अपने पतिदेव को बोलती है कि वो सीधा बिहेव करे क्योंकि वो दोनों आज उसे थोड़ा सिखाने वाली है। हमारा हीरो थोड़ी देर तक रेजिस्ट करता है पर फिर उनके बड़े प्रेशर के आगे हार मान ही लेता है। फिर अचानक सीन शिफ्ट होता है एक फ्यूनरल हॉल में। वहां ये ज़ैंगाओ की फोटो रखी होती है, उम्र सिर्फ 48। साथ ही ये ज़ैंगाओ एज 43, ये जिंगबैंग एज 34, ये जिंगचैंग एज 38, ये लिंग टैंग एज 27। इन सभी की तस्वीरें भी दिखाई जाती है। चारों एक ही दिन मरे और उनकी बॉडी रिकवर हो नहीं पाई। फ्यूनरल में काले कपड़ों में कुछ लोग अपने साथियों के लिए शौक मना रहे होते हैं। तभी 3 स्टार जनरल निंग्यू बोलता है कि दुश्मन की प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। घर के मुखिया ये चैंग फैंग कहते हैं कि ये उनकी गलती नहीं, उनके घर के मर्द हमेशा से रिस्क उठाते आए हैं। ये है फॉर्मर डैन किंगडम 5 स्टार जनरल, हेड ऑफ द ये फैमिली, ये चैंग फैंग। फिर वो सोचने लगते हैं कि तीनों को एक साथ मारना कोई आम बात नहीं, कोई उनके खानदान को टारगेट कर रहा है। इसी बीच हमारा हीरो चीखता है, मेरा पापा पिग मत लो, क्योंकि उसका टॉय जमीन पर गिर जाता है। वो लड़खड़ाकर मुंह के बल गिरता है अपने ग्रैंडफादर के सामने और तभी उसके गले की जेड वाली पेंडेंट में एक क्रैक आ जाता है। यह है ये फैमिली का यंगेस्ट सन ये फैन। ये फैन तुरंत उठकर अपना छोटा सा प्लश पिग उठाता है और दादाजी से मदद मांगता है। दादाजी उसे जल्दी खड़े होने का कहते हैं। घर का मुखिया बोलता है कि अब सिर्फ वो और उसका पोता बचे हैं और ये फैन को शादी करनी होगी खानदान बढ़ाने के लिए। पर ये फैन अपने आप में ही बिजी रहता है। वो बोलता है, अरे यहाँ पे सब व्हाइट व्हाइट है। वहां खड़े लोग बोलते कि ये लड़का तो सीधा सा बेवकूफ है, पर कोई याद दिलाता है कि ये कभी घर का सबसे डेंजरस बेटा था। सिर्फ 15 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर लेवल का मार्शल आर्टिस्ट, पर 5 साल पहले एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। वो बेकार हो गया और अपनी सारी पावर्स खो दी। कोई और बोलता है कि शुआन फैमिली की बेटी नो डाउट इस बंदे से शादी करने के लिए रेडी है। शुआन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर ये फैन की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। पर तभी उस लड़की का अंकल जुआन ज़ैंगाओ अंदर आता है और मॉक करते हुए अनाउंस करता है कि वो रिश्ता तोड़ने आए हैं। ये सुनते ही बूढ़े दादाजी शॉक में ऑलमोस्ट गिर ही जाते हैं। हमारा हीरो दादाजी के पास भागता हुआ आता है और घबरा कर पूछता है, यूफी तुम मेरे ग्रैंडपा को क्यों बीमार कर रही हो, क्या अब तुम मेरी वाइफ नहीं रहोगी? एल्डर दादाजी थोड़ा संभाल कर लड़की से पूछता है, तुमने तो एक्सीडेंट के बाद भी हमेशा सपोर्ट किया इसे, फिर अब क्यों? लड़की के पास कोई जवाब नहीं रहता, वो सिर्फ खामोश रहती है। पर उसका अंकल बोलते हैं, ये फैमिली अब सिर्फ एक बूढ़े और एक इडियट का खानदान रह गया है। 5 साल पहले जैसा कुछ नहीं रहा। पहले हम हमारी लड़की देने के लिए रेडी थे क्योंकि तुम्हारी एक रेपुटेशन थी, और अब कुछ भी नहीं रहा। बूढ़े दादाजी गुस्से में बोलते हैं कि अब उनकी असली सूरत सामने आ गई, गिरती हालत का फायदा उठाना चाहते हो। इसी बीच यूफी ये फैन से माफी मांगती है, वो शादी नहीं कर सकती उसे। ये फैन हैरान होकर बोलता है, पर हम साथ में कितने अच्छे थे। तभी एक औरत की आवाज आती है, अगर वो शादी नहीं करेगी तो हम करेंगे। 2 खूबसूरत लड़कियां रूम में एंटर करती है। लोग हैरान हो जाते हैं। सब कहते हैं, अरे ये तो ये फैमिली की सिस्टर्स इन लॉ है। ये दोनों एक्चुअली फ्यूनरल में आए और ये फैमिली के लॉस को मॉन भी कर रहे हैं। इनमें से एक 3 स्टार वर्करी और दूसरी हेड ऑफ साउथ वेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हेड। उनमें से एक लड़की खुद को ये फैमिली की बड़ी भाभी यू लिंगलोंग बताती है। दूसरी कहती है वो ये फैमिली की 7th भाभी सु इक्शु है। और फिर दोनों मिलकर डिक्लेयर करती कि 7 भाभियां ये फैन से शादी करेंगी खानदान को आगे बढ़ाने के लिए। ये फैन की एक्स फियांसे और उसका अंकल बिल्कुल शॉक रह जाते हैं ये सुन के। फ्यूनरल के लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि इतनी सुंदर औरतें इस इडियट से शादी करेंगी। और तभी हमारा हीरो भी उन दोनों के बीच में अटका होता है और शिकायत करता है कि बहुत गर्मी लग रही है उसे। कहता है उसकी चेस्ट जल रही है। तभी उसकी जेड पेंडेंट चमकने लग जाती है। एम्यूलेट से तेज सुनहरी रोशनी निकलती है और उसे पूरी तरह से घेर लेती है। और तभी वो रियलाइज करता कि उसने 5 साल का सील तोड़ दिया और वो मार्शल रैंक तक पहुंच गया है। 5 साल पहले जब वो लेवल अप कर रहा था उसकी सोल टूट गई थी और उसे मरने की कगार पर छोड़ दिया गया था। पर उसने अपनी सोल का 90% इस पेंडेंट में लॉक कर दिया था, जिसमें ट्रेजर्स और स्क्रिप्चर्स भी थे, जिसने उसकी सोल को सालों तक ट्रेन होने दिया। पर बाहर की मदद ना मिलने के कारण उसे पूरे 5 साल रुकना पड़ा। अब स्पेल ब्रेक हो गया है और वो समझ जाता है कि उसके चाचा और भाई भी उस दिन मरे थे जब उस पर अटैक हुआ था। अब उसकी सोल रिस्टोर हो चुकी है और वो कसम खाता है कि जिसने भी ये किया उसको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। पर फिलहाल हमारा हीरो अभी भी उन दोनों हसीनाओं के बीच फंसा हुआ बोल रहा है।
अभी भी बहुत गर्मी हो रही है। उसके एक्स फियंसे का अंकल उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि ये लड़का तो बिल्कुल पागल है और इन फ्यूचर इसने रिकवर भी कर लिया तो इसे भी असैसिनेट कर दिया जाएगा और ये सारी भाभियां तो बेचारी विधवा बन जाएंगी। तभी एक सिस्टर इन लॉ तुरंत जवाब देती है, ये फैमिली का इंटरनल मैटर है, तुम बीच में मत बोलो। हीरो सोचता है कि अगर उसने अभी अपनी पावर्स दिखाई तो दुश्मन पूरी ताकत से उसके परिवार पर अटैक करेगा। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी सिस्टर इन लॉ को हक करके बच्चे की तरह बोलता है, थैंक यू बिग सिस, क्या अभी से आप मेरे साथ खेलेगी? यू लिंगलोंग उसे आश्चर्य से पूछती है, बिग सिस्टर से तुम्हारा क्या मतलब? ये फैन अपने मन में बोलता है, अगर ये फैमिली और सिस्टर इन लॉ को बचाना है तो मुझे फुल बनना ही पड़ेगा। यू लिंगलोंग फिर उसके दादाजी की तरफ मुड़कर उन्हें रिअश्योर करती है, दादाजी मैं अभी भी आपकी बहू हूँ, आप हमें सब हैंडल करने दीजिए। दादाजी इमोशनल होकर अपने पोते की एक्स फियंसे का जिक्र करने ही वाले होते हैं, लेकिन लिंगलोंग उन्हें रोक देती है और बोलती है, शुआन यूफी एज ए येफैन वाइफ मैं डिक्लेयर करती हूँ कि तुम्हारी एंगेजमेंट येफैन से अभी के अभी खत्म होती है। एक्स फियंसे यूफी शॉक में हल्की सी एपोलॉजी बोलती है। ये सुन के हीरो सोचता है कि वो कभी उस लड़की के पीछे नहीं जाएगा जिसने उसे छोड़ दिया और वो अपने परिवार का नाम फिर से रोशन करेगा। बैक टू द प्रेजेंट यू लिंगलोंग कैजुअली बोलती है, सिस्टर इक्शो पहले हम दोनों इसके साथ रहते हैं, फिर अगले मंथ से बाकी की सिस्टर्स भी उन्हें एक एक करके एक्कम्पनी करेगी। ये फैमिली को हमें बहुत सारे डिसेंडेंट देने होंगे जिनसे वो उन लोगों से बदला ले सके। सुइक्शु भी नॉड करती है, हाँ मैं मेरा बेस्ट दूंगी। ये फैन मन ही मन सोचता है, मैंने गेटिंग स्ट्रॉन्गर ऐसा नहीं सोचा था। बेचारा हीरो दोनों के बीच फंसा हुआ सोच रहा होता है कि मुझे कुछ बोलना है, पर वो दोनों बिल्कुल तैयार नहीं लग रही उसे छोड़ने के लिए। इसी वक्त एक मैसेंजर येल्डर जंग को बताता है कि ये फैमिली का फ्यूनरल बिना किसी प्रॉब्लम के हो गया। फिर टेंपल में सबऑर्डिनेट रिपोर्ट देता है कि सारी 7 भाभियां ये फैन से शादी करने वाली है। मास्टर तुरंत बोलता है, एक्शन शुरू करो और वही आदमी जिसने 5 साल पहले एक्सीडेंट करवाया था उसे ये मिशन दे दिया जाए। विलन बोलता है कि जब तक लड़का इडियट बना रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हाथ की बीट इतने जोर से दबाता है कि एक टूट जाती है, फिर कमांड देता है, अगर लड़का थोड़ा सा भी सस्पिशियस मूव करे तो उसे खत्म किया जाए। सेरेमनी के बाद हीरो के दादाजी सबको थैंक यू बोलकर जाने को कहते हैं, लेकिन यू लिंगलोंग रोक कर बोलती है, हम ये फैन से शादी करना चाहते हैं फैमिली लीनेज को आगे बढ़ाने के लिए। दादाजी उदास होकर पूछते हैं, बच्चों तुम ये सब क्यों कर रही हो? यू लिंगलोंग एक फर्म जवाब देती है, ग्रैंडपा हमारा डिसीजन फाइनल हो चुका है, हम 7 बहनें एक महीने उसके साथ रहेंगी। फिर वो समझाती है कि हमें बहुत सारे वंशज छोड़ने होंगे ये परिवार का बदला लेने के लिए और इसके लिए 7 सिस्टर इन लॉ सीरियस है। ये फैन ये सुनकर हिल जाता है, क्या मुझे बस बेबी मेकिंग मशीन समझ रखा है क्या? यू लिंगलोंग प्यार से ये फैन को बुलाती है, लिटिल फैन। पर अचानक उसको ये फैन की ऑरा में एक फ्लक्चुएशन महसूस होती है। वो तुरंत उससे पूछती है कि अभी तुम्हारा ऑरा फ्लक्चुएट हुआ? पर सच छुपाने के लिए हीरो बच्चे की तरह एक्टिंग करता है, यस रिवेंज, फ्यू फ्यू रिवेंज ये। यू लिंगलोंग अपने माथे पे हाथ मारती है और सोचती है शायद ये मेरा इमेजिनेशन था। फिर यू लिंगलोंग उसके गालों को जोर से पिंच करके बोलती है, ये फैन याद रखना तुम पहले जीनियस थे, तुम फिर बन सकते हो। हम 7 बहनें तुमसे शादी कर रही हैं और तुम्हें लाइफ भर सपोर्ट करेंगी। वो अपनी आंखों में आंसू लाकर बोलती है, अगर तुमने कभी हम में से एक को भी निराश किया तो मैं खुद तुम्हारा पाताल तक पीछा करूंगी। ये सुन के ये फैन सोचता है कि उन्होंने सोसाइटी के जजमेंट को इग्नोर करके हिम्मत से ये डिसीजन लिया है। वो उससे बिनते करते कि वो खुद को संभाले, परिवार को बचाए और उन सब का बदला ले जो मर गए। हीरो वादा करता है कि ये दुश्मनी वो पूरी तरह से चुकाएगा। सुइक्शु पीछे से बोलती है, एल्डेस्ट सिस्टर इन लॉ ये हार्श नहीं होगा ये फैन पर, उसकी इंटेलिजेंस अभी रिकवर भी नहीं हुई। लिंगलोंग बताती कि उसने होली डॉक्टर ले को कांटेक्ट कर लिया है उसके ट्रीटमेंट के लिए। ये सुन के दादाजी की आंखों में फिर से एक उम्मीद जल जाती है, अगर होली डॉक्टर ये फैन को देखेगा तो वो पक्का ठीक हो जाएगा। उधर हीरो नोटिस करता है कि दादाजी खुद अंदर से इंजर्ड है, अगर उनको टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो मुझे लगता है ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। मैं होली डॉक्टर ले को मेरे मेडिकल स्किल्स थोड़े दे दूंगा ताकि ग्रैंडपा के हेल्थ बेहतर हो सके। उनका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए हीरो एक्साइटमेंट का नाटक करता है और बोलता है कि उसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट चाहिए। पर लिंगलोंग अभी भी शक में है। वो सोचती है इसका ऑरा इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है। सुइक्शु उसे हक करके बोलती है, डोंट वरी फैन तुम ठीक हो जाओगे और हम दोनों के बहुत सारे क्यूट बेबीज भी होंगे। इन दोनों को क्लोज देख के लिंगलोंग सुइक्शु को धक्का देती है, जिससे इक्शु ये फैन की गोद में चढ़ जाती है और बोलती है, सिस्टर लिंगलोंग थोड़े आराम से। ये देखकर यू लिंगलोंग हंसकर प्लान फाइनलाइज करती है, सुइक्शु तुम 1 महीना ये फैन के साथ रहोगी और तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनते ही दोनों जन शर्मा जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते, पर दादाजी पीछे से उनका शुक्रिया करती है, थैंक यू गर्ल्स।
यूलिंग लोंग मुस्कुरा कर बोलते हैं, हम फैमिली है दादाजी, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। दादाजी हीरो को थोड़ा पुश करते हुए मजाक में बोलते हैं, इस लड़कियों का ध्यान रखना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हीरो सोचता है कि ये सारी खूबसूरत लड़कियां अभी से उसकी वाइफ्स है और वो सबको खास तरह से चेरिश करेगा, पर उसे पता है कि फिलहाल उसे थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम उन्हें दर्द होगा पर सब ठीक हो जाएगा बाद में। तभी सुइक्शु खुशी में बोलती है, अभी रात होने आ गई है, मैं ये फैन को घर ले चलती हूँ। पर जाते जाते सुइक्शु एक बिजनेस बैंकेट का जिक्र करती है जिसका होस्ट होता है जाओ टियांग। ये एक अच्छा चांस होगा ये फैन को थोड़ा बाहर लेके जाने के लिए। ये नाम सुनकर हीरो की दिमाग में तुरंत 5 साल पुराने एक्सीडेंट का फ्लैशबैक आता है। वो याद करता है कि कैसे वो जमीन पे तड़प रहा था और फेंट होने से पहले उसने एक स्कार वाले आदमी को देखा था। हीरो को याद आता है कि फ्यूनरल पे भी वही स्कार वाला बंदा जाओ टियांग के पास खड़ा था। इससे वो कंक्लूड करता है कि एक्सीडेंट जाओ टियांग की फैमिली ने ही करवाया था और उसकी रिवेंज जर्नी अब से शुरू। जुआन रेसिडेंट में हम देखते हैं कि अंकल यूफी को डांट रहे हैं, मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि रेडी हो जाओ, यंग मास्टर जाओ का बैंक्वेट अटेंड करना है हमें, तो अब तक रेडी क्यों नहीं हुई तुम। यूफी आंखों में आंसू लेकर बोलती है कि उसका मन बिल्कुल नहीं है सेलिब्रेट करने का। उसका अंकल गुस्से से पूछता है कि क्या वो अभी भी ये फैन के बारे में ही सोच रही है, और कहता है कि उनकी फैमिली उसे पूरा खत्म कर चुकी है और जो भी यू लिंगलोंग और बाकी की लड़कियों ने कहा ये फैन से शादी करने के लिए वो सिर्फ फसाद है। बहस से थककर यूफी फाइनली मान ही जाती है और अंकल को बोलती है कि शाम के फंक्शन के लिए वो तैयार हो जाएगी। उसके अंकल बोलते हैं कि कुछ ढंग से पहनना, बहुत बड़े लोग आने वाले हैं आज रात, वो अभी जवान है और ये सब शुआन फैमिली की भलाई के लिए जरूरी है। उधर यूफी जमीन पे घुटनों के बल बैठी है, दिल बिल्कुल टूट चुका है, आंखें आंसुओं से भरे हैं और वो बस उस लड़के के बारे में सोच रही है। इसके दूसरी तरफ हीरो की सिस्टर इन लॉ सजेस्ट करती कि वो अपनी शर्ट उतार दे। सुइक्शु उसकी बॉडी देखकर हैरान रह जाते हैं, इतने टाइम से ट्रेनिंग नहीं की फिर भी इतना फिजिक। हमारा हीरो मजाक में पूछता है, तो टच करना चाहती हो, पर सुइक्शु शर्मा कर मना करते हैं, कौन टच करना चाहता है तुम्हें। फिर वो उसे एक सूट फेंकती है, बोलती है कि ये बैंक्वेट का फॉर्मल आउटफिट है, तुम खुद इसे पहन लो। वो ये भी कहती कि अब वो उसे सिस्टर इन लॉ मत बुलाए, वाइफ बुलाए उसे। ये फैन खुश होकर तुरंत मान जाता है, मेरी एक और वाइफ है। फिर बच्चे जैसे एक्टिंग करता हुआ बोलता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत खुश है। हीरो को देखते हुए सुइक्शु सोचती है कैसे उसे उसके फियांसे ने उसके सबसे डार्क टाइम में छोड़ दिया। फिर वो मनी मन वाव लेती कि अब से वो इस लड़के को सारा प्यार देगी और कभी फिर से उसे दुख नहीं होने देगी। सुइक्शु उसे गले लगाकर बोलती है कि अब से वो हमेशा उसके लिए सिर्फ उसकी वाइफ है। हमारा हीरो उसके ट्विन टावर्स से खेल के उसकी तारीफ करता है और कहता है, मेरी वाइफ सुइक्शु सबसे बेस्ट है। तभी अचानक सुइक्शु को अजीब सा फील होता है, उसकी बॉडी गर्म होने लगती है। वो बोलती है कि उसका बदन अजीब तरह से हीट हो रहा है, पसीना रुक ही नहीं रहा। फिर एक गोल्डन एनर्जी उसके शरीर से निकलकर हीरो के बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है और इससे हीरो समझ जाता है कि उसकी स्पेशल एबिलिटी अभी भी जिंदा है। वो बताता है कि ये मिस्टीरियस फ्लेम ही उसे 15 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बनाने का राज था। बिना टच किए भी ये फ्लेम उसकी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा फास्ट कर देती है, जो अभी काफी कन्वीनियंट भी है क्योंकि अब उसके पास 7 वाइफ जो है। तभी एक सर्वेंट दौड़ते हुए आता है और सुइक्शु को बोलता है कि फैमिली हेड उन्हें तुरंत बुला रहे हैं। सुइक्शु शॉक में हीरो को दूर पुश कर देती है। सर्वेंट अंदर आके बोलता है कि हेड और सेकंड मास्टर दोनों उनका इंतजार कर रहे हैं, आपको जितना जल्दी हो सके बुलाया है। ये सुनकर सुइक्शु सोचती है कि शायद उसे जज किया जाएगा वहां, लेकिन वो हिम्मत से कहती है जो होगा वो फेस करने को तैयार है। हमारा हीरो जो समझता है कि उसकी फैमिली उसे डांट रही होगी क्योंकि सुइक्शु ने उससे शादी करने का डिसीजन लिया, अंदर तक परेशान हो जाता है और उनकी मीटिंग देखने का डिसीजन लेता है। सुइक्शु रूम में जाती है तो देखती है एक लंबी टेबल पे सारे मर्द उससे गुस्से से देख रहे हैं। एक जन पूछता है कि क्या वो अपना होश खो बैठी है, पर सुइक्शु शांति से टेबल के हेड सीट पर बैठ जाती है। तभी सेकंड मास्टर सु मिंगाओ चिल्ला कर कहता है, उसने एक बेवकूफ से शादी करके फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसका एक और भाई कहता है कि वो फैमिली को बर्बाद कर देने वाली है, पर सुइक्शु उधर एक कॉन्फिडेंट और कमांडिंग टोन में बोलती है, मेरे खुद के भी कुछ प्लान्स है। छुप कर देख रहा हीरो समझ जाता है कि फैमिली उसकी वजह से उसकी वाइफ को ब्लेम कर रहे हैं। एक एल्डर चिल्लाता है कि वो बदतमीज है और उसे क्लैन से तुरंत निकाल देना चाहिए। ये सुन के सारे मर्द एग्री कर लेते हैं, हाँ इसे निकाल दो, इसे निकाल दो। सु मिंगाओ भी अपने एल्डेस्ट ब्रदर से बोलता है, तुम्हें अपनी डॉटर को कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन तभी फैमिली का हेड बोलता है कि वो अपनी बेटी को साथ देगा। वो होते हैं सु फैमिली के हेड सु होंगाई। सुइक्शु आंसुओं के साथ उसे फादर बुलाते हैं, ग्रेटफुल दैट ही डिफेंडेड हर।
उसके फादर याद दिलाते कि 30 साल पहले ये फैमिली ने उसकी कंपनी को बैंकरप्सी से बचाया था। अगर ये फैमिली ने तभी हमको सपोर्ट नहीं किया होता तो सू फैमिली एक छोटी सी वर्कशॉप तक सीमित रह जाती। वो डिक्लेयर करते हैं कि उनकी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया और जो डिसएग्री करे वो खुद ही फैमिली छोड़कर जा सकते हैं। तभी सारे फैमिली मेंबर्स के फोन एक साथ बजने लगते हैं। कोई बोलता है कि सप्लायर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, दूसरा बोलता है उनके पार्टनर्स पीछे हट रहे हैं। ये सब देखकर फैमिली हेड समझ जाता है कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। जिन लोगों ने ये फैमिली को टारगेट किया अब वो सू फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। सेकंड मास्टर कहता है कि ये सेंटिमेंट्स का टाइम नहीं है और शाया फैमिली के साथ उनकी पार्टनरशिप डेंजर में है। लेकिन फैमिली हेड और फादर अब ग्रेटिट्यूड का कर्जा और अपनी फैमिली का फ्यूचर के बीच फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये सिचुएशन में उन्हें लगता है कि पार्टनरशिप फॉल थ्रू कर जाएगी। अंकल फिर से सुइक्शु को ब्लेम करता है, बोलता है कि फैमिली बर्बाद हो जाएगी उसकी वजह से। सुइक्शु कॉन्फिडेंट वॉइस में कहती है कि शाया फैमिली बैंक्वेट में होगी और वो खुद पार्टनरशिप सिक्योर करने जाएगी वहाँ। वो अनाउंस करती कि वो मोरालिटी भी रखेगी और प्रॉफिट्स भी, और जो उसे ट्रस्ट नहीं करता वो अपने शेयर्स बेचकर तुरंत निकल जाए। मैं सुइक्शु तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता। छुपकर देख रहा हीरो अपनी वाइफ पर प्राउड फील करता है और सोचता है मेरी वाइफ सुइक्शु तो कमाल की है। बैंक्वेट पर पहुंचकर हमारा हीरो सोचता है कि शाया फैमिली का कौन सा मेंबर आएगा बैंक्वेट में। अगर उससे वो पहले ही मिल लेगा तो उसकी वाइफ के लिए अच्छा साइन रहेगा और उसको हेल्प कर पाएगा। तभी एक ग्रुप ऑफ मैन सामने आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है ये इडियट यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुम यहाँ खाना ढूंढ रहे हो? क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ खाना ढूंढने में? हीरो उसे पहचान जाता है, ये जाओ टियांग, और वो मन ही मन सोचता है लगता है ये खुद मुसीबत को देखते हुए यहाँ आ गया। तभी जाओ टियांग अपने ग्लास में थूकता है और उसमें अपना सीक्रेट बट भी फेंक देता है। बाकी के उसके साथी भी उस ग्लास में गंदी चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं। फिर वो हमारे हीरो को ग्लास देते हुए बोलता है ये लो यंग मास्टर के लिए एक वेलकम ड्रिंक मैंने खुद बनाई है। आजू बाजू के सारे लोग उसको घेर के बोलने लगते हैं कि ब्रदर लॉन्ग को थैंक यू बोलने के लिए ये ड्रिंक पी लो। यस गो ऑन, पी लो इसे, बहुत डिलीशियस होगी। यस ड्रिंक इट, ड्रिंक इट। हमारा हीरो ग्लास उठाता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे वो लोगों ने बनाया हुआ ड्रिंक बड़ा ही क्लासी हो। ये देख के जाओ टियांग और उसके चमचे हंस कर पागल हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये बेवकूफ बन रहा है। फिर हमारा हीरो एक पासिंग मेड को रोकता है और बोलता है कि ये ड्रिंक में इंग्रेडिएंट्स कम है। मेड शॉक में वो पूरा मॉप बकेट उठाता है और उसका गंदा पानी ग्लास में डाल देता है। जाओ टियांग और उसके दोस्त पूरा सीन रिकॉर्ड करने लग जाते हैं, एक्साइटेड कि चलो आज पुराने जीनियस को गंदा पानी पीते देखेंगे। लेकिन अचानक हीरो ने जाओ टियांग का गला लोहे की पकड़ से दबा लेता है और बोलता है कि अच्छी चीजें शेयर करनी चाहिए, और फिर वो उसके मुंह में वो मिक्सचर जबरदस्ती उड़ेल देता है। ड्रिंक से जाओ टियांग घुट जाता है, खांसी करता है और वो गंदा मिक्सचर उल्टी करके फ्लोर पे फेंक देता है। चमचे पूरे शॉक में सीन देखते रह जाते हैं। जाओ टियांग कसम खाता है कि वो प्रोटैगनिस्ट को इस बेइज्जती का जवाब जरूर देगा। हमारा हीरो सीधा सा बन के पूछ लेता है ड्रिंक अच्छी नहीं थी क्या? फिर बोलता है उसकी वाइफ सुइक्शु से पीने नहीं देती तो वो बस रिटर्न फेवर कर रहा था। हमारे हीरो का सोचना था ये टाइप का बंदा संभलना तो बहुत इजी है, पिछले 5 सालों में बहुत कुछ सीख लिया है उसने। जाओ टियांग गुस्से में आके चमचों को बोलता है कि इसे पीटो। जैसे ही वो गुंडे अटैक करने जा रहे थे हमारा हीरो सोचता है अच्छा तो ये सब मिलके मेरे को मारने आ रहे हैं, पर तभी एक मिस्टीरियस आवाज पीछे से सबको रोक देती है, रुको। अचानक से वैंग फुगुए अंदर घुस आता है, जोर से चिल्लाते हुए पूछता है कौन इतनी हिम्मत कर रहा है उसके फैन भाई को हाथ लगाने की। वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधा उन गुंडों की गर्दन पकड़ लेता है। उनके रिएक्ट करने से पहले वो मसलमैन उन दोनों के सिर को एक दूसरे से टकरा देता है। उसको देखते ही पिंक सूट वाला जाओलोंग वही जम जाता है, उंगली दिखाते हुए हकला कर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो आउट ऑफ टाउन थे ना। नया आने वाला बंदा अपना इंट्रो देता है, मैं हूँ वैंग फुगोई, ये फैन का बेस्ट फ्रेंड, और सीधा डिक्लेयर करता है कि अब वो हमारे हीरो की रक्षा करेगा। ये फैन को याद आता है कि कैसे वो बचपन से फुगोई के साथ बड़ा हुआ है और कैसे फुगोई हमेशा उसकी रक्षा करता है। मन ही मन सोचता है कि एक दिन वो जरूर इसका एहसान चुकाएगा। विलेन साइड पर सबको पता है कि फुगोई शहर के बेस्ट फाइटर्स में से एक है। डर के मारे धीरे बोलते कि वो बेहीमोथ से फेस ऑफ नहीं कर सकते। 2 गुंडे पहले से ही बेहोश पड़े होते तो जाओलोंग और उसका ब्लॉन्ड दोस्त भागने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन भागते भागते वो राइवल गुस्से से सोचता रहता है कि फुगोई कब तक उस इडियट की रक्षा करेगा और वो एक दिन उसकी वाइफ फिर भी छीन लेगा। जब सब खतरा खत्म हो जाता है फुगोई बताता कि उसने बैंकेट में हुआ पूरा तमाशा ऑलरेडी सुन लिया है। फिर वो ये फैन को जोर से बियर हक दे देता है, मजाक में बोलता है कि इतनी खूबसूरत वाइफ हो तो कोई भी आदमी खुशी से पागल हो जाए।
हमारे ये फैन का ऑलमोस्ट दम घुटने लगता है, शौक में प्रोटेस्ट करता है कि वो कोई पर्वर्ट नहीं, पर फुगोई इंसिस्ट करता रहता है कि वो एग्जैक्टली वही है, बिना समझे कि ये फैन को कितनी तकलीफ हो रही है। ये फैन पूछता है तुम्हारे इस फेस का एक्सप्रेशन से क्या मतलब। फिर अचानक फुगोई का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, आंखें संकरी जैसे उसे कुछ अजीब सा महसूस हो गया हो। वो ये फैन के सीने के पास झुककर उसके सूट को सूंघने लगता है, शकी नजर से देखकर बोलता है कि उसकी ऑरा बदली हुई लग रही है और पूछता है कि क्या वो रिकवर हो गया है। ये फैन सोचता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा शार्प है, मैं इसे। और इसी बीच पीछे से किसी की आवाज आई, ये फैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आवाज सुन के ये फैन पीछे देखता है क्योंकि कोई मूवमेंट पीछे हो रही होती है। तभी उसकी खूबसूरत वाइफ सू इक्शू वहां आ जाती है, थोड़ा कंप्लेन करते हुए बोलती है वो मेकअप टचअप कर रही थी और तभी उसका हस्बैंड गायब हो गया। वो पूछती है कि क्या वो ठीक है। ये फैन फिर से अपना इडियट मोड ऑन करके बोलता है जब तक उसकी वाइफ सू इक्शू यहाँ है उसे कुछ ही नहीं हो सकता। सू इक्शू को देख के फुगोई तुरंत शादी में ससुर जी वाला रिस्पेक्ट मोड ऑन करके झुक कर बोलता है जब तक वो यहाँ है तब तक वो अपने इस पागल नेचर के भाई की जान देकर भी हिफाजत करेगा। सू इक्शू मुस्कुरा देती है, खुश होती है कि उसके हस्बैंड को इतना रिलायबल बॉडीगार्ड मिला हुआ है और उसकी लॉयल्टी के लिए थैंक्स करती है। थोड़ी देर बाद सबकी नजर स्टेज पर जाती है जहां होस्ट ड्रामेटिक स्टाइल में प्रेसिडेंट शाया का अनाउंसमेंट करता है। ब्लू ड्रेस वाली प्रेजेंटर माइक पकड़कर सबसे वार्म अप्लॉज की रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, लेट्स वेलकम प्रेसिडेंट शाया। सू इक्शू बोलती है कि उसे अर्जेंटली शाया फैमिली के साथ पार्टनरशिप फिक्स करनी है, तो वो फिलहाल अपने हस्बैंड को इस जायंट दोस्त के हवाले कर रही है। ये सुन के वैंग फुगोई बोलता है कि उसने सुना था ये पार्टनरशिप विन करने के लिए जाओ फैमिली बहुत कॉन्फिडेंट है। तभी प्रेसिडेंट शाह स्टेज पर आते हैं एक वार्म स्माइल के साथ जो पूरे लग्जरी हॉल में रिस्पेक्ट ले आती है, ताली बजती है। पिंक सूट वाला जाओलिंग स्मग स्माइल देके सोचता है ये डील बस फाइनल होने ही वाली है और फिर हीरो की वाइफ उसके कदमों में आएगी। प्रेजेंटर मौका देख के पूछती है कि क्या उनकी अटेंडेंस इसका मतलब है जाओ फैमिली के साथ उनकी पार्टनरशिप कंफर्म हो चुकी है। प्रेसिडेंट शाह एक एलिगेंट पर वेग जवाब देते हैं, जाओ फैमिली सर्टेनली फाइन चॉइस है पर मार्केट बहुत बड़ी है और उनकी फैमिली बड़े लोकल ग्रुप्स के प्रपोजल्स के लिए ओपन है। ये सुन के विलन जाओलोंग शॉक हो जाता है और सोचता है ये क्या हो रहा है, उसे तो लगा था ये डील पक्की है। उधर सू इक्शू खुशी से अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ती है कि उनके फैमिली के पास अभी भी चांस है, लेकिन ये फैन स्टेज पर खड़े आदमी को एक सीरियस एक्सप्रेशन से देख रहा होता है जैसे वो जानता हो उसे। उधर प्रेसिडेंट शिया भी पूरे शोर को इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें भी लगता है कि वो ये फैन को पहचान रहे हैं। फिर प्रेसिडेंट शिया की आंखें हैरान रह जाती है, वो उस आदमी को पहचान लेते हैं जिसने कभी उनकी जान बचाई थी। पूरे हॉल में टेंशन बढ़ जाती है जब सब देखते हैं कि बिग बॉस स्टेज से उतरकर सीधा हमारे हीरो की तरफ आ रहे हैं और फिर बिग बॉस सबको इग्नोर करके डिटर्मिन्ड कदमों से ये फैन के सामने रुकते हैं। सबके शॉक में प्रेसिडेंट ग्रेटफुल टोन में उसका हाथ पकड़कर बोलते हैं कि उन्हें फाइनली वो डिवाइन डॉक्टर मिल गया जिसने उनकी लाइफ बचाई थी। जाओ फैमिली का पिंक बॉय गुस्से से फट जाता है, समझ नहीं पाता कि इतना पावरफुल आदमी एक सिंपल इडियट पे इतना अटेंशन क्यों दे रहा है। जलन से भरकर वो इंटरफियर करता है, चिल्ला कर बोलता है कि प्रेसिडेंट गलत समझ रहे हैं, ये तो बस एक सिंपल फूल है, इसको भला कोई मेडिकल स्किल कैसे आती होगी जिससे वो जान बचाए किसी की। वो पास आकर धीरे से बोलता है कि प्रेसिडेंट को ये फैमिली से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो लोग बर्बाद हो चुके हैं और प्रॉब्लम से घिरे पड़े हैं। लेकिन प्रेसिडेंट शिया कुछ भी नहीं सुनना चाहता, वो गुस्से से चिल्लाकर बोलता है कि वो बिल्कुल भी गलत नहीं समझ रहे। फिर वो बताते हैं कि 5 साल पहले जब वो मौत के करीब थे तब इस यंग जीनियस डॉक्टर ने उनकी जान बचाई थी और भला ये डिवाइन डॉक्टर अचानक से फूल कैसे बन गया। सू इक्शू क्लैरिफाई करती कि उसका फियांसे उस टाइम एक कार एक्सीडेंट में था, इसलिए उसमें थोड़ी मेंटल इश्यूज की वजह से समझ कम है। प्रेसिडेंट तब समझ जाते कि एक्सीडेंट रेस्क्यू के तुरंत बाद हुआ था और इससे उसका ये फैमिली के ऊपर और भी बड़ा एहसान बन जाता है। उसकी आंखों में ये फैमिली के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाती है। उस राइवल को इग्नोर करके वो सीधा मिस सू से पूछता है कि क्या वो उनकी फैमिली के साथ एक एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप एक्सेप्ट करेगी। सू इक्शू ये सुन के सरप्राइज हो जाती है और बोलती है क्या वो सच में पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं सू फैमिली को। पिंक सूट वाला जेलस आदमी तुरंत घबरा जाता है, वो चिल्ला कर बोलता है कि सू फैमिली ब्लैकलिस्ट पर है और उनके साथ डील करना शिया फैमिली के रेपुटेशन को बर्बाद कर देगा। इस टाइम पर प्रेसिडेंट शिया का पेशेंस खत्म हो जाता है, वो गरज कर बोलते हैं कि अगर ये फैन नहीं होता तो वो आज जिंदा भी नहीं होते और इसलिए उसे किसी से डर नहीं लगता। फिर वो सबके सामने जोर से अनाउंस करते हैं कि सू फैमिली अब उनका ऑफिशियल और इकलौता पार्टनर होगा और जो भी उनको नुकसान पहुंचाएगा वो उनके साथ गिर जाएगा। प्रेसिडेंट शिया अपना वादा निभाते हैं, सू इक्शू का हाथ पकड़कर डील कंफर्म करते हैं। सू इक्शू इतनी इमोशनल हो जाती है कि उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो उनका शुक्रिया करती है इस गोल्डन मौके के लिए।
ये देख के गेस्ट तुरंत अपनी साइड बदल देते हैं, ये फैमिली की तारीफ करते हुए। ये फैमिली का असर अभी भी शहर में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आफ्टर ऑल किसी जमाने में ये फैमिली एक मॉन्स्ट्रस प्रोजेडी था। सुइक्शु काफी दूरदर्शी है, उसने एक पोटेंशियल विनर को चुना है। तभी पिंक सूट वाला जाओलोंग कॉर्नर में बैठा भून भुनाता है, सोचता हुआ कि ये इडियट हर बार कैसे उसके परफेक्टली प्लान स्कीम को बर्बाद कर देता है। फिर प्रेसिडेंट शिया सुइक्शु को विंग करता है और बोलता है कि थैंक्स उसे नहीं बल्कि उसके हस्बैंड को करना चाहिए, क्योंकि ये सब उसी की वजह से तो हुआ है। ये फैन तुरंत अपना नाइव बेवकूफ वाला एक्सप्रेशन पहन लेता है, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। लेकिन उसकी वाइफ उसे देखकर लाल हो जाती है, अंत में समझ जाती है कि उसके हस्बैंड ने ही उसे बचाया है। फिर एक ही इम्पल्स में वो उसे गले लग जाती है और प्यार से उसका शुक्रिया करती है। ये फैन हल्का सा मुस्कुराता है और सोचता है कि सारी बेइज्जती और ड्रामा सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वर्थ इट था। फिर वो अपने पत्नी को धीरे से छोड़कर प्रेसिडेंट शिया को बच्चे की तरह जोर से गले लगाता है और चिल्लाता है, काइंड अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी वाइफ की हेल्प की, मुझे हक चाहिए। लेकिन हक के बीच प्रेसिडेंट शिया कान के पास धीरे से विस्पर करते हैं, मैं और शिया फैमिली बस इतना ही कर सकते हैं, हम उस बिग शॉट से पंगा नहीं लग सकते जो बिहाइंड द सीन्स है। ये फैन भी बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, मैं कभी तुम्हें अनफेयरली ट्रीट नहीं करूंगा। ये सुनते ही प्रेसिडेंट शिया शॉक में जम जाते हैं और सोचते हैं कि डिवाइन डॉक्टर इज नॉट अ फूल एनीमोर। ये फैन तुरंत विस्पर करता है कि वो एक जाल में फंस चुका है और अगर जिंदा रहना चाहता है तो उसे ये बेवकूफ वाला नाटक जारी रखना पड़ेगा। ये सुनते ही प्रेसिडेंट और शॉक में चले जाते हैं और सोचते हैं ये 20 साल का लड़का एक जीनियस स्ट्रेटेजिस्ट निकला। अगर मैं अभी ये फैमिली का साथ देता हूँ तो जब वो फिर से उठेंगे तो मेरी शिया फैमिली श्योरली नेक्स्ट सुपर पावरफुल क्लैन बन जाएगी। वो तुरंत धीरे से वादा करता है कि वो यंग मास्टर का हर पॉसिबल तरीके से सपोर्ट करेगा, चाहे उसके लिए वो कुछ भी करना पड़े। तभी पिंक सूट वाला विलन घबरा कर पूछता है कि जाओ फैमिली के एग्रीमेंट का क्या हुआ, क्योंकि उसे तो लगा था कि डील पक्की है। ये फैन तुरंत अपना बुद्धू वाला रोल वापस ले लेता है, पत्नी के पीछे चिपक कर चिल्लाता है, ये बैडमैन है, ये विलन उसकी वाइफ को चुराने की कोशिश कर रहा है। सुइक्शु से रीअश्योर करती है, डरो मत ये फैन, डरो मत। पर प्रेसिडेंट शिया सिग्नल समझ जाते हैं और सोचते हैं लगता है यंग मास्टर ने उसे पहला टास्क दे दिया है। और बिना एक सेकंड वेस्ट किए एक जोरदार थप्पड़ पिंक सूट वाले की गाल पर पड़ता है, वो सोच भी नहीं पाता। प्रेसिडेंट शिया अपनी टाई को ठीक करता है और ठंडी आवाज में बोलता है, अब तुम बताओगे मुझे क्या करना है, मैं इस निकम्मे के साथ कब से डील कर रहा हूँ। जाओ फैमिली का एयर आंसू के साथ गाल पकड़कर पूछता है, प्रेसिडेंट शिया माना कि तुम पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हो, पर जाओ फैमिली भी कम नहीं, तो तुमने सबके सामने बिना किसी रीजन के मुझे क्यों मारा। प्रेसिडेंट शिया घूरता हुआ कहता है, किसी और की वाइफ पर नजर डालने के लिए, तुम यहीं पर एक प्रॉपर लेसन डिजर्व करते हो। फिर वो सिक्योरिटी को बुलाता है और ऑर्डर देता है कि इसको निकाल दो, ये ड्रंक है और हमारे स्पेशल गेस्ट को डिस्टर्ब कर रहा है। पिंक सूट विलन चिल्लाता रह जाता है कि उसने कुछ नहीं पिया, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं। जब सब शांत हो जाता है प्रेसिडेंट शिया कपल को एक क्वाइट जगह ले जाने का इनवाइट देते हैं ताकि स्मूथली फाइनल एग्रीमेंट हो सके। सुइक्शु कॉन्फिडेंटली एग्री करती है, ऑफ कोर्स दिस वे प्लीज। बाहर जमीन पर गिरा हुआ जाओलोंग गुस्से से कांप रहा होता है, अपना चेहरा पोंछकर वो कसम खाता है कि ये फैन से इस बेइज्जती का भरपूर बदला लेगा। तभी उसके दोस्त को एक इविल स्माइल के साथ पूछता है कि क्या हेंचमैन अटैक के लिए रेडी है। उसका दोस्त ठंडी नजर से कंफर्म करता है, ट्रैप सेट हो चुका है, हीरो आज रात जिंदा नहीं बचेगा। इसी वक्त कपल की लाल कार शांत रात में शहर की खाली रोड पर स्मूथली चल रही होती है, खतरे से बेखबर। गाड़ी में खामोशी छाई हुई रहती है। सुइक्शु स्टीयरिंग संभालते हुए भी अपने हस्बैंड से नजर नहीं हटा पाती। रात की रोशनी उसके चेहरे पे गिरती है और वो हैरान हो जाती है कि ये आदमी इतना हैंडसम कैसे हो सकता है और उसे ये कभी समझ कैसे नहीं आया। उसका चेहरा गुलाबी हो जाता है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है, वो पूरी तरह से प्यार में डूब चुकी है। ये फैन अपना मिस्टीरियस और कॉन्फिडेंट लुक मेंटेन करता है, बिना ये समझे कि वो उसे आंखों ही आंखों से खा जा रही है। थोड़ी देर बाद वो साइलेंस तोड़ता है, उसकी थाइस पर हाथ रख के वो सीधा पूछता है कि क्या वो उसे इतना हैंडसम लगता है। सुइक्शु काम रहने की कोशिश करती है, हल्की सी हकलाती है और बोलती है, नहीं मैं तो नहीं। पर हमारा हीरो उसे टीज करता है और पूछता है, क्या वो जो देख रही है वो पसंद आ रहा है, अगर आ रहा है तो आज रात तुम जितना चाहो उसे देख सकती हो। ये सुनते ही सुइक्शु की इमेजिनेशन उड़ जाती है, वो सोचने लग जाती है कि उसे अपने इनोसेंट पति से एक बेबी जरूर चाहिए। लिटिल फैन हमें आज ये करना ही होगा। स्टीयरिंग व्हील को वो टाइट पकड़ लेती है, शर्माते हुए सोचती है कि कैसे वो इस सीधे साधे लड़के को बेबी बनाने का तरीका सिखाएगी। उसकी बेचैनी देखकर ये फैन फिर से उसकी थाइस पर हाथ रखता है और उसमें थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करता है, पूछता है कि वो इतनी रेड क्यों हो रही है। ये मैजिकल टच तुरंत काम करता है, सुइक्शु से एक हल्की सी मोन निकल जाती है और एक गर्मी उसके पूरे बदन में फैल जाती है।
जिससे कार थोड़ा सा स्किड करती है क्योंकि वो अपने होश खो रही होती है। इस बर्निंग मूवमेंट को देखकर ये फैन नोट करता है कि वो अजीब तरीके से बिहेव कर रही है और पूछता है कि क्या हुआ उसे। सुइक्शु महसूस करती कि जब भी वो ये फैन को टच करती है उसके अंदर कोई वार्म एनर्जी दौड़ जाती है। लगता है कि शायद उसकी मॉन्स्ट्रस पावर वापस पाने का राज उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है। पर सुइक्शु को इस बात से कोई मतलब नहीं, उसके लिए तो बस ये इम्पोर्टेंट है कि उसने जैकपॉट जीत लिया, उसका हैंडसम पति अब सिर्फ उसका है। ये फैन तुरंत उसको हक कर लेता है और डिक्लेयर करता है कि वो सिर्फ उसका है और उसे सुइक्शु के साथ अभी बेबी चाहिए। सुइक्शु पूरी तरह से प्यार में डूबी हुई बोलती है, हाँ हम दोनों का बेबी तो डेफिनेटली बहुत ही हैंडसम होगा। लेकिन ये रोमांटिक वाइब एक सेकंड में टूट जाती है जब ये फैन की आंखें सख्त हो जाती है। उसे बाहर से एक डेंजरस किलिंग इंटेंट महसूस होता है। वो एक सिली सा एक्सक्यूज बनाता है कि उसे बुशेस में जाकर अपना काम करना है और अपनी वाइफ को कार रोकने के लिए बोलता है। सुइक्शु मान जाती है, अभी भी थोड़ी सी शेकन। ये फैन कार से उतरता है, उसे एक गूफी सा वेव देता है और बोलता है कि बस 1 मिनट में आया। वो शैडोज में छुपकर खड़ा जाओलोंग दूर से देख रहा होता है। वो अपनी किस्मत पर खुश होता है कि वो इडियट अकेला चला गया। वो एक इविल स्माइल के साथ अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि जंगल में उसे फॉलो करके क्वाइटली एलिमिनेट कर दो। चांदनी रात के नीचे कुछ लोग फ्लैशलाइट लेकर डार्क फॉरेस्ट में अपने हीरो को सर्च कर रहे होते हैं। उनका लीडर जाओलोंग गुस्से से चिल्लाता है कि कहाँ गया वो, कैसे वो इतने कम टाइम में इतना तेज भाग गया। तभी वो एक सूट वाले आदमी को जंगल के बीचों बीच देखता है। वो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है, इस बार बच नहीं पाएगा तू। और जब फ्रेकल फेस लड़का मुड़ता है, लीडर को समझ आ जाता है कि वो ये बंदा नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा था। चिढ़कर वो उससे पूछता है कि क्या उसने कोई उसके जैसा दिखने वाला बंदा देखा है जंगल में। वो लड़का एक डायरेक्शन में पॉइंट करता है और बोलता है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो पीछे रॉक्स के पास गया है। ये सुनते ही पूरी गैंग उधर भाग जाती है और लीडर जाते हुए सोचता है कैसे वो ये फैन से आज डील करेगा और सुइक्शु का इस्तेमाल करके आज रात अपनी भड़ास निकालेगा। जैसे ही सब लोग दूर चले जाते हैं, हमारा डिस्गाइज हीरो एक डार्क स्माइल निकालता है। ये फैन उन बेवकूफों को दूर जाते हुए देखकर कोल्डली ग्रीन करता है। अचानक लीडर जाओलोंग का दिल बैठ जाता है। उसे समझ आ जाते कि वो एक बेसिक ट्रिक का शिकार हो गया है। तभी हमारा एमसी उसके पीछे खड़ा मिलता है और बोलता है कि ये ट्रैप नहीं था, उस लड़के ने तुम्हें एक मैसेज देने को भी कहा था। लीडर जाओलोंग पूछता है क्या बोला था उसने मैसेज में। ये फैन की आंखों में एक इंटेंस चमक होती है और वो बोलता है उसने कहा था कुछ बुरे लोग उसका पीछा कर रहे हैं और उसने बोला था मुझे कि उन तुमसे डील करे। लीडर का खून ये सुनते ही जम जाता है। वो रिएक्ट भी नहीं कर पाता और हमारा एमसी लाइटनिंग स्पीड से तीनों हेंचमैन को सेकंड्स में गिरा देता है। लीडर पीछे हटता रहता है, पूछता है कि वो आखिरकार है कौन। ये फैन रुक कर पूछता है कि क्या तुम इतने बेवकूफ हो कि उसे पहचान भी नहीं पाए। फिर वो अपने चेहरे से एक फेक स्किन उतारने लगता है, डिस्गाइज पूरी तरह से निकाल देता है। उसका असली चेहरा देख के लीडर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो समझ जाता है कि ये वही ये फैन है जिसको वो हमेशा नीचा दिखाता था। डर के मारे उसकी रूह कांप जाती है। वो चिल्लाता है कि ये लड़का सालों से सबको बेवकूफ बना रहा था। फाइनली उसे ये समझ आ जाता है कि ये फैन अब एक मार्शल आर्टिस्ट मास्टर बन चुका है और कैसे उसने हमेशा उसको ह्यूमिलिएट किया और उसके बीवी पे नजर रखी। अब उसकी जिंदगी खत्म है। ये फैन एक डार्क स्माइल के साथ बोलता है कि तुम्हारे गुनाह सिर्फ इंसल्ट से भी ज्यादा है। फिर वो एक स्कार वाले आदमी की तरफ पॉइंट करता है जिसे वो पहले के एक्सीडेंट में देख चुका होता है। ये फैन ने फाइनली उसे पहचान लिया। ये समझकर रोते रोते सारा ब्लेम वो यंग मास्टर जाओ पे डाल देता है और अपनी जान की भीख मांगता है। पर हमारा एमसी बिना इमोशन के अपने हाथ में एक मॉन्स्ट्रस एनर्जी गैदर करता है। हाथ से फ्लेम फूट पड़ती है उसके। 1 सेकंड भी ना वेस्ट करते हुए वो एक ब्लेजिंग अटैक से उस आदमी को राख में बदल देता है। फिर विलन को ये फैन आराम से एक्सप्लेन करता है कि उसकी वाइटल एनर्जी में एक इंसिनरी फायर एट्रीब्यूट होता है। फिर वो आगे रिवील करता है कि ये सारी वेरीफाइंग पावर उसके बॉडी में एक जलती हुई एक मिस्टिकल फ्लेम से आती है। ये सुनते ही डर के मारे विलन उसकी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। बोलता है कि उसे मजबूरन कैपिटल की पावरफुल लुई फैमिली ने भेजा था। लुई फैमिली का नाम सुनते ही हमारा एमसी एकदम शॉक हो जाता है। ये वही फैमिली थी जो कभी उसके दादाजी की वफादार हुआ करती थी। पुराने लीडर वो बुजुर्ग आदमी की तस्वीर उसके दिमाग में चमक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि इतना लॉयल आदमी उसे धोखा दे सकता है कभी। विलन जाओलोंग फिर बोलता है कि फाइनल ऑर्डर तो शैंगजिंग के एक और भी बड़े पावरफुल आदमी ने दिया था। ये फैन का सब्र टूट चुका होता है। उसे कॉलर से पकड़कर गले तक उठा लेता है और गुस्से में पूछता है कौन है वो बिग शॉट शैंगजिन से, बता मुझे। बेचारा जाओलोंग मुश्किल से ही सांस ले पाता है और रोते हुए कसम खाता है कि उसे उसका नाम नहीं पता।
पर जमीन से ऊपर लटका हुआ गैंग लीडर रोते हुए वादा करता है कि अगर उसे छोड़ दिया तो वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। ये फैन उसकी हंसी उड़ाते हुए पूछता है, सच में इतना बड़ा राज संभाल लोगे तुम? विलन लाख कस्में खाता है ये सोचकर कि शायद अब वो बच गया, लेकिन जवाब उसे एक तेज एनर्जी ब्लास्ट के फॉर्म में मिलता है जो उसे एक पल में राख बना देती है। राख गिरती जाती है और हमारा एमसी ये फैन ठंडी आवाज में कहता है, दुखद बात है पर मैं जिंदा लोगों पर भरोसा नहीं करता। अब जब उसे पता चल गया है कि गद्दार कौन है, वो डिसाइड करता है कि वो जाओ फैमिली, वैंग फैमिली, ली फैमिली और लुई फैमिली को एक एक करके खत्म कर देगा। रात के अंधेरे में हमारे ये फैन दूर से देख रहा होता है कि उसकी वाइफ सुइक्शु पागलों की तरह जंगल में दौड़ रही है सिर्फ उसे ढूंढने के लिए। वो टूट चुकी होती है, डर से कांप रही है, उसका नाम चिल्ला चिल्ला कर बुला रही होती है, ये फैन किधर हो तुम, ये फैन कहाँ चले गए? जो लड़की कभी घर से बाहर नहीं निकलती वो इतनी खतरनाक जगह आ गई सिर्फ ये फैन के लिए। ये फैन उसे देखकर इमोशनल हो जाता है, समझ जाता है कि उसकी वाइफ ने अपने रैट्स और अंधेरे का डर साइड में रख दिया है बस उसको ढूंढने के लिए। इसलिए वो तुरंत धीरे से शैडो से बाहर आता है स्माइल के साथ और कहता है, वाइफ सुइक्शु सब ठीक है, मैंने सब हैंडल कर लिया है। सुइक्शु से देखकर गहरी सांस लेती है, रिलीफ होता है उसे कि फाइनली वो सेफ है, पर फिर घबरा कर पूछती है कि वो इतना देर क्यों लगा रहा था, क्या वो ठीक तो है? मूड हल्का करने के लिए ये फैन नीचे पॉइंट करके चिल्लाता है जैसे कोई बड़ा सा चूहा उसके पैरों के पास हो। बेचारी सुइक्शु डर के मारे सीधा ये फैन की बाहों में कूद जाती है, कांपते हुए पूछती है, वो कहाँ गया? शरारती ये फैन मौका देख के उसे कसकर हक करता है और बोलता है, वो तो कब का भाग गया, वैसे सुइक्शु आज तुम्हारा परफ्यूम बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनकर सुइक्शु लाल हो जाती है, समझ जाती कि उसने उसे बेवकूफ बनाया है सिर्फ उसे क्लोज आने के लिए। फिर हमारा ये फैन उसे गोद में उठा लेता है बिल्कुल प्रिंसेस स्टाइल में और बोलता है, चलो मैं तुम्हें गाड़ी तक ले चलता हूँ, सेफ रहना भी जरूरी है माय लेडी। और फिर दोनों रोमांटिक वाइब में वहां से निकल जाते हैं। लेकिन सीन कट होता है एक गाड़ी के अंदर बैठे कुछ स्पाइस पर, जो ये देख के शॉक हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये फैन तो बिल्कुल ठीक निकल गया। फिर यंग मास्टर जाओ कहाँ गए? डर के मारे वो भागते हुए उनके बॉस का नाम चिल्लाते हैं, पर वहां बस खाली जगह, कोई क्लू नहीं। ये खबर सीधा जाओ फैमिली के महल तक पहुंचती है, वहां तो तबाही मची होती है। फैमिली का लीडर जाओ डी चैंग गुस्से से फट पड़ता है और बोलता है, 2 जिंदा आदमी कैसे गायब हो गए? नौकर कांपते हुए बताते कि 100 लोगों ने पूरे पार्क और रिवर को बार बार सर्च किया पर कुछ नहीं मिला। और कोई मिस्ट्री एक्सपर्ट आया था जिसने सिर्फ 2 मिनट में सबको गिरा के यंग मास्टर जाओ को उठा ले गया। बूढ़ा आदमी पसीने में डूब जाता है और सोचता है, जाओ टियांग मेरा इकलौता बेटा है, किस ओपोनेंट ने जाओ फैमिली को निशाना बनाया है या फिर ये फैमिली से किसी ने चाल चली है? फिर वो जोर से ऑर्डर देता है, सर्च जारी रखो, जो भी क्लू मिला तुरंत रिपोर्ट करो उन्हें। कॉरिडोर में चलते चलते वो अपने राइट हैंड मैन स्कार के गायब होने का भी गम करते हैं, सोचते कि क्या ये सब 5 साल वाले पुराने इवेंट से जुड़े तो नहीं। जब वो अपने ऑफिस का दरवाजा खोलते हैं तो उनकी सांस रुक जाती है। ये फैन उसकी कुर्सी पे शांति से बैठा होता है। बूढ़ा आदमी कांपते हुए उंगली से पॉइंट करता है और बोलता है, कौन हो तुम जो इतनी हिम्मत करके मेरे घर में घुसा है? ये फैन एक डार्क सी स्माइल करते हुए कहता है, वही जिसे तुमने 5 साल पहले मारने की कोशिश की थी। ये सुनते ही गद्दार बूढ़े के होश उड़ जाता है, समझ आता है कि ये फैन कभी बेवकूफ नहीं था बल्कि वो खुद सबको बेवकूफ बना रहा था। वो पैनिक में हेल्प के लिए चिल्लाने जाते हैं, पर हवा को चीरती हुए एक पेन उसके हाथों को दीवार से जोड़ देती है। वो दर्द से चीखते हैं पर उसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया जाता है। ये फैन ठंडे लफ्जों में बोलता है, अगर उसके सवालों के सही जवाब दोगे तो कम तकलीफ होगी। वो आदमी डर के मारे हिल भी नहीं पाता पर पूछता है, जाओ टियांग को तुमने मारा क्या? ये फैन बोलता है, और क्या, तुम जैसे असैसिन्स को न्यू ईयर सेलिब्रेट करवाने रखता क्या? डर के मारे बूढ़ा कबूल करता है कि वो सिर्फ ऊपर से आए ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। ये फैन उसे बीच में रोककर गुस्से से पूछता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि वैंग फैमिली और ली फैमिली के अलावा लुई फैमिली को और कौन सपोर्ट कर रहा है? बूढ़ा डर के मारे बताता है कि सिर्फ 2 ही फैमिलीज है, पर वार्निंग भी देता है कि छुपे हुए एक्सपर्ट्स भी है जो ये फैमिली पर नजर रखे हुए हैं। ये फैन फिर से पूछता है, लुई फैमिली के पीछे असली लीडर कौन है? बूढ़ा बताता है कि इसके बारे में मुझे और भी कम पता है, मैंने सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव को मास्क पहने देखा है, सब उसे यंग मास्टर जाओ बोलते हैं। इतना पावरफुल आदमी कि शहर का गवर्नर कौन बनेगा ये भी वो डिसाइड करता है, उन्हें हराना नामुमकिन है। ये फैन उसकी कॉलर पकड़ के कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, वो मेरी प्रॉब्लम है। तभी बूढ़ा चीखता है, मुझे मत मारो, मेरे पास एक और क्लू है। ये फैन ठंडे टोन में बोलता है, जल्दी बताओ। फिर वो रो रो कर बताता है कि उन्होंने ये फैमिली पर अटैक पावर के लिए नहीं बल्कि एक खास चीट ढूंढने के लिए किया था। ये सुनकर ये फैन उसकी गर्दन और कस लेता है और बोलता है, कैसी चीज?
बूढ़ा डर के मारे भस्म हो जाता है। मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ। ये फैन उसकी बकवास से तंग आकर बोलता है, अगर तेरे पास कोई काम की बात नहीं तो जिंदा रहने की भी कोई बात नहीं। और एक तेज मुंह से वो गोल्डन एनर्जी छोड़ के गद्दार को जगह के जगह मिटा देता है। अगले दिन पूरा शहर हिल जाता है। जाओ फैमिली रातों रात पूरी तरह से वाइप हो गई। दादाजी सोचते हुए लैंगफैंग से बोलते हैं, ये रिवेंज का काम किसी बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट का लगता है। लैंगफैंग जो गार्ड का कैप्टन था पूरी सिचुएशन एनालाइज करता है। उसे याद आता है कि जाओ फैमिली ने यंग मास्टर का कार एक्सीडेंट करवाया था। लेकिन दादाजी को लगता है कि बात इतनी सिंपल नहीं है, इसलिए वो ऑर्डर देते कि इन्वेस्टिगेशन जारी रखी जाए क्योंकि ये फैमिली अभी भी बड़ी मुश्किल में है। फिर सीन कट होता है सू फैमिली रेसिडेंस पर, जहां ये फैन बिस्तर पर लेटा होता है गहरी सोच में डूबा हुआ। जाओ फैमिली का स्कैंडल शायद अब तक पूरे शहर में फैल चुका होगा। तभी एक हल्की शर्माई हुई लड़की की आवाज आती है, लिटिल ये फैन। वो ऊपर देखता है और देखता ही रह जाता है। सुइक्शु एक खूबसूरत सी ड्रेस पहने खड़ी होती है, धीरे से पूछती है, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? सुइक्शु के दिमाग में चल रहा होता है कि शायद अब टाइम आ गया है उसे ये फैन को सौंप देने का, शायद उसे कुछ सिखाने का भी। हमारे ये फैन की आंखों में भी प्यार आ जाता है। वो कहता है कि वाइफ सुइक्शु सबसे ज्यादा खूबसूरत है। सुइक्शु ये फैन की नाक से खेलते हुए बोलते हैं कि तुम कितनी मीठी बात करते हो। फिर सुइक्शु खुशी से चमक उठती है, शर्मा कर बेड के पास आती है और स्लो वॉइस में बोलती है, लिटिल फैन चलो करते हैं। ये फैन बिल्कुल अनपढ़ बन जाता है और बोलता है, वाइफ सू क्या करना है? पर मन ही मन सोचता है कि सुइक्शु कितनी क्यूट लगती है जब भी वो शर्माती है। सुइक्शु और भी शर्मा जाती है, हाथ पैर उलझते हुए बोलती है, बस साथ में सो जाओ और फिर मैं तुम्हारे लिए एक तंदुरुस्त बच्चा पैदा करूंगी। वो अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाती उससे पहले ही ये फैन मजाक करता है, अरे मैं तो ऑलरेडी सो ही रहा हूँ। सुइक्शु मुंह फुलाकर कहते हैं, ये वाले सोने की बात नहीं कर रही मैं। ये फैन फिर से सीधा पूछता है, तो फिर कैसे सोना है? सुइक्शु इतनी ऑकवर्ड हो जाती है कि कुछ समझ नहीं पाती, शर्म के मारे उसे थपकी देती है और बोलती है, तुम ना बहुत एनोइंग हो। फिर धीरे से और करीब आकर कहती है, पहले अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। ये फैन तुरंत अपना शर्ट उतार देता है और पूछता है, तुम क्यों नहीं उतार रही, ये तो अनफेयर है। सुइक्शु घबरा कर पैनिक हो जाती है और बोलती है, मैं करती हूँ, थोड़ा इंतजार करो। फिर अचानक वो ये फैन का चेहरा पकड़ती है, उसे किस करते हुए बोलती है, बस मुझे फॉलो करो तुम। ये फैन अपना हाथ सुइक्शु के कमर पर रख के उसे अपने पास जोर से खींचता है। उसके बाद से दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और माहौल बहुत ही इंटेंस हो जाता है। इसी बीच सुइक्शु रुक जाती है क्योंकि उसे गर्मी लगती है, पसीना आता है और उसकी सांसें तेज हो जाती है। पर हमारा ये फैन रुकना नहीं चाहता तो उसे वो फिर से अपनी ओर खींच लेता है। फिर ये फैन अपना चेहरा सुइक्शु के ट्विन टावर्स में घुसाता है, तभी उसको फील होता है उसकी स्ट्रेंथ फिर से बढ़ रही है और उसकी मार्शल आर्ट्स भी लेवल अप होने ही वाली है। उसे लगता है कि सुइक्शु की पावर्स भी इवॉल्व हो रही है और अब तक उसका रैंप भी चेंज हो गया होगा। बाहर खड़े गार्ड्स उनकी एनर्जी फील करके बोलते हैं, माना कि यंग मास्टर अब बेवकूफ है पर उनका स्टेमिना डिमिनिश नहीं हुआ। दूसरा गार्ड भी ऐड करता है, लगता है मिस सू ब्लेस्ड होंगी, दोनों परफेक्ट कपल लगते हैं। रूम में वापस ये फैन सॉफ्टली कहता है, सुइक्शु ये फैमिली को हमेशा सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया और मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को तेजी से बढ़ाने के लिए मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। फिर वो मन ही मन अनाउंस करता है, आज से तुम मेरी वाइफ हो और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें कभी किसी को हर्ट नहीं करने दूंगा। कट टू जू फैमिली मैंशन। एक यंग लड़का अपने फादर से पूछता है, फादर क्या आपको पता लगा जाओ फैमिली पर अटैक हुआ? डैड क्या आपको लगता है ये सब ये फैन ने किया होगा? ये होता है जूडोंग, जू फैमिली का एल्डेस्ट यंग मास्टर। उसके फादर गुस्से में बोलता है, तुम्हारा मुंह बंद रखो, क्या ये मैटर इतना सिंपल है जो तुम इतना कैजुअली बोल रहे हो? ये होता है जू जियान, हेड ऑफ जू फैमिली। जूडोंग अपनी गलती को संवारते हुए बोलता है, सॉरी डैड मैं घबरा गया था। जू जियांग अपने बेटे को समझाते हुए बोलता है, ये फैमिली हमारे बेनिफैक्टर है, अगर ये फैन जल्दी से रिकवर हो गया तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। जूडोंग टेंशन में बोलता है, लेकिन क्या होगा अगर उसे सच पता चल गया कि उस समय क्या हुआ था? इतने सालों में ये फैमिली में कोई ना होने का फायदा उठाकर हमने उनकी सारे एसेट्स अपने हाथों में ले लिए। पर तभी जू जियांग उसे थप्पड़ मारकर उसका मुंह चुप रहने को बोलते हैं। फिर बोलता है, मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, वो ये फैन नहीं था। वहां से एक लेटर बरामद हुआ है जिसमें लिखा है जाओ डे चैंग ने एक ग्रैंड मास्टर एक्सपर्ट की औरत चुरा ली थी, तो अब वो रिवेंज लेने वापस आया है। जूडोंग शॉक होकर पूछता है, कौन सा ग्रैंड मास्टर लेवल एक्सपर्ट? उसके फादर जू जियांग कहता है, उसका नाम है फैन ये। नाम सुन के बेटा हैरान, ये नाम पहली बार सुना मैंने। फादर कामली बोलता है, नाम मैटर नहीं करता, स्किल मैटर करते हैं। जूडोंग अभी भी कंफ्यूज पूछता है, आपका क्या मतलब?
जूजियांग अपने चेहरे पे एक फेक स्माइल लाता है और बोलता है, हमें मिस्टर फैन को ढूंढना पड़ेगा, हमारी जू फैमिली को एक इम्पोर्टेंट मैटर हैंड ओवर करना है उन्हें। बेटा समझ जाता है कि बाप क्या प्लान कर रहा है। वो सोचता है डैड इस एक्सपर्ट को हायर करना चाहते हैं ये फैमिली को खत्म करने के लिए। फिर वो डैड से बोलता है कि मैं अभी जाकर उसे ढूंढ लाता हूँ, और ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। जूजियांग की आंखों में शैतानी चमक होती है और वो सोचता है ये फैन की किस्मत अब खत्म होने वाली है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे हीरो और सुइक्शु एक दूसरे से चिपके हुए लास्ट नाइट के बाद की वार्मथ एंजॉय कर रहे होते हैं। सुइक्शु खुशी से चमक रही होती है, ये फैन के भाव में मुस्कुरा रही, लेकिन रोमांस तोड़ देती है एक मेड की नॉक। मास्टर, ये कोई आपसे मिलने आया है। मेड की आवाज सुनकर सुइक्शु तुरंत उठ जाती है, पर ये फैन उसे वापस अपनी तरफ खींच लेता है। वो किसी विजिटर से ज्यादा सुइक्शु के पास रहना चाहता है। सुइक्शु ब्लश करके बोलती है, ये फैन मस्ती मत करो। फिर वो मेड से पूछते हैं कि इतने सुबह कौन आया उसके हस्बैंड से मिलने। मेड दूसरी तरफ से जवाब देती है, मिस जुआन यूफी आई है मिलने। जुआन यूफी का नाम सुनते ही दोनों जन शॉक हो जाते हैं। सुइक्शु तुरंत ये फैन के गाल पिंच करके बोलती है, तुम्हारी एक्स फियांसे दरवाजे पे खड़ी है। ये फैन हंसते हंसते उसे टीज करके बोलता है, मेरी वाइफ जेलस हो रही है क्या? सुइक्शु तुरंत मना कर देती है, बिल्कुल नहीं, मैं भला किससे क्यों जेलस होने लगूं? ये फैन बोलता है, अगर जेलस नहीं हो तो चलो नीचे साथ चलते हैं, जब कुछ डर ही नहीं। सुइक्शु अपने मन ही मन सोचती है, मैं ये फैन को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही हूँ, ना कि उससे जेलस होके। फिर दोनों रेडी होके आर्म्स लिंक दरवाजे के बाहर निकलते हैं। बाहर यूफी उन्हें देखकर जल जाती है, दोनों कितने परफेक्ट लग रहे हैं साथ में। सुइक्शु तुरंत अटैक मोड में आकर बोलती है, जुआन यूफी तुमने ऑलरेडी एंगेजमेंट तोड़ दिया, अब क्या वापस लेने आए हो ये फैन का मजाक उड़ाने? यूफी धीरे से आगे आकर कहती है, मैं माफी मांगने आई हूँ, ये सब मेरे अंकल की वजह से हुआ। उसे माफी मांगते देख ये फैन सोचता है, हाँ यूफी थोड़ी वीक नेचर की है, शायद उसके अंकल ने उसे मजबूर किया हो। इसी टेंशन भरी एटमॉस्फेयर में एक लग्जरी कार अचानक आके रुकती है। उसमें से एक यंग लड़का निकलता है और जोर से बोलता है, जुआन यूफी। वो ली यांग होता है, ली फैमिली का यंग मास्टर। बोलता है, यूफी तो तुम यहाँ हो? फिर वो सीधा आकर यूफी का हाथ पकड़ लेता है और कैजुअली बोलता है कि चलो मूवी देखने चलते हैं। उसे यहाँ देखकर यूफी शॉक होकर मन ही मन सोचती है, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? फिर वो उसे गुस्से में पूछती है, तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? उसके चेहरे से ही दिख रहा था कि शायद ये सब उसके अंकल का कांड है। यहाँ पर ये फैन का मूड पूरा बिगड़ जाता है। वो सोच रहा था कि शायद वो यूफी को माफ कर देता, पर लगता है वो उसके दुश्मन ली फैमिली का साइड ले चुकी है। सुइक्शु को लगता है ये फैन इस मूवमेंट में अंदर से बहुत टूट गया होगा। वो सीधा उसके आगे आकर यूफी को बोलती है, तुम यहाँ सिर्फ शो ऑफ करने आई हो, माफी मांगने नहीं। फिर वो बोल्ड होकर डिक्लेयर करती है, ये फैन अब मेरा है और तुम दोबारा पास आने की कोशिश मत करना। और मैटर क्लियर करने के लिए वो बिना किसी हेजिटेशन के ये फैन को टाइट पकड़कर सबके सामने डिप किस देती है। ये देखकर यूफी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे देखकर क्लियरली समझ आ रहा होता है कि सुइक्शु और ये फैन का रिश्ता अब काफी डीप हो चुका है। किस खत्म होती है, सुइक्शु विनिंग स्माइल के साथ बोलती है, अपने भले के लिए यहाँ से चली जाओ। ये फैन भी सुइक्शु की कमर पकड़कर बोलता है, जब तुम्हें मैं नहीं चाहिए था तो अब मैं किसी और का हो चुका हूँ। फिर थोड़ा टीज करते हुए ऐड करता है, और हाँ मेरे पास तुमसे ज्यादा खूबसूरत वाइफ है। ये सुनकर यूफी का दिल बिल्कुल टूट जाता है, आंसू भर आते हैं उसकी आंखों में। वो सिर्फ इतना बोल पाती है, बस ये फैन खुश रहे यही काफी है। फिर वो पलटकर वहां से चली जाती है, पूरी तरह से डिवास्टेटेड। लियांग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसको झटके से दूर धक्का दे देती है। फूलों का बुके जमीन पर गिर जाता है और वो भागती हुई वहां से निकल जाती है, लियांग उसके पीछे भागता हुआ। दूर से ये फैन सब साइलेंटली देख रहा होता है और वो सोचता है, कुछ गलतियां ऐसी होती है जो एक बार हो जाए फिर कभी ठीक नहीं होती। फिर सीन शिफ्ट होता है लुई फैमिली के मेंशन में। वहां कोई गुस्से में पूछ रहा होता है, क्या ये शिया पागल हो गया क्या? लुई रान, लुई फैमिली का हेड, बिल्कुल गुस्से में होता है। उसे भरोसा नहीं होता कि शिया ने ये फैमिली की साइड ली और सू ग्रुप के साथ कॉपरेशन भी किया। एक सबऑर्डिनेट समझाता है कि शिया किसी लाइफ डेट के कारण ये सब कर रहा है, पर लुई रान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से में बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके रीजन से। उन्हें एक एग्जाम्पल बनाने और बाकी सभी को चेतावनी देने के लिए हमें सू फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा। फिर वो ऑर्डर देता है कि वैंग और ली फैमिली के साथ अलायंस बनाया जाए और सू फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए, साथ ही सुइक्शु की रेपुटेशन भी खराब की जाए। एक इविल स्माइल के साथ वो कहता है, इस बार देखते हैं कौन सपोर्ट करेगा ये फैमिली को। हुगोई मेंशन के गेट पर सुइक्शु को गुड बाय बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो ब्रदर फैन का फुल ध्यान रखेगा।
उधर सुरिक्षु ये फैन को समझाती कि अच्छे से रहना, बोलती है काम से छुट्टी होने के बाद वो उसे लेने आएगी। ये फैन भी जाते जाते हाथ हिला के वाइफ को बोलता है कि बाद में पिकअप करना मत भूलना। पर जैसे ही दोनों अकेले होते हैं फुगोई बोल देता है कि अब एक्टिंग छोड़ दो, यहाँ कोई और नहीं है हमारे सिवा। वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और बैंक्वेट में फ्रेंड की एक्टिंग की तारीफ करता है, कैसे उसने बेवकूफ बना के सबको चूना लगा दिया। ऊपर से वो पूछता है कि जाओ फैमिली का डाउनफॉल भी क्या उसका ही काम था। तभी ये फैन मन ही मन सोचता है कि उसका दोस्त बहुत ही ज्यादा तेज है। लेकिन फिर हमारे हीरो का चेहरा सीरियस हो जाता है। उसे पता है कि उसके फैमिली के बहुत सारे दुश्मन है और वो फुगोई को इस सब में फंसाना नहीं चाहता। इसलिए वो फिर से डम बन जाता है और अपनी खाली जेब दिखाता है और दोस्त को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है। फुगोई ये देख के इरिटेट हो जाता है पर बोलता है कि अगर बात नहीं करनी तो ठीक है। वो भी प्रिटेंड करेगा कि उसे लगता है कि वो अभी भी सिंपलटन है। फिर टॉपिक चेंज करते हुए फुगोई बोलता है कि वो हीरो को उस जगह ले जा रहा है जहां वो पहले जाया करते थे ओल्ड डेज याद करने के लिए। ये फैन के दिमाग में तुरंत एक जगह आ जाती है जहां सुंदर लड़कियां एमसी के अराउंड घूम रही होती है। लेकिन ये फैन पैनिक कर जाता है, सोचता है कि वो ऐसी जगह नहीं जा सकता, अब तो वो शादीशुदा आदमी है। पर फुगोई उसकी टेंशन को लाइटली ले लेता है और बोलता है कि वहां पहुंच के खुद देख लेना। आखिरकार वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, शहर के बीचों बीच एक बड़ी सी बिल्डिंग। फुगोई ये फैन से पूछता है कि क्या उसे याद है ये जगह। बोलता है हम यहाँ अक्सर आया करते थे। ये फैन जगह देख के शॉक हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि ये सिटी का अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट है। ये 3 अंडरग्राउंड लेवल वाला शहर का सबसे बड़ा मार्केट जहाँ पैसे से मिलने वाली हर चीज मिलती है। जगह देख के ये फैन तुरंत एक्साइट हो जाता है, सोचता है कि ये तो परफेक्ट चांस है मस्त लूट उठाने का। उसको ऐसे खुश देख के फुगोई मुस्कुरा देता है, सोचता है उसके दोस्त को अभी भी रास्ता याद है, मतलब वो सच में रिकवर हो चुका है। पर ये फैन जानता है कि उसका दोस्त बहुत तेज है और शक्ल से सिंपल लगने के बावजूद शायद उसने असली इरादे समझ लिए हैं। फिर दोनों भीड़ भरे मार्केट में चलने लगते हैं अपने लिए कुछ लूट ढूंढने। फुगोई अपनी छाती ठोक के बोलता है कि जो चाहिए वो ले लो, मैं खरीद दूंगा। पर ये फैन को कहीं ना कहीं लगता है कि इस सेक्शन में कुछ खास लूट नहीं है। इसलिए ये फैन अपनी सीखी हुई सीक्रेट आर्ट यूज करता है, आर्केन डेमोनिक आई। आर्केन डेमोनिक आई की पावर से वो चीजों का असली एसेंस देख सकता है जो हिडन ट्रेजर्स ढूंढने के लिए परफेक्ट है। अपनी स्पेशल आंखों से वो तुरंत एक जेम और एक गोल्डन ऑर्ब देख लेता है। दोनों से जबरदस्त ऑरा निकल रही होती है। उस ऑर्ब के अंदर वाइटलिटी पिल होती है, एक ऐसा रेयर आइटम जो ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंचने में मदद करती है। अगर इस चीज की मार्केट में प्राइस निकाली जाए तो 1 बिलियन भी कम पड़ जाए। पर पीछे से फुगोई ये फैन की वाइफ के लिए एक पर्पल क्रिस्टल उठा लेता है उसे गिफ्ट के तौर पर देने के लिए। ये फैन मन ही मन सोचता है कि ये वाइटलिटी पिल तो उसके दोस्त के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट रहेगा। फुगोई जो काफी सालों से ग्रैंड मास्टर रैंप को ब्रेक थ्रू करना चाहता है पर कुछ कारणवश वो नहीं कर पाता, तो ये फैन उस बिल्कुल से बेकार देखने वाले पत्थर को उठा लेता है और प्रिटेंड करता है कि उसे घर ले जाकर बिल्ली के साथ खेलेगा। वेंडर तुरंत बोलता है कि अगर तुम कोई और स्टोन लोगे तो ये छोटा सा फ्री में दे दूंगा। फिर वो मन ही मन सोचता है कि ये पत्थर सिर्फ हिलती हुई टेबल के पहिए के नीचे रखने लायक है और इस सिंपलटन को लूटना तो बिल्कुल इजी है। ये सुनते ही ये फैन बोलता है कि पत्थर के साथ एक और क्रिस्टल पैक कर दो और अनाउंस करता है कि बिल फुगोई भरेगा। फुगोई पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि अगर वो ये बेकार पत्थर घर ले जाएगा तो उसकी वाइफ गुस्सा हो जाएगी। फिर मन ही मन सोचता है क्या मैंने इसे गलत पहचाना, क्या ये फैन अभी भी स्टूपिड है। तब ये फैन उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाता है जो उसके दोस्त ने उसे करा था और फिर घबराया हुआ फुगोई मजबूरी में सब कुछ खरीदने के लिए मान जाता है। थोड़ी देर बाद ये फैन वो काला पत्थर फुगोई को देता है और बोलता है कि ये गिफ्ट एक्चुअली उसके लिए लिया था उसने। तभी चलते चलते ये फैन एक बातचीत सुन लेता है जहां कोई पावरफुल एक्सपर्ट ये फैमिली को खत्म करने के लिए हायर करने की बात कर रहा होता है। ये सुनकर ये फैन में शौक और गुस्सा दोनों भर जाता है। दोनों लोग बात कर रहे होते हैं कि कितनी अफसोस की बात है, ये फैमिली के मास्टर को थ्रेटन करने के लिए पूरी तरह से मिटा दिया गया। हमारा हीरो ये फैन ये सुनता है और सीरियस चेहरे के साथ सोचता है कि क्या उसके दुश्मन फिर से मूव कर चुके हैं। पर फिर वो सोचता है कि अब जब वो अवेकन हो चुका है तो मास्टरमाइंड को सक्सेसफुल नहीं होने देगा। अपने दोस्त के चेंज को देखकर फुगोई वरी हो जाता है और उसको पूछता है कि क्या हुआ दोस्त। पर ये फैन तुरंत फिर से डम बन जाता है और अचानक वो पत्थर दोस्त को ट्राई करने के लिए ऑफर कर देता है। फुगोई तुरंत मना कर देता है, बोलता है कि ये पत्थर है, कैंडी नहीं। पर हमारा लड़का जिद पे अड़ा रहता है कि उसे ये खाना ही होगा। आखिर में ये फैन जबरदस्ती पत्थर दोस्त के मुंह में घुसाने की कोशिश करता है और फुगोई उसे रोकने के लिए भीख मांगता है। और फिर बाइक के फोर्स से हैरानी की बात यह होती है कि पत्थर टूट के कई टुकड़ों में बिखर जाता है। शॉक में फुगोई देखता है कि उस पत्थर के अंदर तो एक वाइटलिटी पिल छुपी हुई थी।
ये पिल ग्रैंड मास्टर रेल्म में ब्रेक थ्रू होने के चांस को 70% तक बढ़ा देता है। फुगोई सोचता रह जाता है कि ये पिल उस पत्थर के अंदर कैसे आई। तभी अचानक ये फैन का फोन बजता है और वो फोन उठाते ही बोलता है कि कौन है सामने, और फुगोई उसके दोस्त की तारीफ करता है कि वो इतना स्मार्ट था कि आइटम ढूंढ निकाल लिया। कॉल पर प्रेसिडेंट शिया होता है जो कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से ये फैन का इंट्रोडक्शन करवाना चाहता है। ये फैन सोचता है इसे मेरी कंडीशन पता है, तो अगर ये किसी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा होगा वो। आधे घंटे बाद वो रॉयल होटल के बाहर होते हैं और प्रेसिडेंट इंट्रोडक्शन के लिए आ जाता है। वो पहले शिया फैमिली के 2 मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करता है, फिर एक आदमी का नाम लेता है लीहू, थोड़ा शैडोई बिजनेस टाइप वाला। यह आदमी असल में लीहू है, क्लाउड सिटी के अंडरग्राउंड का किंग पिन, और वो खुद को यंग मास्टर ये के सर्विस में रख देता है। फिर प्रेसिडेंट शिया गवर्नर जनरल सन चियान को इंट्रोड्यूस करता है, जो बोलता है कि ये फैन को जो भी चाहिए होगा वो हेल्प करेगा। लेकिन हमारा हीरो अपनी गूफी एक्टिंग कंटिन्यू रखता है और सबको बोल देता है कि उसके दोस्त फुगोई ने एक पत्थर खा लिया। ये देख के सन चियान सस्पिशियस हो जाता है और उसे पूरा सीन ही अजीब लगता है। वो सोचता है कि यंग मास्टर स्टूपिड होने के बावजूद भी मिस्टर शिया इतनी रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं उसे। फुगोई भी उसके दोस्त का साथ देता है, सबको अपने दोस्त की तरफ से थैंक्स बोलता है, जबकि ये फैन एक्ट करता है जैसे उसे बस और खाना चाहिए। पर तभी सबका मूड बिगड़ जाता है जब लीहू को कॉल आता है और एक बुरी खबर देता है। लीहू बोलता है कि वो लाओलैंग के आदमी सुइक्शु के पीछे पड़े हैं उसे मारने के लिए। ये सुनते ही ये फैन का ऑरा गुस्से से फट पड़ता है, टेबल पर रखी हर चीज हवा में उड़ जाती है। उसके दोस्त फुगोई और प्रेसिडेंट शिया उसके सडन एटीट्यूड चेंज से शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि लीहू और सन चियान उस प्रेशर से हिल जाते हैं जो वो अचानक छोड़ देता है। एक मौत वाली नजर के साथ ये फैन गुस्से में सोचता है उन्होंने उसकी औरत को छूने की हिम्मत कैसे की। फुगोई उस पावरफुल ऑरा से बिल्कुल स्टन हो जाता है और समझ जाता है कि उसका दोस्त पूरे टाइम से एक्टिंग ही कर रहा था। फिर हमारा हीरो टेबल से छलांग लगाता है और चिल्लाता है कि वो अपनी वाइफ सुइक्शु को बचाने जा रहा है पूरी कार्टून स्टाइल में। तुरंत प्रेसिडेंट शिया फोन निकालकर सबको ऑर्डर देता है कि सुइक्शु को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत मोबाइलाइज हो जाओ। उधर शहर की सड़कों पर सुइक्शु की कार का पीछा कई गाड़ियां कर रही होती है। कार के अंदर बॉडीगार्ड्स टेंशन में होते हैं क्योंकि वो पीछा छुड़ा नहीं पा रहे। एक बॉडीगार्ड बोलता है कि वो हमें बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। सुइक्शु जो पहले से ही इंजर्ड होती है ड्राइवर पे चिल्लाती है कि गाड़ी चलाते रहो, किसी के लिए मत रुकना। पूरी तरह से जख्मी हालत में सुइक्शु चीख कर बोलती है कि वो उन लोगों से बेइज्जती सहने से बेहतर मौत का सामना करेगी। पर अचानक एक और गाड़ी फुल स्पीड में उनकी कार को टक्कर मार देती है। ड्राइवर गुस्से में चिल्लाता है कि दुश्मनों ने जानबूझकर उन्हें ठोका है। टक्कर के बाद सफेद कार सड़क के बीच बेकाबू घूमने लग जाती है और मुसीबत बढ़ाने के लिए एक और गाड़ी तेज रफ्तार से उनकी तरफ आती है। बॉडीगार्ड चीख के बोलते हैं संभल के। आखिरकार वो एक डेड एंड गली में फंस जाते हैं और ड्राइवर बोलता है मिस आपको भागना पड़ेगा और हम पीछे से आपको कवर देंगे। सुइक्शु तुरंत मना करती है, बोलती है कि बहुत ज्यादा लोग हैं वो, ये डेंजरस होगा। पर उसके आदमी जिद करते हैं, सू फैमिली की मेहरबानी का कर्ज चुकाना चाहते हैं। फिर दोनों बॉडीगार्ड्स गाड़ी से उतर जाते हैं लड़ने के लिए रेडी और उसे बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। सुइक्शु भागते हुए बोलती है कि अपना ध्यान रखना, मैं मदद भेजूंगी। पर जैसे ही वो भाग रही होती है उसका एक प्रोटेक्टर गिर जाता है और वो शॉक में पीछे मुड़ के देखती है। तुरंत ही वहाँ पर चाकू पकड़े 2 गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं और बोलते हैं कि अब वो कहीं जा नहीं सकती, और सुइक्शु पूरी तरह से घेर ली जाती है। सीन कट होता है और सीधा सुइक्शु पर जाता है जो बुरी मुसीबत में होती है। पीछे से उसका बॉडीगार्ड डेस्परेशन में चिल्लाता है कि गुंडों से पीछे हट जाओ और यंग लेडी को छोड़ दो। पर वो शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि उसके साथी आसानी से दुश्मनों के हाथ गिर जाते हैं। तब गुंडों का लीडर वू लाओलॉन्ग सामने आता है और कंप्लेन करता है कि अभी तक टारगेट सिक्योर क्यों नहीं हुए। पल भर में ही बचे हुए गुंडे सुइक्शु के आखिरी बॉडीगार्ड्स को भी घेर के गिरा देते हैं। फिर लू लाओलॉन्ग शैतानी मुस्कान के साथ सुइक्शु की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि लड़ना छोड़ दो और थोड़े मजे कर लो। उसके पीछे से एक आदमी याद दिलाता है कि ऊपर से ऑर्डर है उसे खत्म करने का। फिर लाओलॉन्ग याद दिलाता है कि उसे सताना उनके लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। जख्मी और डरे हुए हालत में होने के बावजूद सुइक्शु एक तलवार उठा लेती है और चिल्लाती है वो उन्हें अपने ऊपर एक उंगली भी रखने नहीं देगी। मोहक वाला गुंडा आगे बढ़ता है और बोलता है कि वो उसे पकड़ के रहेगा ताकि बॉस अपना काम कर सके, लेकिन वो सबको शॉक कर देते हुए एक तेज मुंह से उस तलवार से उसे मार देती है, रिएक्शन का भी मौका नहीं देती। मोहक वाला आदमी दर्द से चीखता है और पैनिक में बोलता है कि उसे कुंफू कैसे आता है। सुइक्शु खुद भी अपनी ताकत देख के हैरान हो जाती है, सोचती है अचानक वो इतनी स्ट्रांग और फास्ट कैसे हो गई।
फिर उसे वो रात याद आती है जो उसने ये फैन के साथ गुजारी थी और वो एनर्जी जो उसके बॉडी में बह रही थी। ये रियलाइज करते हुए सुइक्शु श्योर हो जाती कि अगर वो इतनी स्ट्रांग हो गई है तो ये फैन उसे भी ज्यादा पावरफुल हो गया होगा। इससे इरिटेट होकर बॉस अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि अभी के अभी उसे खत्म कर दो और कोई प्रॉब्लम ना हो। गुंडे सुइक्शु के करीब आते हैं। वो घेरी हुई होने के बावजूद चिल्लाते कि उसके पास मत आना, लेकिन एक आदमी पूरी ताकत से अटैक करता है और उसकी तलवार दूर जा गिरती है। जमीन पर गिर चुकी कहीं भागने का रास्ता नहीं। वो 3 गुंडों का सामना करती है जो फाइनल ब्लॉक के लिए तैयार होते हैं। आंखों में आंसुओं के साथ सुइक्शु मन ही मन अपने प्यारे हस्बैंड ये फैन को अलविदा बोलती है और तभी एक गुंडा शैतानी हंसी के साथ यंग लड़की पर आखिरी वार कर देता है। पर अचानक पीछे से एक पहचानी हुई आवाज गूंजती है। उसकी वाइफ को बोलती है कि डरो मत क्योंकि वो आ चुका है उसे बचाने। हैरान कर देने वाली स्पीड से हमारा हीरो अचानक अपीयर होता है और एक ही स्ट्राइक में सारे गुंडों को गिरा देता है। सुइक्शु को समझ ही नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ, क्योंकि जो अटैक उसकी जान लेने वाला था वो लगा ही नहीं। फिर वो ऊपर देखते हैं, ये फैन उसके सामने खड़ा है, बिल्कुल एक ट्रू हीरो की तरह जिसने उसे खतरे से बचा लिया। वो उसे जोर से गले लगाता है और पूछता है कि वो ठीक तो है। सुइक्शु अभी भी शॉक में पूछती है कि क्या वो सपना तो नहीं देख रही। सुइक्शु ये फैन को पूछती है कि वो रिकॉर्ड हो चुका है ना। अगर हो चुका है तो ये खुशी की बात है क्योंकि अब ये फैमिली फाइनली सेफ है। ये फैन उसकी तरफ मुस्कुराता है पर मन ही मन सोचता है कि अभी पूरी सच्चाई बताने का टाइम नहीं आया। इसलिए वो फिर से डम बन जाता है और पूछता है कि वो क्या बोल रही है, जिससे सुइक्शु और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तभी गुंडों का लीडर लावलोंग शॉक से बाहर आता है, गुस्से में चिल्लाता है कि वो दोनों को खत्म कर देगा। इस थ्रेट को सामने आते ही ये फैन का चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। उसकी असली किलर इंटेंट सामने आ जाती है। फिर सुइक्शु की ब्लेड को हाथ में लेकर ये फैन फाइट के लिए रेडी हो जाता है। गुस्से से भरे बच्चे की तरह एक्ट करते हुए वो चिल्लाता है कि ये लोग बुरे हैं और उसकी वाइफ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और फिर वो सीधा लावलोंग पर चार्ज कर जाता है। लावलोंग बिल्कुल स्टंट हो जाता है इतनी एब्सर्ड स्ट्रेंथ देखकर उस बंदे से जिसे वो एक फूल समझता रहा। एक खौफनाक नजर के साथ ये फैन उसे पकड़ लेता है, जैसे कह रहा हो कि अब उसका खेल खत्म। फिर वो गुंडों के लीडर को उठा के फेंक देता है और चिल्लाता है कि सारे बुरे लोग यहाँ से निकल जाओ। उसके तुरंत बाद हीरो अपना गुस्सा एक और हेंचमैन पर निकालता है, बिना रहम के उसे पीट देता है। यह हंगामा लावलोंग के आदमियों का ध्यान खींच लेता है, जो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। उनके जबड़े खुले रह जाते हैं। समझ ही नहीं आता कि ये फैन के पास इतनी ताकत कहां से आ गई। फिर उनके पीछे से भागते हुए फुगोई और उसके साथी आ जाते हैं। वो जमीन पर पड़े हुए गुंडों को देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। सोचते हैं कि ये फैन ने अकेले ही इतना सब कर दिया। फुगोई अपने दोस्त को देखता है और सोचता है कि क्या अब वो फाइनली सुइक्शु को सच बता देगा। लेकिन सुइक्शु ये मानती कि उसकी यादें अभी भी वापस नहीं आई है और उसने बस इंस्टिंक्ट में आकर उसे प्रोटेक्ट किया है। पूरा सीन समझकर फुगोई उसे थम्स अप देता है और सोचता है कि उसका दोस्त कितना जबरदस्त एक्टर है। ये फैन मनी मन उसे डांटता है और बोलता है कि बकचोदी छोड़ दो और एक इम्पोर्टेंट काम में उसका मदद करो। फिर फुगोई एक विलन को पकड़ लेता है और पूछता है कि उसकी सिस्टर इन लॉ पर अटैक करने का ऑर्डर किसने दिया। डर से कांपते हुए गुंडा सच उगल देता है कि यंग मास्टर वैंग ने सुइक्शु पर अटैक करने के लिए उन्हें हायर किया था और अपनी जान बख्शने की भीख मांगता है। ये सुनते ही ये फैन गुस्से से भर जाता है क्योंकि उसे पता है कि वैंग फैमिली लू फैमिली के लिए काम करती है और लुई फैमिली उसके सबसे बड़े दुश्मन है। हमारा हीरो एक सिनिस्टर स्माइल देके सोचता है, अच्छा तो लुई फैमिली ने ये फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक और मूव कर दिया है। शिया फैमिली जैसे इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल फैमिली ज्वाइन ना कर पाई ये फैमिली को, इसलिए ये फैन को समझ आ जाता है कि सिर्फ शाओ फैमिली को गिरा देना ही काफी नहीं था। पर अगले ही पल ये फैन टेंशन में आकर सुइक्शु को जोर से गले लगाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक तो है। घबराई हुई सुइक्शु उसके भाव में आकर गिर जाती है और उसे भीख मांगती कि कैप्टन जाओ और उसके बाकी दोस्तों को बचा लो। ये फैन तुरंत इंजर्ड लोगों की तरफ इशारा करता है और फुगोई से चिल्ला कर बोलता है कि सबको तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। फुगोई रॉजर रैट बोल के उसकी बात मान लेता है और बस पल भर में ही वो सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल रूम में ये फैन कैप्टन के पास खड़ा होता है जो पूरी तरह से बैंडेजेस में लपटा होता है। कैप्टन होश में आते हैं और घबरा के यंग मिस का नाम लेते हैं। ये होता है ज़ाओ टाओ, कैप्टन ऑफ सू फैमिली बॉडीगार्ड टीम। हमारा हीरो ये फैन उसे शांत करता है और बोलता है सुइक्शु बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा शॉक में है बस। कैप्टन साहब ये सुनते ही एक रिलीफ की सांस छोड़ते हैं, पर तभी अचानक कैप्टन कुछ नोटिस करता है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो ये फैन की तरफ उंगली करता है और चिल्लाता है कि यंग मास्टर आप स्टूपिड नहीं रहे। हमारा प्रोटैगनिस्ट कंफर्म करता है कि वो अवेकन हो चुका है, पर उसे बोलता है कि ये बात सीक्रेट रखे।
कैप्टन जाओ प्रॉमिस करते कि वो उसका राज संभाल के रखेंगे आखिरी सांस तक, और ये फैन उसे थोड़ा शांत करता है, ये जताते हुए कि अभी भी वो थोड़ा इंजर्ड है। फिर ये फैन बोलता है कि कैप्टन एक लॉयल बंदा है और उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सके सुइक्शु की प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर वो उसे मार्शल रेल्म में ब्रेक करने के लिए मदद करेगा। फिर हमारा हीरो ये फैन अपनी गोल्डन एनर्जी अनलीश करता है इंजर्ड आदमी की मदद के लिए। उसकी एनर्जी कैप्टन के अराउंड घूम जाती है और वो जोर से चिल्लाता है जब उसके बॉडी में भयंकर गर्मी फैल जाती है। थोड़ी देर में उसकी आंखें फैल जाती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि पल भर में ही उसकी सारी चोटें गायब होके वो हील हो चुका रहता। ये फैन उसे समझाता है कि अब वो मार्शल रेम में एंटर कर चुका है और अब वो कोई मामूली आदमी नहीं रहा, और अब से सारे लोग तुम्हें एक ट्रू एलाइट की तरह कंसीडर करेंगे। शुक्रगुजार कैप्टन झुककर प्रणाम करता है और कसम खाता है कि वो अपनी जान देकर भी सुइक्शु की रक्षा करेगा। फिर ये फैन उसकी बॉडी स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन में मदद के लिए पिल्स की एक वाइल भी दे देता है, और ये भी बोलता है अगर उसने उसकी ड्यूटीज अच्छे से निभाई तो और भी बेनिफिट्स आगे जाके मिलेंगे। उधर एक दूसरे मेंशन में कोई रिपोर्ट करता है कि जाओ फैमिली पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी है और हमने हमारा मेन बिजनेस पार्टनर हमेशा के लिए खो दिया है। ये होता है जूडोंग, जो कंप्लेन करता है कि जाओ फैमिली के बिना अब वो ये फैमिली पर अटैक नहीं कर सकते। उसका फादर जू जियांग समझाता है कि उसकी कंपनी में ज्यादातर लोग ये फैमिली के लॉयल हैं और हमारे ट्रस्टेड एलाइज इतनी इन्फ्लुएंस नहीं रखते फिलहाल जो ये फैमिली से दुश्मनी मोड़ ले। तभी जूडोंग सजेस्ट करता है कि क्यों ना किसी को हायर करके ओल्ड मैन और उस फूल को ही खत्म करवा दे। वो आगे ऐड करता है उसने ग्रैंड मास्टर के बारे में सुना है फैन ये जो ये काम कर सकता है, बस अगर हम उसे एक राइट प्राइस दे दे तो पक्का जॉब को एक्सेप्ट कर लेगा। फादर थोड़ा वरीड होके उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो कहीं ये हमको एक्सपोज ना कर दे। ये मत भूलना कि यू लिंगलोंग और सुइक्शु के फैमिलीज भी ये फैमिली को सपोर्ट करते हैं। पर जूडोंग उसे एश्योर करता है कि फैन ये बहुत ही डिस्क्रीट है और काम पूरा करके ही मानेगा। वापस हॉस्पिटल में ये फैन कॉरिडोर में चल रहा होता है जब उसका फोन पिंग करता है। उसके स्क्रीन पर एक मैसेज आता है जो उसको मास्टर फैनिये करके एड्रेस करता है और एक नई मिशन देता है। मैसेज देख के ये फैन शॉक हो जाता है कि किसी ने इतनी जल्दी उसकी आइडेंटिटी फैनिये के रूप में पहचान ली। पर जैसे ही वो मैसेज डिटेल्स पढ़ता है उसकी आंखों में शुद्ध गुस्सा चमक उठता है, क्योंकि जॉब ये होती है कि वो खुद को और अपने दादाजी को ये फैमिली से खत्म करे। वो तुरंत जॉब एक्सेप्ट कर लेता है, 1 बिलियन रिवॉर्ड लेने के लिए मीटिंग भी सेट कर देता है और डिसाइड करता है कि अब एक और उधार वसूल करने का टाइम आ गया है। फिर सीन कट होता है और शहर के बीच एक फैंसी नाइट क्लब दिखाया जाता है। अंदर वैंग चाओ होता है, वैंग फैमिली का यंग मास्टर जो 2 लड़कियों के साथ आराम से बैठा होता है और उन्हें एंजॉय कर रहा होता है। तभी एक गुंडा आकर बताता है कि वू लैंगलोंग सुइक्शु को पकड़ने में फेल हो चुका है, उसका पूरा फोर्स ही वाइप आउट हो चुका है और वू लाओलोंग भी मर चुका है। ये सुनते ही वैंग चाओ गुस्से से भड़क उठता है, टेबल को लात मारता है और अपने आदमी को बेकार कचरा बोलता है क्योंकि वो एक औरत को भी मार नहीं सके। तभी उसका अंडरलिन एक्सप्लेन करता है कि ये फैन वहां आ गया और उसने वू लैंगलोंग का काम ही तमाम कर दिया। ये फैन का नाम सुनते ही विलन बोलता है कि वो फूल तो कुछ भी नहीं है और सू फैमिली पे प्रेशर बनाए रखने का भी बोलता है। तभी उनकी बात रुक जाती है जब वो नोटिस करते कि एक अनजान आदमी रूम में आ चुका है। उस आदमी को देख के वैंग का गुस्से में चिल्लाता है, पूछता है कि कौन है ये और इसे अंदर आने किसने दिया। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है कि वो एक छोटी सी जॉब के लिए वॉलंटियर बन के आया है। वोंकाई फिर से चिल्लाते हुए पूछता है, कौन है तू और तुझे अंदर किसने आने दिया। अपने आदमियों के होते हुए भी ये सब होने पर वो और भी गुस्सा हो जाता है। एक शैतानी मुस्कान के साथ हमारा ये फैन बोलता है कि बाहर के सारे लोग वो पहले ही निपटा चुका है, जो वोंग चाओ को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। अपने सारे साथियों को ऐसा देख वोंग चाओ और उसके गूंज पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और विलन को पूछते हैं कि कौन है वो और क्या चाहता है। हमारा ये फैन उसके पास आता है, मुस्कुराते हुए बोलता है कि मास्टर वोंग घबराए नहीं, वो सू फैमिली को खत्म करने में मदद करने आया है। काउच पे बैठ के ये फैन बोलता है कि शायद उन्होंने उसका नाम पहले ही सुना होगा और खुद को फैन ये करके इंट्रोड्यूस करवाता है। बॉस और उनके गुंडे रियलाइज करते कि ये वही ग्रैंड मास्टर है जिसने जाओ फैमिली को मिटा दिया था। वोंग चाओ खुशी से भर जाता है और बोलता है कि अगर ग्रैंड मास्टर फैन ये केस पर हो तो मजा ही आ जाएगा, और पूछता है कि उसे बदले में क्या चाहिए। एक सीरियस चेहरे के साथ हमारा ये फैन 2 मिलियंस मांगता है और बोलता है कि वो सू फैमिली को दुनिया से गायब कर सकता है। ये सुन के वोंग चाओ बिल्कुल स्टन रह जाता है और चिल्ला के बोलता है कि 2 बिलियन तो बहुत ही ज्यादा है। वो पूछता है कि इतना पैसा लाएगा कहाँ से, जबकि पूरे क्लैन की वैल्यू ही 10 बिलियन है। हमारा हीरो ये फैन गुस्से में बोलता है, तुम्हारे पास 2 बिलियंस भी नहीं है और तुम्हें मेरी मदद चाहिए सू फैमिली को वाइप आउट करने के लिए। क्या तुम्हें ग्रैंड मास्टर लेवल एक्सपर्ट की इंसल्ट कर रही हो।
वैंग चाओ जल्दी से माफी मांगता है और बोलता है कि वो ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता है, लेकिन अचानक उसके बदन में ठंडे पसीने छूट जाते हैं और वो सोचने लग जाता है लुई फैमिली ने प्रॉमिस किया है एज लॉन्ग एज हम सू फैमिली को वाइप आउट कर दे तो सू फैमिली के सारे एसेट्स वो वैंग फैमिली को दे देंगे। अगर ऐसा हुआ तो 2 बिलियन इतनी बड़ी बात नहीं होगी हमारे लिए। वो आगे और सोचता है कि क्या लुई फैमिली सच में अपना प्रॉमिस निभाएगी या फैनी भी वैंग फैमिली के साथ वही करेगा जो उसने जाओ फैमिली के साथ किया था। ये सब सोचकर वो डिसाइड करता है कि पहले घर जाकर पैसे अरेंज करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि एक ग्रैंड मास्टर का मूव लेना इज्जत की बात है और 36 टैक्टिक्स में से बेस्ट लगता है, पर भाग लेना भी ये अच्छा है। पर जैसे ही वो निकलने ही वाला होता है एक चीज तेज रफ्तार में उसके चेहरे के पास से गुजर जाती है और उसकी जान ही निकल जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वो एक प्लास्टिक स्ट्रॉ थी। वो तुरंत जमीन पे गिर जाता है और ग्रैंड मास्टर से माफी मांगता है और मानता है कि उसकी ही गलती थी। हमारा ये फैन शांति से बैठ जाता है और बोलता है अच्छा है तुझे पता चल गया कि तू ही गलत था। फिर एक कूल एटीट्यूड में स्ट्रॉ को अपने ग्लास में डाल देता है और वार्न करता है कि तेरे पास एग्जैक्टली 10 मिनट है पैसे लाने के लिए। सोफा पर बैठ के वो ऑर्डर देता है कि पैसा यही अभी के अभी अरेंज होगा। घबराया हुआ विलन अपने बाप को फोन करता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि उसे तुरंत 2 बिलियन चाहिए क्योंकि उसने खतरनाक ग्रैंड मास्टर को हायर कर लिया है। विलन को फोन पर बाप को प्रेशर डालते देख हमारा ये फैन स्मॉक करता है और सोचता है तुमने हिम्मत की थी मेरे वाइफ सुइक्शु को मारने की, तो इतने आसानी से कैसे छोड़ दूंगा तुम्हें। थोड़ी देर में उनका फोन पिंग करता है, ट्रांसफर कंफर्म हो जाता है। आगे कांपते हुए गुंडा पूछता है कि क्या पैसा पहुंच गया और क्या अब वो जा सकता है, पर ये फैन उसे एक खतरनाक मुस्कान देता है और बोलता है इतनी जल्दी क्यों है, तुम्हारा काम भले ही खत्म हो गया हो पर मेरा अभी बाकी है। वोंग चाओ कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि क्या बोल रहा है वो, पर ये फैन अचानक अपने चेहरे की स्किन उतारने शुरू कर देता है। फिर उसका असली चेहरा सामने आ जाता है और हमारा ये फैन बोलता है कि वो अपनी वाइफ पर हाथ डालने का हिसाब चुकाने आया है। जैसे ही वो ये फैन को पहचान लेता है विलन शॉक में जमीन पर गिर जाता है। वो डिस्पेयर में चिल्लाता है, समझ जाता है कि वो पूरे टाइम बस एक्टिंग ही कर रहा था। ठंडे पसीने के साथ उसे याद आता है कि 5 साल पहले ये बंदा एक मॉन्स्टर था और अब तो और भी ज्यादा पावरफुल और इनविजिबल लग रहा है। तुरंत ही वो घुटनों पर गिर जाता है और माफी मांगता है, बोलता है कि वो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था और कसम खाता है कि यंग मास्टर के लिए कुत्ते की तरह वो काम करेगा। लाल चमकती हुई आंखों के साथ ये फैन जवाब देता है कि उसे कुत्तों की कोई जरूरत नहीं, पर उसे एक चीज जरूर उधार चाहिए। उम्मीद से भरा हुआ वैंग बोलता है कि वो जो चाहे वो दे देगा, बस उसे जिंदा छोड़ दे। अगले ही पल माहौल भारी हो जाता है और हमारे एमसी के चेहरे पे एक सीरियस टोन छा जाता है और वो अपनी बात पूरी करता है, बोलता है मुझे तेरी जिंदगी उधार चाहिए। और बस हमारा हीरो एक फेटल ब्लो दे देता है, बिना किसी दया और करुणा के दुश्मन को खत्म कर देता है। अपने आखिरी सांसों में वोंग चाओ गाली देता रहता है, बोलता है कि उसने सबको बेवकूफ बना दिया और बदला लेने की कसम खाते हुए वो लुई फैमिली के लुई रैन को फोन करने की कोशिश करता है। पर हमारा हीरो उसकी चाल देख लेता है और गुस्से भरी नजर से उसे घूरता है। फिर उसे गर्दन से पकड़ के हवा में उछाल देता है और उसका फोन जमीन पे गिर जाता है। ये फैन उसे बोलता है कि तू अभी भी ट्रिक्स कर रहा है और अपनी एनर्जी अनलिश करता है और पूरी तरह से उसको मिटा देता है। और देखते ही देखते पल भर में विलन राख बन जाता है हमारे लड़के की पावरफुल टेक्निक से। गैंग लीडर खत्म होते ही ये फैन टाइम वेस्ट नहीं करता और नेक्स्ट टारगेट के लिए रेडी हो जाता है। वो गुंडों की तरफ मुड़कर बोलता है कि अब उनकी बारी है, जबकि सब अपनी जान की भीख मांगते हैं। गुंडों की दया की गुहार को इग्नोर करते हुए विलन की राख के बीच में झुक जाता है। ये फैन जमीन पर गिरा हुआ फोन उठा लेता है जिसमें कॉल अभी भी एक्टिव होती है। क्रैक्ड स्क्रीन को देखते हुए वो जल्दी से कुछ टाइप करता है और आगे बढ़ जाता है। फिर फोन को नीचे फेंक देता है और बिना पीछे देखे हुए रूम से बाहर निकल जाता है। दूर वोंग फैमिली के मेंशन में चेयरमैन वोंग जाओ को एक मैसेज मिलता है। ये जानकर कि उसका बेटा किडनैप हो गया वो गुस्से से भर जाता है और सबको रेस्क्यू के लिए तैयार होने का ऑर्डर दे देता है। एक नफरत भरी नजर के साथ वो कसम खाता है कि अपने इकलौते बेटे के किडनैपर को वो ढूंढ के ही रहेगा। हॉस्पिटल में हमारा हीरो अपनी वाइफ सुइक्शु को पूछता है कि क्या वो उठ चुकी है। थोड़ी देर बाद सुइक्शु अपनी आंखें खोलती है, अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही होती है। ये फैन उसे जोर से गले लगाता है और बोलता है कि वो कितना खुश है कि फाइनली वो ठीक हो गई। ये सुनकर सुइक्शु हैरान हो जाती है और अपने प्यारे पति का नाम पुकारती है। फिर उसे याद आता है कि लिटिल फैनी था जिसने उसे गुंडों से बचाया था। साथ ही वो सीन याद करती है और सोचती है कि उस वक्त वो कितना हैंडसम भी लग रहा था। उधर ये फैन सुइक्शु को प्यार से पकड़ता है और बोलता है, सुइक्शु डॉक्टर ने बोला है थकावट की वजह से थोड़ा रेस्ट करने के लिए, फिर तुम घर जा सकती हो।
पर सुइक्शु उसके चेहरे पे एक चिमटी काटती है और बोलती कि वो अभी घर नहीं जा सकती। वो आगे बोलती कि उसकी कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है और उसके पास बहुत सारा काम है, जब वो काम खत्म हो जाएगा तब वो घर आ जाएगी। तभी उसका फोन बजता है और सामने से खबर मिलती है कि उनके प्रोडक्ट का फॉर्मूला लीक हो गया है। ये सुन के सुइक्शु और भी शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके राइवल ग्रुप ने भी आज ही एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तभी प्रेसिडेंट शिया रूम में आते हैं और बोलते हैं कि उन्हें भी अभी ये न्यूज मिली है। वो अपना फोन दिखाते हैं जिसमें उस प्रोडक्ट की लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रही होती है। स्क्रीन पर लुई फैमिली अपनी ब्यूटी पिल प्रेजेंट कर रही होती है जिस पर वो सालों से रिसर्च कर रहे थे। ये देखकर सुइक्शु गुस्से से भर जाती है और उन्हें बेशरम चोर बोलती है क्योंकि यही फॉर्मूला उन्हें सुइक्शु फैमिली से चुराया था। वो आगे डिस्पेयर में बोलती है कि कंपनी ने अपने सारे रिसोर्सेस उस फॉर्मूले में डाल दिए थे और बिजनेस उसी पर डिपेंड करता था खुद को संभालने के लिए। प्रेसिडेंट शिया आगे ऐड करते कि काफी पार्टनर्स ने सू ग्रुप को बॉयकॉट कर दिया है और बिना एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के पूरी कंपनी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। सुइक्शु अपने आंसू पोंछती है और डिसाइड करती कि वो सबको बचाने के लिए उसे कुछ करना ही होगा। फिर वो अनाउंस करती कि वो कंपनी जा रही है और ये फैन को चेयरमैन शिया के साथ छोड़कर चली जाती है, जबकि हमारा हीरो उसे आवाज देता रह जाता है। ये फैन अपने मन में सोचता है कि बस एक पिल का फॉर्मूला ही तो है, उसके दिमाग से निकला कोई भी रेसिपी ऑलरेडी कमाल का होगा। लेकिन प्रेसिडेंट शिया बोलते हैं कि वो उस पर कैसे भरोसा करेगी और ये फैन भी जानता है कि बाकी सबके लिए वो अभी भी सिर्फ एक बेवकूफी तो है। तभी हमारे ये फैन को एक जबरदस्त आइडिया आता है जो सब कुछ सॉल्व कर सकता है। उसे याद आता है कि यू लिंग लोंग ने उसे ट्रीट करने के लिए एक डॉक्टर बुलाया था और डॉक्टर चिंगू एक बहुत ही बड़ा नाम है। प्रेसिडेंट शिया थोड़े डाउट में पूछते कि क्या वो डॉक्टर तुम्हारी बात सुनेगा। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ ये फैन बोलता है कि डॉक्टर को कन्विंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसे। पर तभी अचानक उसका फोन बजता है और वो फोन उठा लेता है। दूसरी तरफ से उसकी एक्स फियांसे यूफी रो रही होती है और उससे मदद मांगती है। उसे यू रोते हुए देख ये फैन सोचता है कि उसकी आवाज ऐसी क्यों लग रही है। ये फैन तुरंत उसे पूछता है कि क्या हुआ उसे और किसने उसे बुली किया। कहता है जो भी होगा वो उसकी तरफ से मार खाएगा। जुआन यूफी अपने बेड पर बैठी होती है, बहुत उदास और वनरेबल लग रही होती है। फिर वो बताती कि उसका अंकल उसे ली यूंगयांग से जबरदस्ती शादी करवाना चाहता है और उसके एंगेजमेंट भी फिक्स कर दिया आज रात की। आगे वो ये फैन से उसे बचाने की भीख मांगती है। ली यूंगयांग का नाम फिर से सुनते ही हमारा हीरो गुस्से से भर जाता है क्योंकि उस आदमी ने पहले से ही ये फैमिली को नुकसान पहुंचा था और अब यूफी पर भी जबरदस्ती करना चाहता है। फिर स्माइल के साथ वो अपनी एक्स फियांसे से कहता है कि उसे लेने आ जाए, वो उस आदमी को सबक सिखाएगा। थोड़ी देर बाद यूफी उसे लेने आ जाती है। दोनों एक बिल्डिंग के सामने खड़े होते हैं। उदास चेहरे के साथ यूफी उसे ब्रदर फैन बुलाती है। थोड़ा रिग्रेटफुल होते हुए वो बोलती है कि उसके अंकल ने उसे एंगेजमेंट तोड़ने पर मजबूर किया था क्योंकि उसके फादर के ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत थी। ये सुनते ही ये फैन को याद आता है कि उसके फादर का तुरंत ही एक्सीडेंट हो गया था और अब अंकल ही कंपनी और फैमिली के फाइनेंसेस कंट्रोल करता है। फिर यूफी अपना प्यार कन्फेस करती है, कहती कि उसने हमेशा उसी से प्यार किया था और 5 साल तक उसका इंतजार किया। ये सुनते ही ये फैन मन ही मन सोचता है कि ये सब होने के बावजूद उसका यहाँ आने का एक बड़ा पर्पस है और वो डिसाइड करता है कि वो फ्लो के साथ चलेगा। तभी पीछे से कोई अनाउंस करता है कि दुल्हन की एंट्री हो रही है और मास्टर लुई को रिसीव करने को कहता है। फिर एक कॉन्फिडेंस वाली स्माइल के साथ हमारा ये फैन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है इट्स शो टाइम। इधर ली यून लैंग को उसके दोस्त बधाई दे रहे होते हैं। कांग्रेचुलेशन यंग मास्टर ली, तुम्हारी बहुत पुरानी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई। करियर और लव लाइफ दोनों ही एक साथ फल फूल रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस। ली यूंग लैंग अपनी एंगेजमेंट पर मिल रही बधाई एक्सेप्ट करता है और मन ही मन सोचता है दैट्स राइट, जुआन यूफी के पास कोई और चारा नहीं बचा सिवाय मेरे साथ आके बेड पे गुफ्तगू करने के। साथ ही वो प्लान बनाता है कि कैसे वो जुआन यूफी की माँ के पीछे जो पावर है उसे भी छीन लेगा और फिर लुई फैमिली को टक्कर देने की कोशिश कौन करेगा। तभी अचानक जुआन यूफी उसकी तरफ आती है और उसका नाम पुकारती है और बोलती है कि उसको उसके साथ बात करनी है। जुआन यूफी को देखते ही वो ख्यालों में खो जाता है, सोचता है आज रात वो खूबसूरत और लंबे पैर और उनके पीछे की पावर सब मेरी होगी। लेकिन अगले ही पल वो शॉक में आ जाता है क्योंकि उस लड़की के साथ ये फैन भी खड़ा होता है। ये फैन को देखकर ली यूंग लैंग गुस्से से भड़क उठता है और पूछता है कि वो इस फूल को पार्टी में क्यों लेकर आई है। उसी वक्त एक आवाज बीच में आती है और उसका दोस्त फुगोई गाड़ी से निकलता है, काफी एनॉयड लग रहा होता है और बोलता है ली यांग तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे ब्रदर को ऐसे बोलने की। पास आकर फुगोई और भी एनॉयड लग रहा होता है और वो वार्निंग देता है कि उसके भाई का नाम ये फैन है और अगर उसने दोबारा फूल बोला तो उसको थप्पड़ मार देगा। लियांग हंसकर बोलता है कि ये फैमिली तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और बुड्ढा और फूल दोनों ही जल्द ही मरने वाले हैं।
फिर क्या बिना एक सेकंड सोचे फुगोय अपना प्रॉमिस निभाता है और ग्रूम के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। लियांग चीखता हुआ जमीन पर गिर जाता है जबकि फुगोय उसे खौफनाक नजरों से घूरता रहता है। फुगोय अपने मन ही मन सोचता है कि उसे ऐसे बेकार इंसान से कोई डर नहीं जिसमें मार्शल आर्ट्स की कोई ताकत ही नहीं है। तभी पीछे से प्रेसिडेंट शिया और उसके कलीग्स आते हैं और कहते हैं कि शांत रहो, आज सेलिब्रेशन का दिन है भाई। प्रेसिडेंट शिया सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट गेस्ट आ चुके होंगे और हैरान होते कि ये लोग इनके साथ कैसे उलझ गए। फिर जुआन यूफी कहती कि हंगामा बंद करो, सब गेस्ट आ चुके होंगे, चलो अंदर चल के सब रिजॉल्व करते हैं प्रॉपरली। लेकिन लियांग पहले जुआन यूफी को घूर कर कहता है कि जो भी वो कर रही है सोच समझ कर करे। पार्टी हॉल में अनाउंसर अनाउंस करता है कि कपल की एंट्री होने ही वाली है और सब लोग उधर देखने लग जाते हैं। और गेस्ट देखते ही हैरान हो जाते कि ये फैमिली का फुल दुल्हन के साथ क्या कर रहा है। सारी जगह गॉसिप शुरू हो जाती है और सब कहने लगते हैं कि लुई फैमिली की जबरदस्त बेइज्जती हो रही है। ये एंगेजमेंट तो जुआन यूफी और ली यूंगयांग की थी ना। रूम का फादर यूफी के अंकल से सवाल करता है कि भाई साहब ये हो क्या रहा है, तुमने तो बोला था तुमने सब सेटल कर दिया। और अंकल बोलता है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं। फिर अंकल अपनी नीस के पास जाता है और उसे पूछता है कि वो क्या कर रही है आखिरकार। लेकिन जुआन यूफी उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है क्योंकि वो अपने मन में एक प्लान बना कर आई है। अंकल इरिटेट होकर कहता है कि मास्टर ली से जाके माफी मांगो अपनी बेवकूफी के लिए और ये भी बोलना कि तुम इमेच्योरली एक्ट कर रही थी। पर जुआन यूफी और हमारा हीरो सीधा स्टेज पर चढ़ जाते हैं और वो अनाउंस करती कि उसे कुछ कहना है सबको। वही वो रिवील करती कि ये फैमिली से रिश्ता तोड़ने का आइडिया सिर्फ और सिर्फ उसके अंकल का था, उसका नहीं। साथ ही यूफी कहती कि वो और ये फैन चाइल्डहुड स्वीट आर्ट्स है और वो बचपन से ही एंगेज्ड है। वो ये फैन का हाथ हवा में उठाती और अनाउंस करती कि उसका हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ ये फैन ही रहेगा और सबसे उनके लिए आशीर्वाद मांगती है। हमारा एमसी मनी मन सोचता है कि अगर उसमें पहले ही हिम्मत दिखाई होती तो आज ये हाल नहीं होता। ये सुनते ही ग्रूम ली यूंगलैंग गुस्से में फूलों को मसल देता है जो उसके हाथों में होते हैं। फिर वो चिल्लाता है और पूछता है कि उसकी एंगेजमेंट पार्टी में किसी और के साथ ब्लेसिंग मांगने की हिम्मत कैसे की। ये सुनते ही गेस्ट बोलने लगते हैं। कोई बोलता है कि इसी ने तो एंगेजमेंट को तोड़ा था और अब बोल रही है उसी से शादी करेगी। कोई बोलता है इस बिट्रियल की वजह से लुई फैमिली की बड़ी बेइज्जती हो रही है। माहौल इतना टेंस हो जाता है कि ग्रूम के फादर के हाथों से वाइन ग्लास गिरकर टूट जाता है। ग्रूम का फादर गुस्से में यूफी के अंकल से जवाब मांगता है। बोलता है क्या तुम्हारी फैमिली पहले से ये प्लान करके आई थी ये सीन कॉज करने का? अगर उन्हें एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिली तो ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारी फैमिली के लिए। अंकल फिर से कहते कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और उसे वो रिजॉल्व करके ही रहेंगे। वो अपनी नीस पर चिल्लाता है कि वो खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रही है। लेकिन जुआन यूफी कसकर ये फैन का हाथ पकड़ती है और बोलती कि उसने सब सोच समझ के ही किया है और जिस ग्रूम से शादी अरेंज की गई थी उससे शादी करना ही असली मुसीबत होगी उसके लिए। फिर वो ये फैन की तरफ देखती है और कहती कि उसे यहाँ लाने का रीजन यही था कि सबको पता चल जाए। रोते हुए वो कहती कि चाहे वो जिंदगी भर फुल ही क्यों ना रहे, वो हमेशा उसे प्यार करेगी और उसका साथ हमेशा निभाएगी। ये सुनते ही ये फैन को थोड़ा शक होता है और वो मन ही मन सोचता है वो ये फैन का यूज करके पावर के लैडर पर चढ़ना चाहती है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। वहाँ ग्रूम ली यूंगलैंग उन दोनों की हिम्मत को देखकर बिल्कुल चुप हो जाता है और जमीन पर थूक देता है। गुस्से में वो उन्हें बच्चलन जोड़ा बोलता है और सिक्योरिटी को ऑर्डर देता है कि उन दोनों को पकड़ लो। वो चिल्लाता है कि अगर आज उन्हें सबक नहीं सिखाया तो लुई फैमिली शहर में अपनी इज्जत खो देगी। आगे ली यूनियांग जुआन यूफी पर चिल्लाता है कि उसने उसके साथ अच्छा ट्रीट किया, फिर भी वो किसी लूजर के साथ खड़ी है। पर वो और कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक जबरदस्त पंच उसके मुंह पर लगता है। इस जोर के वार से वो हवा में उड़ता है, पीछे गिर जाता है। रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता उसे। वैंग फुगोई वहां आ जाता है और वार्निंग फिर से देता है कि हर बार वो एमसी का इंसल्ट करेगा उसे यही मिलेगा और तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम ये लेसन हमेशा के लिए सीख लो। तभी उसका बाप बीच में आकर चिल्लाता है कि वैंग फुगोई की इतनी हिम्मत कैसे हुई, उसके बाप ने भी कभी उसकी बेइज्जती नहीं की। फिर वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि वैंग फुगोई को अच्छा सबक सिखा। ये फैन देखता है और सोचता है कि गुन्स काफी स्ट्रॉन्ग है और उसे टेंशन होती कि कहीं उसका दोस्त अकेला हैंडल ना कर पाए उन्हें। तभी लीहू पार्टी में आता है और दोनों पार्टी को बोलता है जितना आर्ग्यू करना है करो, जितना शाउट करना है करो, पर मारपीट पे मत आओ। सिविलाइज्ड पीपल की तरह बातचीत से मैटर सॉल्व क्यों नहीं करते तुम लोग? ग्रूम का बाप उस न्यूकमर की हिम्मत पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है सिविलाइज्ड, यहाँ पे सबसे अनसिविलाइज्ड तुम ही और हमें बोल रहे हो सिविलाइज से बात करने के लिए। इसके अगले ही पल लीहू एक बड़ी सी गन निकालकर टेबल पर पटक देता है। वो कहता है यही है सिविलाइजेशन और इससे वो जो चाहे वो सॉल्व कर सकता है। गन देखते ही बाप बेटा दोनों की हवा निकल जाती है और चिल्लाकर कहती कि वो हार मान लेते हैं।
मैटर सेटल करने के बाद ली हु येफेन की तरफ मुड़ता है और उसे वापस चलने का इनविटेशन देता है। उसकी एक्स फियांसे जुआन यूफी ये सब देखकर शॉक हो जाती है और वो मन ही मन सोचती है वो तो येफेन को फुल समझती थी, पर उसके कनेक्शंस काफी ज्यादा पावरफुल निकले। लेकिन जैसे ही हमारा हीरो जुआन यूफी के साथ निकलने लगता है तभी उसका अंकल उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। उसका अंकल फोन दिखाते हुए उसे धमकी देता है और याद दिलाता है कि उसके पापा अभी भी हॉस्पिटल में किस कंडीशन में है। उस फोन में कोई आदमी जुआन यूफी के फादर का मास्क निकाल रहा होता है। ये दिखाते हुए उसका अंकल बोलता है तुम्हारा फाइनल डिसीजन सोच समझ के लेना। उसके फादर की ऐसी हालत देखकर जुआन यूफी घबरा जाती है और चीख कर पूछती है कि अंकल आखिरकार कर क्या रहे हैं। वो जालिम अंकल कहता है कि उसने उसे मजबूर कर दिया और रिवील करता है कि उसके फादर को जहर दिया गया है ताकि वो कभी होश में ही ना आए। अगर तुम अपने बाप को मरते हुए देखना चाहती हो तो जाओ उस इडियट को फॉलो करो, जाओ। ये सुनते ही जुआन यूफी का दिल टूट जाता है और वो उसे याद दिलाती कि वो आदमी उसका अपना सगा भाई है। पर उसके अंकल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि अब कंपनी कंट्रोल करने की बारी उसकी है और जुआन यूफी को घुटनों पर गिर जाती है। जुआन यूफी बिल्कुल हार चुकी हालत में उसका अंकल उसे 10 सेकंड्स देते हैं, या तो ली यूयांग से शादी मान लो वरना तुम्हारा बाप का काम खत्म। ये सुनते ही जुआन यूफी जमीन पर टूटकर गिर जाती है और सोचती कि उसे लगा था वो फाइनली येफेन के साथ रह पाएगी। वो हमारे हीरो की तरफ मुड़कर देखती है और बोलती है कि ब्रदर येफेन, पर तभी उसका अंकल बोलता है यूफी क्या सोचा तुमने। ली यूंगलैंग मौका देखकर येफेन का मजाक उड़ाता है और बोलता है येफेन वो ब्रेनलेस इडियट इस डिल्यूजन में था कि वो यूफी को पा लेगा। पर येफेन अपनी एक्सपीरियंस के पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ उसे। आगे ली यूंगलैंग येफेन पर वार करते हुए सोचता है येफेन तो बिल्कुल यूजलेस है, मुझे नहीं लगता वो मुझे हरा पाएगा और हमारे बीच इतना डिस्टेंस है कि वैंग फुगोई भी कुछ कर नहीं पाएगा। पर तभी जुआन यूफी बीच में आ जाती है और अपने आप को हीरो के आगे खड़ा कर लेती है। वो चिककर ली यूनलैंग को बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई येफेन को टच करने की। येफेन अपनी एक्सपीरियंस की इस प्रोटेक्टिव जेस्चर से क्लियरली शॉक हो जाता है। गुस्से में ली यूनलैंग चिल्लाता है कि येफेन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया उसकी एंगेजमेंट बैंक्वेट में आकर और उसे उसकी प्राइस चुकानी ही पड़ेगी और वैसे भी ये फैमिली पर अटैक वो करने ही वाला था। उसका ऐसे बोलते ही येफेन को समझ आ जाता है जो उसने सोचा था वैसा ही हुआ। ली फैमिली ये फैमिली को खत्म करना चाहती है। ये सुनते ही येफेन के सारे दोस्त टर्न खड़े रह जाते हैं। येफेन मन ही मन सोचता है कि बेटर होगा अगर उसके दोस्त बीच में ना पड़े क्योंकि वो उसे खुद ही हैंडल करेगा। इसलिए हमारा एमसी मन ही मन बोलता है कि अब टाइम आ चुका है लुई फैमिली को सबक सिखाने का विद द प्रॉपर वार्निंग। ली यूनलैंग गुस्सा मारते हुए आगे बढ़ता है और चिल्लाता है कि येफेन औरत के पीछे छुपना बंद करे। जैसे ही उसका पंच जुआन यूफी की तरफ जाता है वो घबराकर चीखती है कि रुक जाओ। पर तभी हमारा हीरो जुआन यूफी के साइड से स्लिप हो जाता है और राइवल का मजाक उड़ाता है, पूछता है कि बस इतनी सी ताकत है। अटैक पड़ने वाला था कि उसकी एक्सपीरियंस से घबराकर येफेन का नाम चिल्लाती है। वांग फुगोई अपनी दोस्त की मदद करना चाहता है पर उसे बीच में रोक दिया जाता है बाय प्रेसिडेंट जिया। एक ठंडे नजरों के साथ हमारा प्रोटेगनिस्ट काउंटर के लिए रेडी हो जाता है और एक ही स्मूथ मूव में येफेन बिना किसी एफर्ट में ली यूनलैंग का पंच डॉच कर लेता है। येफेन बड़ी आराम से उसकी मुट्ठी पकड़ लेता है और अटैक को पूरी तरह से रोक देता है। येफेन उसे मॉक करते हुए पूछता है कि क्या वो उसके चेहरे पर मच्छर मार रहा था क्या, और चुपके से हमारे हीरो ली यूनलैंग के हाथों में एक सुनहरी नीडल चुबा देता है जिससे उसके बॉडी के अंदर वो नीडल एक करोजिव हरा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। ली यूनलैंग घबरा जाता है और सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। वो तुरंत पीछे हट जाता है और डर के साथ पूछता है कि येफेन ने उसके साथ क्या किया। पर हमारा हीरो फिर से डम बन जाता है और अपना इडियट एक्ट कंटिन्यू करता है और बोलता है कि उसने उसके साथ तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, हो सकता है किसी मॉस्किटो ने तुम्हें काट दिया होगा। ली यूनलैंग कहता है कि उसका हाथ बहुत दर्द कर रहा है और येफेन पर एक्टिंग का इल्जाम भी लगाता है। पर जब वो अपने हाथ को देखता है सिर्फ एक छोटा सा लाल डॉट होता है और उसे समझ ही नहीं आता कि इतना दर्द कैसे हो रहा है उसे। येफेन उसे तिल मिलाते हुए देखता सोचता है कि उसकी नीडल सिर्फ मार्शियल पावर ही नहीं बल्कि करोसिव ताकत भी रखती है और अब तक तो उसके सारे ऑर्गन सीवियरली डैमेज हो चुके होंगे। ली यूनलैंग उसे धमकी देता है कि वो उसे खत्म करके ही रहेगा। पर हमारा हीरो जुआन यूफी के पीछे छुप जाता है फेक डर दिखाते हुए। जुआन यूफी इस एक्टिंग में आ जाती है और फिर से उसका डिफेंस करती है, चिल्लाती कि उसकी कंडीशन में किसी पर इल्जाम लगाना शर्म की बात है। लड़के का बाप उसे आकर रोकता है और कहता है कि उसके एंगेजमेंट का दिन अपने हाथ गंदे मत करो। फिर वो जुआन यूफी के अंकल को एक टेंस नजरों से देखता है क्योंकि सिचुएशन हाथ से निकल रही होती है। तभी उसके अंकल अपनी नीस के पास आते हैं और वार्निंग देते हैं कि 10 सेकंड्स खत्म हो गए, अब डिसीजन लेना होगा उसे।
जुआन यूफी कहती कि उससे वो शादी नहीं करेगी क्योंकि उसे ये फैन पर भरोसा है। पर तभी अंकल रिवील करते हैं कि उसका फादर के मरने के साथ ही ये फैमिली भी बर्बाद हो जाएगी, साथ ही वो हीरो की सेफ्टी की भी कोई गारंटी नहीं देता। ये सुनते ही जुआन यूफी डेस्परेट हो जाती है और डिसाइड करती कि वो हीरो को इस मैस में और नहीं घसीटेगी। फिर टूटकर वो घुटनों पर गिर जाती है और रोते हुए कहती कि वो उससे शादी करेगी, बस किसी और को नुकसान ना पहुंचाया जाए। उसका अंकल जीत की मुस्कान के साथ कहता है कि अच्छा होता वो उसकी बात पहले ही मान लेती और अपना डिसीजन सब गेस्ट के सामने एक्सप्लेन करने को बोलता है। फिर जुआन यूफी उठती है और उसके अंकल के साथ चली जाती है, हीरो को पीछे छोड़कर जो बिल्कुल ही लॉस्ट खड़ा होता है। वहाँ आंखों में आंसू लिए वो पीछे मुड़कर ये फैन से माफी मांगती है, कहती कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं। फिर वो ये फैन के दोस्तों को बोलती है कि ये फैन को वहां से लेकर जाओ, वो तब तक ये फैन के सेफ्टी को इंश्योर करेगी। फुगोई अपना कंसर्न दिखाते हुए बोलता है कि फिर से वही गलती कर रही हो तुम। इस पर जुआन यूफी कहती है कि उसकी किस्मत ही खराब है और वो और हीरो कभी एक साथ होने के लिए बने ही नहीं थे। जैसी वो दूर जाती है ये फैन के दोस्त उसे देखते रह जाते हैं, समझ ही नहीं आता उन्हें क्या करे। पर एक सीरियस चेहरे के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट ये फैन कुछ प्लान करता हुआ लगता है। अचानक वो ली यूंगलैंग की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाता है कि ये आदमी बीमार है और शादी नहीं कर सकता। इस पर ली यूंगलैंग बोलता है, मैं नहीं तुम बीमार हो, तुम्हारी पूरी फैमिली बीमार है, गार्ड्स बाहर फेंक दो इसे। फिर हमारा हीरो पीठ घुमाता और कहता है अब ये सिचुएशन फन नहीं रही क्योंकि कोई परमानेंट चेकआउट होने वाला है। जुआन यूफी के अंकल उसे फूल बोलते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ सार्कास्टिक बातें ही कर सकता है और कुछ नहीं। पर वोंग फुगोई ये फैन को पूछते कि क्या वो जुआन यूफी को छोड़ देगा, लेकिन प्रेसिडेंट शिया कहते हैं कि ये फैन के स्किल के साथ राइवल का गेम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। वहाँ स्टेज पर जुआन यूफी गेस्ट से माफी मांगती है और कहती कि वो अपना कंपोजर खो बैठी थी और आज की एंगेजमेंट बैंक्वेट ली यूंगलैंग और मेरी है। फुगोई दोस्त ये फैन को हिलाकर कहता है कि बस एक शब्द बोल दे, वो अभी के अभी जुआन यूफी को वापस ले आएगा। पर हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे इग्नोर करता है और बिल्कुल शांत होते हुए 3 से काउंटडाउन शुरू करता है। और जैसे ही काउंटडाउन 1 पर आ जाता है स्टेज पर ली यूंगलैंग का चेहरा अचानक पूरे डर में बदल जाता है। अगले ही पल ली यूंगलैंग एकदम से जमीन पर गिर पड़ता है, जैसे कोई ईंट की बोरी हो मुंह से झाग निकलती हुई। और उसको देखकर जुआन यूफी डर जाती है। उसका बाप घबरा कर दौड़ता हुआ आता है और एम्बुलेंस के लिए चीखने लगता है। पर ली यूंगलैंग जमीन पर तड़प रहा होता है, झाग निकलती हुई बिल्कुल एक बीमार कुत्ते की तरह। जुआन यूफी का अंकल उसे चेक करता है और शॉक में अनाउंस करता है कि यंग मास्टर ली सांस ही नहीं ले रहा। इधर अपनी जीत की हल्की सी मुस्कान के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना काउंटडाउन 0 पर कंप्लीट कर देता है। फिर ये फैन मुड़कर चलने लगता है, जुआन यूफी को पूरी तरह से कंफ्यूज छोड़ते हुए। पर जाते जाते वो पीछे देखता है और उसे एक इशारा देता है, जैसे कह रहा हो कि ये सब प्लान का ही हिस्सा था। अभी बैंक्वेट से बाहर आते हुए ये फैन सिचुएशन को मन ही मन एनालाइज करता है। आज यूफी को कॉम्प्रोमाइज क्लियरली दिखाता है कि उसे किसी ने फोर्स किया है, चाहे ये फैमिली के फायदे के लिए क्यों ना हो। मैं शुआन फैमिली की पावर किसी और के हाथों में नहीं जाने दे सकता। अभी ये सोच ही रहा होता है कि अचानक वैंग फुगोई पीछे से आकर उसे जोर से पकड़ लेता है और चिल्लाता है, ब्रदर फैन तुम होश में हो क्या, बता दो यार, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये देखकर ये फैन मन ही मन बोलता है, इस बंदे को कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये फैन तुरंत अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करता है और वैंग फुगोई को धक्का दे देता है। ब्रदर वैंग तू बार बार क्यों पूछ रहा है कि मैं होश में हूँ या नहीं, अभी दिन का टाइम है, मैं कब सोया। फिर गुस्से में उसे धक्का देते हुए बोलता है, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, मुझे दूर रहे। और मन ही मन सोचता है, अगर तू चिपका रहा तो मैं किसी का रेस्क्यू कैसे करूंगा। पर वैंग फुगोई मानना ही नहीं चाहता। वो ये फैन का हाथ पकड़कर सीरियस टोन में बोलता है, भाई झूठ बोलना बंद कर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इधर जैसे ही तूने काउंटडाउन खत्म किया उधर ली यूनियांग खत्म हो गया। तभी ये फैन साइलेंटली प्रेसिडेंट शाओ को इशारा करता है, शुआन यूफी के फादर शुआन जैंगाओ का इन्वेस्टिगेशन किया जाए। प्रेसिडेंट शाओ तुरंत हिंट समझ जाते हैं। वो हाँ में सिर हिलाते हैं और तुरंत लीहू को ऑर्डर देते हैं, पता लगाओ शुआन जैंगाओ कौन सा हॉस्पिटल में और उसकी करंट कंडीशन क्या है। ऑर्डर सुनते ही लीहू तुरंत एक्शन मोड में आ जाता है। ये फैन की कैपेबिलिटी देखकर लीहू गहरी सोच में पड़ जाता है और मन ही मन एनालाइज करता है, बॉस जैसे तेज दिमाग वाला बंदा सिर्फ एहसान चुकाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगा। क्या यंग मास्टर ये को पहले से ही सब समझ आ गया था। लगता है अब से हमें यंग मास्टर ये को लिविंग बुद्धा की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट शिया रिपोर्ट देते हैं, जुआन जैंगाओ फिलहाल थर्ड पीपल्स हॉस्पिटल में है, हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। ये बोल के वो ये फैन के लिए कार का दरवाजा खोलते हैं। सब जन कार में बैठते वैंग फुगोई प्रेसिडेंट शिया की कंसर्न देखकर उसके टांग खींचना शुरू करता है। ओल्ड शिया तू इतना स्वीट क्यों बन रहा है, वो मेरे भाई का एक्स फादर इन लॉ है, तेरा उससे क्या लेना देना। प्रेसिडेंट शिया हिचकिचाते हैं, मैं तो
पर फुगोई बीच में ही काट देता है, कहीं तू मेरे एक्स सिस्टर इन लॉ पे लाइन तो नहीं मार रहा? देख कंट्रोल में रह वरना एक घूसा पड़ेगा तुझे। इसी मजाक मस्ती के बीच ली हु सीरियस रिपोर्ट देता है। मुझे न्यूज मिली है कि ली यूंगलैंग की अचानक डेथ के बाद लुई और शुआन फैमिली का मैरिज अलायंस खत्म हो चुका है और इस डर से कि शुआन यूफी कंट्रोल ले लेगी, शुआन ज़ेंगाओ को जल्दी से कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है। ये सुनते ही वैंग फुगोई भड़क जाता है। वो बूढ़ा अंकल अभी भी नहीं मानता, अभी भी मेरे एक्स सिस्टर इन लॉ को लेवरेज बना के रखना चाहता है। प्रेसिडेंट शिया उसे शांत करते हैं, चिंता मत करो, मैंने पहले ही लोग भेज दिए हैं उन्हें रोकने के लिए। ये सब सुनकर ये फैन हल्का सा मुस्कुराता है और सोचता है, मुझे पता था अंकल ज़ैंगू इतने आसानी से अपना ट्रम्प कार्ड नहीं छोड़ेगा, अब बस ये देखना है कि कौन ज्यादा चालाक है। फिर सीन शिफ्ट होता है थर्ड पीपल्स हॉस्पिटल पर और वो लोग वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजे पे खड़े ब्लैक सूट बॉडीगार्ड उन्हें रोक कर चिल्लाता है, तुम लोग कौन हो? प्रेसिडेंट शुआन के ऑर्डर के बिना शुआन ज़ेंगाओ को यहाँ से नहीं ले जा सकते। उनकी ये अकड़ देखकर वैंग फुगोई आगे बढ़ता और गरजते हुए बोलता है, ऑर्डर? तेरा ऑर्डर भाड़ में जाए, मेरे बॉस के फादर इन लॉ के साथ बदतमीजी। बॉडीगार्ड पलट कर बोलता है, ओए प्रेसिडेंट ज़ेंगाओ का ऑर्डर ना मानने का मतलब तू ही मौत को बुला रहा है। पर उसका सेंटेंस पूरा होने से पहले ही वैंग फुगोई उसे बेकार कचरा बोलता है और एक जबरदस्त घुसा मारता है और फिर दोनों बॉडीगार्ड सीधे जमीन पर गिर जाते हैं। रास्ता साफ होते ही फुगोई बोलता है, ब्रदर फैन चलो अंदर चले। पीछे खड़ा प्रेसिडेंट शिया ये देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है, ये सिंपल दिखने वाला ब्रूड भी कम नहीं है, यंग मास्टर ये के साथ रहने वाले लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पर तभी कुछ अजीब होता है, ये फैन तेजी से रूम के अंदर घुसता है और तुरंत दरवाजा लॉक कर देता है। बाहर खड़ा वैंग फुगोई कंफ्यूज हो जाता है और दरवाजा पीट कर चिल्लाता है, अरे यार अंदर से लॉक क्यों कर दिया? अंदर रूम में ब्रदर ये फैन का एक्सप्रेशन काफी सीरियस होता है। बेड पर शुआन फैमिली के पेट्रियार्क शुआन यूफी के फादर शुआन ज़ेंगाओ पड़े होते हैं। फिर ये फैन ध्यान से उनकी कंडीशन चेक करता है और उनको एनालाइज करता है, उनकी आंख चेक करके और उनकी नर्व्स चेक करके। इन लोगों ने 17 तरीके का पॉइजन यूज किया है, ये लोग वाकई बहुत निर्दयी है। ये देखकर उसे पुरानी यादें याद आ जाती है। वो सोचता है, मुझे पहले से ही पता था उस कार एक्सीडेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, इंजरी सिर्फ ऊपर ऊपर की थी। फिर भी उन्होंने 17 पॉइजन का कंपाउंड मिक्स यूज करके शुआन ज़ेंगाओ को इतना सालों तक अनकॉन्शियस रखा। ये फैन समझ जाता है कि ये मामला कितना डेलिकेट है और वो सोचता है, इतना कॉम्प्लेक्स पॉइजन डिटॉक्सिफिकेशन में जरा सी भी गलती हुई तो जान जा सकती है। पर तभी उसकी आंखों में कॉन्फिडेंट चमक आती है और वो खुद से कहता है, ड्रैगन पैटर्न पेंडेंट की विरासत को इतना सिंपल पॉइजन हरा नहीं सकता। ये सोच के वो तुरंत अपनी नीडल्स निकालता है और टेक्निक एक्टिवेट कर देता है, 13 गोस्ट नीडल कवरेज। और जैसे ही वो नीडल शुआन ज़ेंगाओ के बॉडी में डालता है, उनका इफेक्ट तुरंत दिखने लगता है। पॉइजन उसके शरीर से उंगलियों के रास्ते बाहर निकलना लगता है। फिर बेड पर पड़े शुआन ज़ेंगाओ के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकलती है। धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलता है और ये फैन को देखकर उसका नाम लेता है, शुआन शुआन ये फैन। उन्हें होश में आता देख ये फैन आगे बढ़ता है और बोलता है, अंकल शुआन मैं। लेकिन उससे पहले ही बाहर से एक आवाज आती है जो पूरे माहौल को टेंस कर देती है। यहाँ मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, सारे सिविलियंस तुरंत जगह खाली करें, जो कोई ऑर्डर नहीं मानेगा उसे गोली मार दी जाएगी। ये सुनकर ही एफन शॉक हो जाता है और सोचता है, क्या मिलिट्री भी इस सब में शामिल है? तभी अचानक गाओफे नाम का एक मेजर अपने सोल्जर्स के साथ आ धमकता है और चिल्लाता है, सारे लोग तुरंत मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन लीहू उसे रोक लेता है और बोलता है, ये प्राइवेट विंग है, ये फैन के परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। ये सुनते ही मेजर गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपने आदमियों को गन सेम करने का इशारा करता और लीहू से पूछता है, क्या तुझे मरने का शौक है? पर लीहू जरा भी नहीं घबराता और शांत आवाज में बोलता है, पहले प्रॉपर पेपर वर्क दिखा वरना तुम अंदर नहीं जा सकते। ये सुनते ही मेजर के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ धमकाने आया था, उसके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ही नहीं। इसलिए वो एक ब्लफ करता है, ये सीक्रेट ऑपरेशन है, अगर तुम नहीं हटोगे तो गोली ये नहीं देखेगी कौन सही है कौन गलत। ये सुनकर हेड ऑफ सिक्योरिटी लीहू अपने लोगों को ऑर्डर देता है, अपने अपने हथियार संभालो, देखते हैं ये सोल्जर्स लॉ कितना तोड़ सकते हैं। पर तभी हमारा ये फैन बाहर आ जाता है। इतने सारे सोल्जर्स को देखकर थोड़ा सरप्राइज लगता है। ये फैन एक सोल्जर के पास जाता है और बिल्कुल बेवकूफ बन के मासूमियत से पूछता है, भैया ये गन असली वाली है क्या? वो सोल्जर ये फैन के एटीट्यूड से इरिटेट हो जाता है और चिल्लाता है, क्या तुझे मरना है लड़के, तुरंत रास्ते से हट जा। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट गिरने का नाटक करता है, जैसे कि उसका पैर फिसल गया हो और उसकी पॉकेट से एक सोने का सिक्का गिर जाता है। सिक्का फ्लोर पे लुढ़कता हुआ आगे बढ़ता है, जिसमें एक जानवर का निशान और कुछ सितारे बने होते हैं। फिर एक सोल्जर आगे बढ़कर उस सोने के सिक्के को लात मार देता है और दूसरी तरफ उड़ा देता है।
उनका मेजर नीचे जमीन पर पड़े सिक्के को देखता है और सोच में पड़ जाता है, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है मुझे। उसका एक सोल्जर सिक्के को उठाता है और बोलता है, इस पे टर्टल बनाया और 4 सोने के सितारे हैं। वो हंसकर बोलता है, लगता है ये कोई टॉय है जिसे इस इडियट ने कचरे से उठाया होगा और वो उसे कचरे के डिब्बे में फेंकने वाला होता है। ये देखकर उसका मेजर पूरी तरह से घबरा जाता है और चीख पड़ता है, रुको। वो तुरंत डाइव मार के जमीन पर फिसलता हुआ गिरता है और ट्रैश कैन में गिरने से पहले उस सिक्के को छीन लेता है। उस सिक्के को देख के उसकी आंखें फैल जाती है और वो बोलता है, ये तो जुआन वू वॉरजोन के 4 सेलेस्टियल किंग के कमांड सिंबल है। इस टोकन की अथॉरिटी तो 4 स्टार जनरल को भी सरपास करती है। सोल्जर हैरान होकर मेजर को पूछता है, सर आपको क्या हो गया है? लेकिन मेजर को याद आ जाता है कि ये सिक्का ये फैन की पॉकेट से गिरा था। उसी पल उसे सब कुछ क्लियर हो जाता है, वो फूल असल में जुआन वू के 4 सेलेस्टियल किंग में से एक है। फिर 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना मेजर सभी सोल्जर्स को घुटनों पर गिरने का ऑर्डर देता है। उसका ये ऑर्डर सुन के सोल्जर्स पूरी तरह से स्टन रह जाते हैं। फिर वो ये फैन को अपना सिर झुकाकर बोलता है, सेलेस्टियल किंग हम 1000 मौत के लायक है, हमें बहुत बड़ी गलती हो गई। ये देखकर और रियलाइज करके कि बाकी सारे सोल्जर्स भी घुटनों पर गिर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। ये फैन ये पूरा सीन देखकर हल्की से मुस्कान के साथ खड़ा रहता है, पर ये फैन अपनी एक्टिंग जारी रखता है और पूछता है, अरे अभी से न्यू ईयर के लिए क्यों झुक रहे हो? मेजर अपने घुटनों के बल कांपते हुए बोलता है, माफ कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। ये फैन सिक्का वापस लेता है और बच्चों जैसे मुस्कान के साथ बोलता है, ये तो बहुत चमक रहा है, जरूर बहुत ही कीमती होगा। फिर वो मेजर के कान के पास झुककर धीरे से बोलता है, किसी को मत बताना, नहीं तो लोग मेरी गोल्ड चुरा लेंगे। मिलिट्री मेजर आदमी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, समझ ही नहीं पाता ये बंदा सच में बेवकूफ है या सिर्फ नाटक कर रहा है। लेकिन एक पल के लिए ये फैन का मांस गिर जाता है, उसकी आंखों में ठंडी और खौफनाक हो जाती है। मेजर का दिल कांप जाता है, उसे समझ आ जाता है कि ये फैमिली का ये यंग मास्टर कोई इडियट नहीं है, वो शुरू से ही डम बनने का खेल खेल रहा था। फिर वो तुरंत ही वहां से निकल जाता है, ये वादा करते हुए कि वो सेलेस्टियल किंग का हर ऑर्डर पालन करेगा। और हमारा हीरो ये फैन सोल्जर्स को एक गूफी सा वेव दे देता है और गुड बाय बोलता है। पर जाते जाते मेजर उसे एक वार्निंग देता है, शुआन ज़ेंगू उसे संभाल के रहना, ये सब उसी का प्लान था। बाद में वैंग फुगोय पूछता है, क्या ये सेलेस्टियल किंग का सिंबल है जो अंपायर की अथॉरिटीज रिप्रेजेंट करता है? लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत फिर से अपने कैरेक्टर में आ जाता है और सिक्का छुपा कर बोलता है, अरे नहीं, ये भी मेरी गोल्ड चुराना चाहता है। वैंग फुगोय अपने आप को डिफेंड करते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ उसे देखना चाहता था बस। दूर से यूफी के फादर कॉरिडोर में ये फैन और उसके दोस्त की मस्ती को देख रहे थे। वो अपने सिर को पकड़कर एक सांस भर कर सोचता है, उस शुआन ज़ेंगू ने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका बर्बाद कर दिया, ऐसा दामाद दोबारा कहाँ मिलता। आगे वो चिंता में पड़ जाता है क्योंकि ये फैन ने उसे बेहोश बनने का कहा था और अब वो अपनी बेटी को खतरे के बारे में भी वार्न नहीं कर सकता। फिर भी वो बेड से उठता है, आंखों में एक डिटर्मिनेशन के साथ कुछ ना कुछ करने का फैसला करता है। तभी अचानक उसके कान में एक आवाज पड़ती है और जैसे ही वो देखता है उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है क्योंकि उसकी बेटी यूफी आखिरकार वहां पहुंच चुकी होती है। जुआन यूफी भागती हुई अंदर आती है और घबराहट में पूछती है, पापा ठीक तो हो ना, आपकी कंडीशन कैसी है? वैंग फुगोय उसे तसल्ली देता है और बोलता है, चिंता मत करो, ये फैन ने तुम्हारे घटिया अंकल के भेजे हुए गुंडों को भगा दिया है। जुआन यूफी अपनी आंखों में आंसुओं के साथ हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखती है और भरी हुई आवाज में बोलती है, ये फैन तुमने फिर से मेरी मदद की, एक बार फिर। जज्बात में बहकर जुआन यूफी उसे गले लग जाती है और ये फैन के गालों पर एक करारा किस कर देती है। ये फैन तुरंत उसे पीछे धक्का दे देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और वो बोलता है, मेरी वाइफ सुइक्शु ने मुझे मना किया है कि मैं दूसरी लड़कियों को ऐसा कुछ करने दूं, और वैसे भी तुम मेरी वाइफ नहीं हो इसलिए तुम ये नहीं कर सकती। ये सुनते ही यूफी फूट फूट कर रोने लगती है, वो अपनी ही कमजोरी को दोष देने लगती है और कहती है, ओ राइट, मैं अब ये फैन की पत्नी नहीं रही, मेरी अपनी कायरता की वजह से मैंने उसे बार बार हर्ट किया है, मैं इस सफरिंग के हकदार हूँ, मैं सच में उसकी बीवी बनने के लायक नहीं हूँ। ये देखकर वैंग फुगोय उसे समझाने की कोशिश करता है और बोलता है, तुम अपने आप को इतना क्यों सता रही हो? लेकिन यूफी आंसू पोंछकर खड़ी होती है, आंखों में पक्का इरादा होता है और कसम खाती है, ये फैन मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, आज मैं आसमान की कसम खाती हूँ कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी में सिर्फ तुम्हारी ही रहूंगी। ये सुनते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट ये फैन उसे तुरंत रोक देता है और सीधा बोलता है, मैं मना करता हूँ, वैसे भी तुमने ही मुझे पहले छोड़ा था और अब तो मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ सुइक्शु ने तो मुझे बेटा देने का भी वादा कर दिया है।
ये सुनकर सुइक्शु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि दोनों के बीच कुछ काफी ज्यादा ही हो चुका है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता इस बात पर। बेबस होकर वो उसका हाथ अपनी दोनों पहाड़ियों के बीच रखती है और बोलती है, ये फैन वो जो कुछ भी कर सकते हैं मैं भी कर सकती हूँ। पर तभी अचानक उनके पीछे से एक औरत की आवाज आती है और उसका नाम पुकारा जाता है, ये फैन। उनके पीछे ये फैन की वाइफ सुइक्शु बिल्कुल ड्रामा के बीच आ खड़ी होती है। सुइक्शु का चेहरा देखकर ही लगता है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है ये फैन से। सुइक्शु ये फैन को अपनी तरफ खींच लेती है और जुआन यूफी को बोलती है, मुझे पहले से पता है कि तुमने ये फैन का इस्तेमाल करके शादी से कैसे बचा और फिर उसे सबके सामने धोखा दिया। ये फैन की अब 7 पत्नियां हैं जो उसे सच में प्यार करती है। वो तुम्हारी जैसी विशियस और शैलो वुमन की तरफ देखेगा भी नहीं। ये सुनकर जुआन यूफी को कुछ समझ ही नहीं आ पाया। उसने अपनी आंखें फैला ली और अपनी बाजू मानते हुए रखते हुए बोली, नहीं नहीं मैं तो बस। वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी सुइक्शु यूफी को देखकर कहती है, तुम यहाँ से चली जाओ। और वैसे भी भाभी लिंगलोंग वापस आ रही है, वो इतनी नरम दिल की नहीं होगी। आंखों में आंसुओं के साथ जुआन यूफी कहती है, ये फैन मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारा दिल बदलने की। मैं वापस आऊंगी सिर्फ तुम्हारे लिए। जैसे ही यूफी वहां से जाती है, हमारा प्रोटैगनिस्ट एक्साइटमेंट में पूछता है, क्या वाइफ लिंगलोंग सच में आ रही है? सुइक्शु उसे जोर से पिंच करती है और बोलती है, सिस्टर लिंगलोंग होली डॉक्टर को ला रही है जो तुम्हारा इलाज करेंगे। और जैसे ही तुम ठीक हो जाओ मैं देखती हूँ तुम कैसे दूसरी औरतों के साथ फ्लर्ट करते हो। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है, होली डॉक्टर के सपोर्ट से मैं फाइनली अपनी वाइफ सुइक्शु की कंपनी की मदद कर पाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है शाम के वक्त एयरपोर्ट पर, जहाँ एक प्लेन लैंड होने ही वाला होता है। वहाँ हमारा प्रोटैगनिस्ट ये फैन और उसका दोस्त वैंग फुगोई बेचैनी से अपनी वाइफ लिंगलोंग का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी प्रेसिडेंट शिया सबको अलर्ट करते हुए बोलते हैं, हाई अलर्ट पे रहो सब जन, काफी दुश्मन नहीं चाहते कि वो रिकवर हो जाए। वैंग फुगोई पूछता है, क्या दुश्मन इतना पागल होंगे कि होली डॉक्टर पर अटैक करे? वो तो नेशनल ट्रेजर है। लियू सीधा सीधा जवाब देता है, ऑफ कोर्स वो करेंगे। मेरे आदमियों ने बोला है कि 20-30 सस्पिशियस लोग देख के हैं, उनमें कई मार्शल आर्ट्स मास्टर्स भी शामिल है। ये सुनकर फुगोई चौंक जाता है और वो बोलता है, अगर हम साथ में मिलकर भी फाइट करें तो भी हम उनको हरा नहीं पाएंगे। ये सुनकर ये फैन को एहसास होता है, सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ काफी नहीं है, मुझे लॉयल और कैपेबल सबऑर्डिनेट्स चाहिए। वो तुरंत प्रेसिडेंट शिया की तरफ देखते हैं और दोनों के बीच एक समझदारी भरी नजर एक्सचेंज होती है। प्रेसिडेंट शिया अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि छोटे लोगों को पहले निपटाओ, स्ट्रॉन्ग वालों को मैं खुद संभाल लूंगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट फ्लाइट इंफॉर्मेशन बोर्ड की तरफ देखता है, अराइवल का इंतजार करते हुए। अपनी आंखों में पक्का इरादा लिए वो जो भी होने वाला है उसके लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ एक मोटा सा हेंचमैन अपने बॉस को बताता है, सर हमारे ज्यादातर लोगों से कांटेक्ट टूट चुका है। मुझे डर है कि उस शिया ने अपने फैमिली सबऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके उन्हें टेक डाउन किया है। उसका बॉस गुस्से में पूछता है, कितने आदमी बचे हैं? हेंचमैन डरते डरते जवाब देता है, सर मुझे मिला के सिर्फ 3। ये सुनते ही विलन गुस्से से उसे थप्पड़ मार देता है और बोलता है, नकारा कचरा कहीं के। वो बेचारा हेंचमैन अपना गाल पकड़कर कांपते हुए बोलता है, प्लीज सर गुस्सा मत करो। विलेन अपने दांत पीसते हुए कहता है, टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है अभी हमारे पास, होली डॉक्टर अभी आने ही वाले होंगे। फिर वो तुरंत ऑर्डर देता है, ये फैन और उसके ग्रुप को तुम संभालो, होली डॉक्टर को मैं खुद संभालूंगा। हेंचमैन उसका ऑर्डर सुन के एग्री करते हुए बोलता है, यस बॉस। फिर वो विलन अंदर ही अंदर सोचता रहता है, कैबिनेट एल्डर का ऑर्डर है, होली डॉक्टर को हर हाल में रोका जाना चाहिए। एयरपोर्ट के दरवाजे से धीरे धीरे यू लिंगलोंग और ले शिंजू बाहर निकले और भीड़ के बीच में खड़े हो गए। मिंग वोंग ने अपने चश्मे को थोड़ा सा ऊपर किया और मनी मन साजिश रचने लगा। आखिर में वो एक नेशनल लेवल मास्टर है। पहले ले शिंजू को डरा देता हूँ ताकि उसे समझ आ जाए कि पीछे हटना ही बेहतर है। अगर फिर भी जिद करके यून सिटी जाकर ये फैन को बचाने की कोशिश करे तो बिना दया के उसे मार देंगे। इसी वक्त ये फैन ने आगे की तरफ धीरे से उंगली उठाई और बोला, लगता है वो लोग निकल रहे हैं। अचानक 2 लोग आगे आकर रास्ता रोक लेते हैं। वोंग फुगोई बाहें सिकोड़ कर बोलता है, हिम्मत कैसी है हमारी प्लानिंग खराब करने की, बड़े ही हिम्मती लगते हो। उसकी ठंडक से बिल्कुल उलट दोनों सामने वाले लोग शातिर मुस्कान के साथ उकसाने लगे। ये देखकर वैंग फुगोई की आंखों में ठंडी सी जानलेवा चमक आ गई, तुम लोग। पर अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मोटा वाला अचानक आगे झपटा और सीधा घूसा मार दिया। वैंग फुगोई चौंक कर साइड में हट गया और थोड़ा कॉमिक अंदाज में बोला, अरे ये तो छुपा हुआ अटैक था। घूसे के रास्ते पर नजर गई तो देखा दाहिने तरफ का एक बड़ा सा पिलर टूट चुका था, बीच में एक बड़ा गड्ढा बन गया था। वो मंजर देखकर उसके दिल में झटका सा लगा, क्या ये मार्शल कंट्रोल लेवल मेरे बराबर है?
उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि पतला वाला घूमकर लात मारने आ गया। एक पल में ही वैंग फुगोई पीछे झुककर बच गया, लेकिन तुरंत ही मोटा वाला फिर से आया और भारी मुक्का सीधा उसके पेट में दे मारा, जिससे बचना मुमकिन ही नहीं था। प्रेसिडेंट शिया तुरंत आगे बढ़े और धीमी आवाज में पूछा, सब ठीक तो है? वैंग फुगोई की आंखों में दरंदगी चमकी। सामने वालों को देखते ही उसने तुरंत हिसाब लगाया, 1 के मुकाबले 2 और दोनों मार्शल एक्सपर्ट, ये थोड़ा मेहनत वाला काम होगा। इसी बीच मिंग वोंग भीड़ में घुल चुका था और तेज कदमों से निकल रहा था। चलते चलते उसके होठों पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। बस वैंग फुगोई और जिया निपट जाए, बाकी वो इडियट कोई खतरा ही नहीं। इसी वक्त ये फैन चुपचाप उसके पीछे पीछे भागने लगा। बड़े भाई कहाँ भाग रहे हो? मेरे टेडी बियर ले लिया, वापस करो। तभी मोटा वाला जोर से हंसा और घूसा उठा लिया। हा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वैंग फुगोई ने दांत बीच कर दोनों हाथ ऊपर किए और गाड़ लिया। इसी पल ये फैन ने ठंडी आवाज में उंगली चटकाई। स्नैप! एक छोटी सी तीर तेजी से उड़ी और सीधा मोटे वाले को लगी। उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। दिल में घबराहट की लहर उठ गई। मेरा शरीर हिल क्यों नहीं रहा? जब लग रहा था कि अगला वार पड़ेगा, वैंग फुगोई ने देखा कि वो आदमी बिल्कुल मूर्ति की तरह जम गया है। उसकी आंखों में चमक आ गई। परफेक्ट मौका। उसने सीधा जबरदस्त घूसा मोटे वाले के सिर पर दे मारा और उसे बिल्कुल ढेर कर दिया। मारते हुए वो खुशी से चिल्लाया, वाह, मेरे टायरेंट ऑरा से दुश्मन इतने डर गए कि हिल भी नहीं पाए। ये देखकर पतला वाला कांप उठा। मन ही मन खौफ भर गया उसके। नहीं, ये कैसे हो सकता है? इसे तो हमारे बराबर होना चाहिए। इसी वक्त वैंग फुगोई जानलेवा नजर के साथ उसकी तरफ मुड़ा। पतले वाले का चेहरा सफेद बढ़ गया। मत आना इधर। बस कुछ ही वारों में उसका चेहरा सूज चुका था और उसमें लड़ने की ताकत ही नहीं बची। दोनों का काम निपटा कर वैंग फुगोई ने आराम से हाथ झाड़े और बेबसी से सांस ली। क्या ही करे, ये अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। अचानक उसने एक तेज आवाज सुनी, किसी ने मेरा टेडी बियर चुरा लिया। ये फैन रोते चिल्लाते हुए भागता आ रहा था। मत जाओ, मेरा टेडी बियर वापस करो। ये सुनती आसपास की भीड़ भड़क उठी। चश्मा पहने सीधा सा लगता है और बच्चों का खिलौना चुरा लिया। कितना घटिया इंसान है, पकड़ो इसे। भीड़ को अपनी तरफ बढ़ता देखकर मिंग वोंग का चेहरा बदल गया। उसने चिल्लाकर कहा, हट जाओ रास्ते से। मन में गुस्से और घबराहट के साथ वो भागा। मैंने कब टेडी लिया? ये इडियट पागल है क्या? उसके पास इन बेवकूफी के लिए टाइम नहीं था। बस दूसरी तरफ रीइंफोर्समेंट से मिलकर यू लिंगलोंग की डिफेंस तोड़ने और ले शिंजू का काम तमाम। उसने पीछे देखा तो ये फैन अभी भी पीछे पड़ा हुआ था। मिंग वोंग के होठ टेढ़े हो गए। अब देखो कैसे इस इडियट को छुटकारा देता हूँ। उसने तुरंत अपनी लाइट फुटवर्क लगाई और सीधा दौड़ लगा दी। मन ही मन वो हंसा। हा, स्पीड और एजिलिटी मेरी स्पेशलिटी है। तभी पीछे से एक पहचानी हुई आवाज गूंजी, टेडी बियर, मेरा टेडी बियर। मिंग वोंग ने हैरानी से पीछे देखा। क्या तो अभी भी यही है? ये फैन धीरे धीरे बोला, बड़े भाई भाग क्यों रहे हो? इतना डर क्यों रहे हो? मिंग वोंग ने आगे एक नजर डाली जहाँ ले शिंजू बिल्कुल क्लियर दिख रहा था और मन ही मन सोचा, नहीं, फोकस मत खोना, अभी तो हमें ले शिंजू को पकड़ना है। टारगेट बिल्कुल पास देख के वो जोर से चिल्लाया, मिस्टर ले। पर उसी पल ये फैन का हाथ बिजली की तरह आया और सीधा उसकी टांग पकड़ ली। अचानक लगे झटके से मिंग वोंग का बैलेंस बिगड़ गया और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। ये फैन खुशी से दौड़ता हुआ पास आया और बोला, आखिर पकड़ लिया, मेरा टेडी वापस दो। उसी पल यू लिंगलोंग ने हल्की सी आवाज में कहा, ये फैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये फैन तुरंत घुमा और उंगली उठाते हुए इल्जाम लगाया, यू लिंगलोंग, मेरी वाइफ बिल्कुल टाइम पर आ गई, इसी ने मेरा टेडी चुराया है। बिना वजह के इल्जाम से मिंग वोंग गुस्से से कांप उठा और चिल्ला पड़ा, निकल यहाँ से, मैंने तुम्हारा कोई टेडी नहीं लिया, अब दफा हो जाओ। दोनों को जोर जोर से झगड़ते देख यू लिंगलोंग का चेहरा एक पल के लिए शांत हो गया और उसने सोचा, ये बंदा। तभी ये फैन ने अपने बाहें चढ़ाकर और चिढ़ाते हुए कहा, तुमने ही लिया है, अभी के अभी वापस करो। मिंग वोंग का चेहरा और अंधेरा हो गया और उसने पल भर में कैलकुलेशन कर ली। ऊपर वालों का ऑर्डर है कि ले शिंजू को ये फैन का इलाज करने से रोका जाए, तो अगर ये फैन को ही मार दिया जाए तो काम तो यही हो जाएगा, और अगर मार ना पाए तो उसे अपाहिज कर देना भी काफी होगा। ये सोचकर उसने तुरंत ये फैन पर अटैक कर दिया। इसी बीच ये फैन इरिटेट होकर बोलता रहा, वापस करो, मेरा टॉय चुरा के शर्म नहीं आती। ये फैन को बिल्कुल भी नुकसान ना होता देखकर मिंग वोंग डर से कांप गया। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है, मेरी ची ने तो इसका बॉडी सील कर दिया था, कोई रिएक्शन ही नहीं। उसी वक्त ये फैन ने ठंडे अंदाज में उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखें अंधेरी हो गई और धीमी आवाज में बोला, बुरे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। ये सुनते ही मिंग वोंग घबरा गया। क्या? अगले ही पल ये फैन का चेहरा सख्त हो गया और उसने बड़ी बेरहमी से उसकी कलाई मोड़ दी। तुरंत एक तेज एनर्जी का झटका लगा और मिंग वोंग दर्द से चिल्लाने लगा, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी कल्टीवेशन को क्या हो गया? तेज दर्द ने उसे घुटनों पर गिरा दिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो चिल्ला उठा, ये कैसे हो सकता है, मैं सीधा सेक्ट मास्टर लेवल से गिरकर मार्शल कंट्रोल लेवल पर आ गया।
अचानक मिंग वोंग ने खुद को संभाला और ये फैन के कॉलर को पकड़कर दहाड़ा। तुमने मेरे साथ क्या किया, अभी के अभी बताओ। तभी पीछे से एक ठंडी फोर्स ने वार किया और यू लिंग लोंग की आवाज गूंजी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे आदमी को छूने की, अपनी मौत खुद बुला रहे हो। मिंग वोंग घबराकर रिफ्लेक्स में अटैक ब्लॉक करने लगा। गुस्से और शर्म से भरा हुआ वो चिल्लाया, क्या तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? ठंडे पसीने उसके माथे पर आ गए और उसने जल्दी से सोचा, जब तक मैं जिंदा रहूं हमारे पास बहुत चांसेस मिलेंगे, अभी भागना ही बेहतर है। पर तभी उसका पूरा जिस्म जोर से कांप उठा, उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया। फिर एक ताजा खून का फुवारा मुंह से निकला और मिंग वोंग धड़ाम से जमीन पर गिर गया। ये देखकर यू लिंग लोंग हैरानी से बोली, मैंने तो सिर्फ पीक मार्शल कंट्रोल फोर्स यूज किया था, ये तो मर ही गया। उधर ये फैन का चेहरा सख्त था और वो मन ही मन सोच रहा था, इसका रेल्म इतना गिर चुका था कि फीमेल मार्शल वारकरी का एक वार कैसे झेल पाता। उसी वक्त होली फिजिशियन ले शिंजू ने सोच में पड़ते हुए दाढ़ी सहलाई। लगता है काफी लोग ये फैमिली को चैन से जीने नहीं देना चाहते। अचानक यूकाई उसके पीछे आ गया और धीमी आवाज में धमकाया, मिस्टर ले, बेहतर होगा यून सिटी छोड़ दो और ये फैन का इलाज बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हें तुम्हारी आखिरी यात्रा पर भेज देंगे। ये देखकर यू लिंग लोंग तुरंत चिल्ला उठी, मिस्टर ले संभाल के। लेकिन ले शिंजू सिर्फ हंसे और एक मंत्र जैसा कुछ किया। हाँ, तुम जैसे कचरे मुझे सिखाएंगे काम कैसे होता है। उसने हाथ हिलाकर सीधा अटैक कर दिया बोलते हुए, ये फैमिली बेहतर है, गड़बड़ तुम जैसे छोटे गुंडों की वजह से है। यूकाई भी बिना रुके पलटकर वार करता है, बूढ़े तुम खुद अपनी मौत बुला रहे हो। उसका ब्लेड बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा, सिर्फ एक नजर में सब कुछ खतरनाक लग रहा था, रंग तक जहरीला सा था। यूकाई के हाथों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई और खूनी इरादा फूट पड़ा। बचना चाहते हो, अब देर हो चुकी है। और कई अनगिनत ब्लेड नीडल्स एक साथ टूट पड़े। ले शिंजू का चेहरा बदल गया, इस गिनती और स्पीड के साथ मैं पक्का मर जाऊंगा। उसी पल यू लिंग लोंग जोर से चिल्लाई, ओल्ड मास्टर ले। उसका दिल ठंडा पड़ गया, ये फैन क्या सच में कोई उम्मीद नहीं। तभी अचानक ये फैन आगे बढ़ा और यूकाई को जोर से धक्का दे दिया। कौन है जो मुझे धक्का दे रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। यूकाई कुछ समझ ही नहीं पाया और सीधा आगे जाकर ले शिंजू और आने वाले अटैक के बीच घिर पड़ा। अटैक आता देख यूकाई चीख उठा, नहीं मत आना। और देखते देखते पूरा वार उसी पर पड़ गया। वो तुरंत खून उगलने लगा। उसकी सो कॉल्ड सुप्रीम बॉडी टेक्निक पूरी तरह फेल हो चुकी थी, बिल्कुल टूटकर बिखर गई। अगले ही पल यूकाई जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से तड़पता हुआ, हैरानी से चिल्लाया, इम्पॉसिबल। ये देखकर ले शिंजू भी स्टंट रह गया। वो मन ही मन सोचा, ये फूलदार शर्ट वाला आदमी शायद उनका आखिरी ट्रम्प कार्ड था, फिर इतनी आसानी से कैसे मर गया। उसी मोमेंट पर ये फैन एक्साइटमेंट में चिल्लाया, उठ और मुझसे खेलना क्यों बंद कर दिया बेवकूफ। ले शिंजू की नजर अचानक उस पर जा टिकी। उसने थोड़ा बाहें सिकोड़ी और सोचा, कहीं ये फैन तो नहीं। तभी यू लिंग लोंग ने ये फैन का कान पकड़ लिया। उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। वो ठंडी आवाज में बोली, ये फैन क्या तुम सच में जागे हो, मेरे साथ धोखा करने की हिम्मत कैसी हुई। ये फैन कराते हुए बोला, दर्द हो रहा है। पर मनी मन वो रिलीफ से भरा हुआ और सोच रहा था, मुझे पता था उसे फूल करना इतना आसान नहीं होगा। यू लिंग लोंग ने हल्की सी आवाज निकाली जब ये फैन अचानक से उसकी बाहों में घुस गया। उसने अपना चेहरा उसमें छुपा लिया और शिकायत करने लगा, दर्द हो रहा है, मेरी बीवी यू लिंग लोंग इतनी बुरी क्यों है। उसने ऊपर देखा, बिल्कुल मासूम बनने का नाटक किया और बोला, मेरी बीवी यू लिंग लोंग को तो घर आकर मेरे साथ सोना चाहिए ना, फिर मुझे देखते ही कान क्यों पकड़ लिया। भीड़ के बीच ये फैन की ये बेवकूफ और सीधी एक्टिंग देखकर यू लिंग लोंग शर्म से लाल हो गई। डोंट ऐसी बेवकूफी वाली बातें मत बोलो, उसने धीरे से डांटा। ये अभी भी बिल्कुल इडियट ही है। उसने सोचा, सबके सामने ऐसे बात कैसे बोल सकता है। फिर यू लिंग लोंग जल्दी से ये फैन को लेकर ले शिंजू के सामने खड़ी हो गई। मास्टर ले, मैं सब कुछ आपको सौंप रही हूँ, ये मेरा पति ये फैन है, उसने कहा। ले शिंजू ने सिर हिलाकर कहा, पहले किसी शांत जगह चलते हैं ताकि ये बूढ़ा आदमी उसकी जांच कर सके। कुछ मिनट बाद वो लोग एक प्राइवेट जगह में आ गए। जब सिर्फ दोनों ही थे, ले शिंजू ने ये फैन को अपने सामने बिठाया ताकि चेकअप आसान हो। ये फैन अपना हाथ आगे बढ़ा। उसने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल वैसे जैसे किसी बच्चे को मना रहा हो, अच्छा बनो, बाद में मैं तुम्हें लॉलीपॉप दूंगा। पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये फैन अचानक बिजली की स्पीड से आगे बढ़ेगा और ले शिंजू की कलाई पकड़ लेगा। फिर उसने शांत तरीके से उसकी सांस और पिछली रात की पीने की आदत चेक कर ली। उसने कहा, मिस्टर ले, आपकी पल्स 3 बीट तेज है, लगता है आप कुछ दिनों से ठीक से रेस्ट नहीं ले रहे। कल रात मिडनाइट के आसपास आपने ज्यादा स्ट्रॉन्ग शराब पी थी, है ना। अपना सीक्रेट खुल जाने पर ले शिंजू बुरी तरह शॉक हो गया। वो कांपते हुए ये फैन की आंखों में देखकर बोला, तुम्हें कैसे पता, कहीं तुम सच में बेवकूफ तो नहीं।
मासूमियत का मास्क उतारते हुए ये फैन ने शांति से कहा, हाँ मेरी स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी पूरी तरह से वापस आ चुकी है। मैं दोबारा जाग गया हूँ, बस फिलहाल बाहर वालों के सामने दिखावा कर रहा हूँ। अभी जो बॉडी टेक्निक उसने दिखाई थी उसे देखकर ले शिंजू समझ गया कि एयरपोर्ट पर जिसने उसे बचाया था वो सच में ये फैन ही था। जब मुझ पर पियर ब्लॉसम रेन हिडन वेपन का अटैक चल रहा था, तुमने कौन सा सुप्रीम फुटवर्क यूज किया था? वो हैरान था। वो टॉप टियर टेक्निक तो लोग जान देकर पाना चाहते हैं। ये फैन ने सपोर्ट मांगने के इरादे से कहा, जी हाँ, क्योंकि मुझे आपकी मदद 2 कामों में चाहिए। ले शिंजू और भी कंफ्यूज हो गया। इसका मार्शल भी इतना गहरा है, दवा में भी ये मुझसे आगे है, फिर भी इसे मदद किसी चीज के लिए चाहिए। ये फैन ने अपनी करंट सिचुएशन समझाई और दिल से गुजारिश की, अभी सिर्फ प्रेसिडेंट शिया को मेरी असली पहचान और ताकत का पता है। मेरे पास लोग बहुत कम है मिस्टर ले, मुझे आपकी मदद चाहिए। अपनी जान बचाने के एहसान और ये फैमिली के गहरे रिश्तों की वजह से ले शिंजू ने तुरंत वादा किया, मेरे पुराने दोस्त और तुम्हारे दादा सालों से साथ ही रहे हैं। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं कभी मना नहीं करूंगा। जो चाहिए था मिल जाने पर ये फैन ने चैन की सांस लिया और मुस्कुरा दिया। बहुत बढ़िया, सुइक्शु की कंपनी का ब्यूटी प्रिजर्विंग प्रिस्क्रिप्शन चुरा लिया गया है। मैं चाहता हूँ आप उसे एक नया प्रिस्क्रिप्शन दे दे। ले शिंजू थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करने लगा क्योंकि उसके पास ऐसा कोई खास ब्यूटी फॉर्मूला था ही नहीं। तभी ये फैन ने कॉन्फिडेंस के साथ एक खाली कागज उठाया, मेरे पास है। उसने पेन उठाया और उस पर एक खो चुका डिवाइन रेसिपी लिख दिया, साथ ही डिटेल्स इंस्ट्रक्शन भी दिए। यह हाई ग्रेड ब्यूटी प्रिजर्विंग फॉर्मूला संकन डाउन कैनन का लॉस प्रिस्क्रिप्शन है। याद रखना, फायर मंकी को बिल्कुल 323 डिग्री पर ही रखना और 8 मिनट तक सिमर करना, एक भी सेकंड का फर्क नहीं। कागज हाथ में लेते ही ले शिंजू की आंखें फैल गई। ये तो आम हर्ब्स है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन, ये तरीका तो कभी सुना भी नहीं। जितना ज्यादा वो इस मिराकुलस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ता गया उतना ही उसकी तारीफ करता गया। शानदार, सच में कमाल। ये बूढ़ा फिजिशियन अपनी पूरी जिंदगी में आखिरकार ये खोई हुई फॉर्मूला देख पाया। ये फैन की गहरी नॉलेज देखकर उसने तुरंत खड़े होकर एक बड़ा सा बॉव किया। ये फैन, क्या और कोई हुक्म है? ले शिंजू खुशी खुशी अपनी जान तक दाव पर लगा देगा। मनी मन वो हंसा भी, बस मुझे इस प्रिस्क्रिप्शन को ठीक से पकड़ने का मौका मिल जाए वही काफी है। ये फैन ने जल्दी से उसे उठा और फिर धीरे से अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट बताई, मिस्टर ले, इतनी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं। दूसरा काम ये है, आप मेरे दादाजी की सेहत का ख्याल रखें। ये सुनते ही ले शिंजू बेचैन हो गया। उसे लगा ये जिम्मेदारी उसके बस की नहीं। मैं डर है कि ये मेरे बस के बाहर है। उसका एक्सप्रेशन भारी हो गया, थोड़ी सी दया भी थी। मैं ओलिए का सालों से इलाज कर रहा हूँ। जवानी से ही उन्हें क्रॉनिक बीमारी थी और इस शौक ने उसकी बची कुची ताकत भी निकाल दी। अब और कुछ करना मुश्किल है। अगर उन्हें कुछ हो जाए तो वो मेरी ये नाकामी होगी। ये फैन शांति से बोला, आपने जो हो सकता था सब किया। मेरे दादा को बचाने के लिए हमें मॉडर्न मेडिसिन से काफी आगे के तरीके यूज करने पड़ेंगे। ले शिंजू उसके कॉन्फिडेंस से हक्का बक्का रह गया। वो बोला, क्या तुम्हारे पास कोई और रॉस्ट प्रिस्क्रिप्शन है? ये फैन ने कैजुअली सिल्वर नीडल्स का एक सेट निकाला और पूरे यकीन से बोला, मैं एक एक्यूपंक्चर रिजीम सिखाऊंगा जिसे ग्रैंडपा कम से कम 20 साल और जी सकेंगे। ले शिंजू की आंखें दहशत से ब्लैंक हो गई जब उसने देखा कि ये फैन क्या करने जा रहा है। अचानक स्पिरिचुअल फोर्स का आंधी सा सर्ज बाहर निकला, जैसे बॉडी का पूरा मेरिडियन मैप सामने आ गया हो। एक्यूपंक्चर पॉइंट्स अंधेरी रात के आसमान में चमकते सितारों जैसे जगमगाने लगे। पहली नीडल यही घुसी, 2 जॉन पॉइंट पर 3 फोन तक। ची फोर्स के झटके के साथ नीडल हल्की सी कांप रही थी और धीरे धीरे घूमकर ब्लड चैनल्स को स्टिमुलेट कर रही थी। दूसरी बुड्ढा की ग्रेट कंपैशन सीधी फोंगाई पॉइंट में घुसी। ची का एक ब्लास्ट वाइटल फंक्शंस को लॉक और सील करता हुआ। ले शिंजू इतना डर गया कि कुर्सी पर ही धंस गया, पूरा शरीर जम गया। ये घोस्ट वाली 13 नीडल्स हैं। डिवाइन फार्मर कैनन की खोई हुई सुप्रीम टेक्निक, घोस्टली वाली 13 नीडल्स। ये फैन ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी गहरी समझ की तारीफ की। मिस्टर ले, आप वाकई काफी डिसर्निंग है। ले शिंजू अचानक खड़ा हो गया और ये फैन के कंधे पकड़ लिए। ये एक्यूपंक्चर सेट इतना पावरफुल है कि यमराज से भी जिंदगी छीन लाए और मुर्दों को जिंदा कर दे। तुम 1 साल से इडियट बने थे, कैसे? उसकी दिमाग में तुरंत ही एक मिस्टीरियस मास्टर की याद चमकी और इस अजीब कोइंसिडेंस से उसका चेहरा बदल गया। 5 साल पहले साउथ वेस्ट में एक यंग मेडिसिनल इमोर्टल आया था जो मुर्दों को जिंदा कर देता था, फिर बिना निशान छोड़ के गायब हो गया। क्या वो तुम ही तो नहीं हो? हाँ, मैं ही हूँ वो। ये फैन को थोड़ी सी शर्म महसूस हुई। उसने नहीं सोचा था कि कोई अभी भी उसका नाम याद रखेगा जो उसने 5 साल पहले यूज किया था। सन्नाटे से भरे कमरे में एक सूखी सी आवाज गूंजी और ले शिंजो अचानक घुटनों पर गिर गया। उसने अपने हाथ जोड़कर शिष्य रिचुअल किया। ये शिंजो अपने गुरु को शिक्षा देने के लिए धन्यवाद करता है।
ये फैन घबरा गया और तुरंत उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। मिस्टर ले, आप क्या कर रहे हैं, उठिए। पर ले शिंजू उठने को तैयार ही नहीं था। दिल से गुजारिश करते हुए बोला, 5 साल पहले आपकी मेडिकल स्किल इतनी महान थी कि आप इस बूढ़े को सिखा सकते थे। आज आप मुझे गोस्ट वैली 30 नीडल्स दे रहे हैं। मुझे आपके पास रहकर सेवा करने दीजिए। और कोई रास्ता न देखकर ये फैन ने हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, प्राइवेट में जो चाहे करो, लेकिन दूसरों के सामने मुझे अभी भी ये फैन ही कहना। ले शिंजू ने इज्जत से फिर एक बार कहा, जी गुरुजी। मास्टर डिसाइपल रिश्ता बनाने के बाद ले शिंजू ये फैन की असली कंडीशन और गुरु की बीमारी को लेकर चिंतित हो गया। मैं जनरल यू और सुइक्शु को क्या बताऊंगा? ये फैन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, ये बात फैला दो कि मेरी कंडीशन धीरे धीरे सुधर रही है और जल्दी ही मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। ये फैन पहले अंधेरे में दुश्मनों के छुपे इरादे को समझ चुका था। पर्दे के पीछे जो दूरियां हिला रहे थे वो चुपचाप नहीं बैठने वाले थे। फिर सीन कट होता है जैंग फैमिली के मेंशन में। एक आदमी की गुस्से भरी आवाज गूंज उठी, बेकार लोगों का झुंड। इतने सारे आदमी फिर भी ले शिंजू को नहीं रोक पाए, सब साफ हो गए। अब ये फैन के जागने का चांस भी बन गया। अब ये फैमिली की ताकत तो अनस्टॉपेबल बन जाएगी। एल्डर जैंग ने गुस्से से कहा। उसका चेहरा देखकर दूसरे ने जल्दी से बात संभाली, एल्डर शांत हो जाओ। ले शिंजू कह रहा था कि उम्मीद है, बस नतीजा अभी पक्का नहीं। ये सुनकर एल्डर और भड़क गया। अगर नतीजा पक्का नहीं तो क्या ले शिंजू उस रेसिडेंस में ढोल बजा बजा कर दावत दे रहा होता? यून सिटी के सारे बड़े लोग वहीं जमा हो गए हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि बातें अनसर्टेन है? सिर्फ 15 साल की उम्र से ये फैन शिया ग्रुप का अनमैच एस रहा है। अगर वो सच में जाग गया तो और भी ज्यादा लोग ये फैन के पीछे खड़े हो जाएंगे। दूसरी तरफ से एक आदमी ने सुझाव दिया, लगता है हमें घास को जड़ से काटना ही पड़ेगा वरना हमारी प्लानिंग रुक जाएगी। सामने वाला एल्डर भी जोश में मान गया, साफ सुथरा काम होना चाहिए, इस बार तुम खुद जाओगे। वो आदमी इतना एक्साइटेड हो गया कि उसके चेहरे से मुस्कान गायब ही नहीं हो रही थी। उसे काफी टाइम से ये फैन से जलन थी। मेरा आदमी आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा एल्डर्स। इसी बीच ये फैन की तरफ वो सुइक्शु के 2 बड़े पहाड़ों में खुद को दफना कर रिफ्यूल कर रहा था। सुइक्शु माई वाइफ, चिंता मत करो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। सुइक्शु मीठी आवाज में बोली, अच्छा बच्चा बनो और दवाई ले लो लिटिल फैन, फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। जब माहौल थोड़ा ज्यादा ही कोजी हो रहा था तभी यू लिंगलोंग अचानक वहां आ गई। सुइक्शु, तुम दोनों ने एक साथ कुछ नहीं किया राइट? ये सुनते ही सुइक्शु थोड़ा घबरा गए और जल्दी से ये फैन को छोड़ दिया। सिस्टर यू लिंगलोंग, नहीं ये मत पूछो। लेकिन यू लिंगलोंग क्लियरली मजाक उड़ा रहे थे। हमने ये फैन से शादी उसकी लीनियज आगे बढ़ाने के लिए तो की है ना? तो तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रही हो? अभी अचानक ये फैन आगे बढ़ा और यू लिंगलोंग को गले लगा लिया। वाइफ यू लिंगलोंग, क्या तुमको भी चाहिए? वो शरारती अंदाज में पूछता है। उसके हाथ हर जगह को टटोलने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने कहा, मेरे साथ रहना काफी कंफर्टेबल है यू नो। यू लिंगलोंग ने उसके टच से कांपते हुए कहा, जाने दो, मुझे इस तरह छूना बंद करो। यू लिंगलोंग बिना पीछे देखे तेजी से बाहर चली गई और बोली, इसके बजाय अपनी सुइक्शु के साथ रहो, अभी मेरी बारी नहीं है। ये फैन भी पीछे से उसे टीज करते हुए बोलता है, लगता है वाइफ यू लिंगलोंग शर्मा रही है। बाहर निकलने के बाद यू लिंगलोंग का शरीर अचानक से कांपने लगा। वो तो सिर्फ एक छोटा सा टच था, तो मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है? यू लिंगलोंग ने अपने आप को महसूस करते हुए सोचा, वो कमीना ये फैन उसने जानबूझकर ऐसा किया। चालाक शैतान कहीं का, कहीं वो सच में ठीक तो नहीं हो गया। थोड़ी देर बाद ये फैन अपने घर से निकला। उसके घर के गेट के सामने एक लैम्बोर्गिनी खड़ी थी। उसने प्रेसिडेंट शिया को बुलाया, गाड़ी में बैठा और एक ठंडे टोन में बोला, यून सिटी के सेंट्रल ब्रिज की तरफ चलो। प्रेसिडेंट शिया हिचकिचा गए। वॉन्ग फैमिली के आदमी पहले से यून सिटी के ब्रिज पर है। कहते हैं रैंसम एक्सचेंज के लिए, लेकिन असल में यंग मास्टर ये फैन को मारने के लिए। ये फैन ने बाहें क्रॉस की और हंसी उड़ाते हुए बोला, इतनी मेहनत की कोई जरूरत नहीं। रिंग लीडर मुझे खुद 2 बिलियन दे रहा है, मुझे हायर किया है मुझे खुद को मारने के लिए। अभी हमें सिर्फ ये करना है कि हमें बैठकर 2 शेरों को लड़ते हुए देखना है, बस। फिर सीन कट होता है यून सिटी के ब्रिज पर। एक घटिया गैंग लोगों की घात लगाकर खड़ी थी, पूरी अलर्ट। सब उस हरामी के आने का इंतजार कर रहे थे। अचानक एक आदमी का फोन बजा। स्क्रीन पर मैसेज था, उसका बेटा खून से लथपथ है। डैड, शायद मैं नहीं बच पाऊंगा, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैं अपना फोन किडनैपर की पॉकेट में छुपा रहा हूँ। डैड, मेरा बदला जरूर लेना। ये पढ़ते ही उस आदमी का दिमाग घूम गया। तुम सालों बार बार फोन करते रहो, अगर वो मुझे मिल गया मैं उसे टुकड़ों में फाड़ दूंगा। इसी बीच ये फैन के हाथों में वैंग ज़ैंग के बेटे वैंग चा का फोन था। उसने बड़ी ही होशियारी से फोन लॉक कर दिया और 10 मिनट बाद फोन अपने आप ऑन हो जाएगा। तब ये फैन खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, अभी एक और की प्लेयर आने वाला है।
अचानक ये फैन की आंखें सिकुड़ गई जब उसने अपोजिट लेन से आती हुई फेमिलियर लग्जरी कार देखी। उसने दांत पीस कर शीशा तोड़ दिया और बोला, तो सच में जू फैमिली ही थी। ग्रैंडपा ने जिन्हें अपना समझा उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। उसी वक्त जू डोंग अपनी लग्जरी कार में आराम से ड्राइव कर रहा था जब अचानक ये फैन सामने आकर खड़ा हो गया। जू डोंग डर गया। कंट्रोल खोते खोते बच्चा ऑलमोस्ट उसे उड़ा ही देता। जू डोंग गाड़ी से उतरकर चिल्लाया, मरना है क्या? आंखें खोलकर नहीं चल सकता? ये फैन ने तुरंत बेचारा सा चेहरा बना लिया और बोला, बड़े भाई मैं भटक गया हूँ, मुझे बहुत भूख भी लगी है, प्लीज मुझे घर छोड़ दो। इसी बीच ये फैन ने मौका देखकर वैंगचा का फोन जू डोंग की पॉकेट में छुपा दिया। जू डोंग को कुछ पता ही नहीं चला। उसने झटके से ये फैन को रोड पर धक्का दे दिया। कितना न्यूसेंस है ये, दफा हो जाओ यहाँ से, यहीं पे रुक जाओ, शायद कोई आकर बचा ले तुम्हें भूख से मरने से पहले। और वो गाड़ी वहां से भगा ले गया बिना जाने की सब कुछ ये फैन के प्लान के हिसाब से था। ये फैन ने ठंडी हंसी हंसी, अफसोस मैंने तुम्हें मौका दिया था पर तुमने समझा नहीं। तुम्हारे पॉकेट में अब एक डेंजरस चीज है, वैंगजाओ का फोन। अपनी ही मौत बुला रहे हो दोस्त। रात हो गई। मध्यम स्ट्रीट लाइट्स के नीचे एक निर्दयी साजिश धीरे धीरे सामने आ रही थी। जू डोंग रांडवो पॉइंट पर पहुंचा। इधर उधर देखा पर जिससे मिलने था वो नजर ही नहीं आया। उसने अंधेरे में जोर से आवाज लगाई। दूर से दो आदमी जू डोंग को देख रहे थे। वोंग जोंग ने पहचान लिया, ये तो जू डोंग है, ये फैमिली का एडॉप्टेड बेटा। इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रहा है? वैंग ज़ैंग की आंखों में कत्ल का इरादा चमका। उसने पास वाले आदमी को हुक्म दिया, जू डोंग को इग्नोर करो, उस आदमी को कॉल करते रहो, वो आज बच नहीं पाएगा। पर वैंग जोंग और उसके लोग अपने बेटे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हर कॉल पर सिर्फ सब्सक्राइबर अनरीचेबल आ रहा था। वैंग ज़ैंग का गुस्सा उबल पड़ा। दांत पीसकर कसम खाई। तभी डार्क ग्लासेस पहने एक हेंचमैन खुश होकर चिल्लाया, बॉस कनेक्ट हो गया फाइनली। वोंग ज़ैंग तुरंत पलटा, लोकेशन बताओ जल्दी। इसी वक्त जू डोंग चांद को बेकार में देख रहा था जब अचानक एक अनजान फोन बजने लगा। वो हैरान रह गया, ये फोन मेरे पास क्यों है? गुस्से में उसने कॉल उठा ली। भाई कौन है? जू डोंग की आवाज सुनते ही वैंग ज़ैंग ने पहचान ली। उसने बेसबॉल बैट उठाई और चिल्लाया, तो वो जू डोंग ही था। सब लोग अंदर घुसो, अटैक करो। जू डोंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो हथियारों से घिर चुका था। वो बिल्कुल सह नहीं पाया। वैंग ज़ैंग का चेहरा नफरत से काला पड़ गया। मार डालो इसे। फिर उसने बैट घुमाकर एक जानलेवा वार किया। मार से लड़खड़ाते हुए जू डोंग चीखा, क्यों वैंग ज़ैंग, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? ये तो गलतफहमी है। वैंग ज़ैंग गुस्से से दहाड़ा, गलतफहमी? तुम मेरे बेटे को मार देते हो और उसे गलतफहमी कहते हो? फिर भीड़ ने जू डोंग को बिना रहम के पीटना जारी रखा। जू डोंग बेचैन होकर अपनी बेगुनाही चिल्ला रहा था। उसका बदन नीला पीला पड़ चुका था। वो कसम खाकर कह रहा था कि वो पूरा वक्त अपने घर पे ही था और उसने कभी वैंग ज़ैंग के बेटे से मुलाकात ही नहीं की। वैंग ज़ैंग ने जू डोंग को कॉलर से पकड़ लिया, फोन उसके चेहरे के सामने लाकर दहाड़ा। फिर बताओ ये फोन तेरे पास कैसे आया? जू डोंग की बोलती बंद हो गई। वो हिचकिचाते हुए कहने लगा कि सच में नहीं पता उसे, फोन अचानक उसके पास कैसे आया। फिर अचानक उसके दिमाग में बिजली सी गिरी। उसे याद आया कि आते वक्त उसे ये फैन से टक्कर हुई थी। उस पल उसे समझ आ गया, ये सब ये फैन का ही जाल था। इसी बीच असली मास्टरमाइंड ये फैन कहीं और ही खड़ा था और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वो सोच रहा था जाओ फैमिली का पतन और सू इक्शु का रेस्क्यू दोनों ही उसके हाथों से रचे गए थे। जब जू डोंग ने गुस्से में ये फैन का नाम लिया, वैंग ज़ैंग और भी भड़क गया। उसे लगा ये सिर्फ एक बकवास बना रहा है। उसने जू डोंग को फिर जोर से मारा और गुर्राया, मरने के बिल्कुल पास आ गया और अभी भी सच नहीं बोल रहा। फिर उसने धमकी दी, इसी पल तुझे मेरे बेटे के पास भेज देता हूँ। जू डोंग दर्द से चीखता रहा, कहता रहा कि उसके हर लफ्ज सच है, सिर्फ कराते हुए सांस ले रहा था। वैंग ज़ोंग ने अपने आदमियों को हुक्म दिया। अभी तक वैंग चाओ की बॉडी नहीं मिली। उसे पूरा यकीन था कि जू डोंग के और भी साथी है। उसने कहा, जू जियान पर नजर रखो, मैं खुद उसको चीर फाड़ कर रख दूंगा। इसी वक्त जू डोंग को घेर कर पीटे जाने का पूरा सीन एक फोन में चुपचाप रिकॉर्ड हो चुका था। मास्टरमाइंड ये फैन ने प्रेसिडेंट शिया से पूछा, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया ना? जवाब मिला, एक सेकेंड भी मिस नहीं हुआ। ये फैन संतुष्ट हंसी हंसा अपने ही रची हुई इस ड्रामा से खुश होकर। उसने बोला कि ये वीडियो किसी अनजान नंबर से जू जियान को भेज दिया जाए। प्रेसिडेंट शिया ने सर झुकाकर कहा, सब इंतजाम हो चुका है। उसके बाद ये फैन ने एक छोटी सी वाइल निकाली और देते हुए बोला, ये एक सेकेंड टियर एलिक्सर है, मैंने खुद बनाई है। ये फाउंडेशन मजबूत करती है और मार्शल कंट्रोल रैंप तक पहुंचा सकती है। सूट पहने प्रेसिडेंट शिया उस वाइल को हाथ में लेकर दंग रह गए।
वो शक भरी आवाज में बोले, मैं 50 साल से ऊपर हो गया हूँ, क्या इस उम्र में भी ब्रेक थ्रू पॉसिबल है? ये फैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मार्शियल कंट्रोल सिर्फ शुरुआत है, मेरे साथ चलो, मैं अनलिमिटेड फ्यूचर गारंटी करता हूँ। प्रेसिडेंट शिया की आंखें भर आई, वो लड़खड़ाती आवाज में शुक्रिया अदा करते रहे। वो वाइल को घूरते रहे और बोलते रहे, उन्होंने जिंदगी भर बिलियंस खर्च कर दिए सिर्फ एक सेकेंड ईयर एलिक्सर ढूंढने के लिए और फिर भी फेल हुए, और आज ये चीज इतनी आसानी से उन्हें मिल गई। ये फैन ने लपेट में कहा, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें 5 पिल से एक लॉर्ड हु को दे देना, बाकी अपनी मर्जी से बांट लेना। ये फैन की ताकत और दरियादिली ने प्रेसिडेंट शिया को पूरी तरह से जीत लिया। वो बड़े खुश होकर बोले, आज से अगर यंग मास्टर ये बुलाए मैं कभी इनकार नहीं करूंगा। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, क्या एक पिल यंग मास्टर वैंग फुगोई को भी दे दे? ये फैन ने जवाब दिया, यंग मास्टर वैंग फुगोई। फिर उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई। कल तक अगर कोई सरप्राइज नहीं हुआ, शहर को एक नया ग्रैंड मास्टर मिलने वाला है। सीन शिफ्ट होता है रात के वक्त एक और लग्जरी विला में, वैंग फुगोई का लग्जरी विला। वैंग फुगोई एक पत्थर को तराश रहा था, बुड़बुड़ करते हुए बोल रहा था, ब्रदर ये ने ब्लैक मार्केट से 50,000 का पत्थर खरीदा और उसमें ये वाइटलिटी पिल निकली। क्या ब्रदर ये फैन इतना ज्यादा लकी है? फिर उसने अपना सिर झटका, छोड़ो, मुझे पहले खुद को ब्रेक थ्रू करना होगा, तभी मैं ब्रदर ये फैन को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। ये सोचकर उसने वो पिल अपने मुंह में डाल दी, पर जैसे ही वो पिल घुली, बूम, एक भयानक शक्ति उसके जिस्म में फूट पड़ी, जैसे अंदर ही अंदर आतिशबाजी चल रही हो। वैंग फुगोई चीख उठा, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दवा इतनी खौफनाक पावरफुल है, और उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। वैंग फुगोई के बॉडी के अंदर एक भयानक पावर का तूफान दौड़ रहा था। लग रहा था कि वो एक नई रेल्म में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, और उसका चेहरा दर्द से बिगड़ चुका था। कैमरा बिल्कुल पास से वैंग फुगोई के चेहरे पर गया, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और नीली नसें उसकी स्किन पर उभर आई थी। ये ब्रेक थ्रू बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो चीख उठा, इतना दर्द था जैसे उसके बॉडी के अंदर की सारे मेरिडियंस फट रहे हो। कुछ ही पल बाद एक जबरदस्त एनर्जी का पिलर सीधा आसमान में शूट हुआ, शहर के एक कोने को रोशन करते हुए। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर था, एक और इंसान ने मास्टर रेल्म का ब्रेक थ्रू कर लिया था। यू लिंगलोंग ने भी ये अजीब नजारा देखा। एनर्जी को देखकर उसने गेस कर लिया कि ये वैंग रेसिडेंस से आई है। उसके दिमाग में ख्याल आया, क्या वो बेवकूफ वैंग सच में ग्रैंड मास्टर रेल्म तक पहुंच गया है? लेकिन फिर यू लिंगलोंग ने सोचा, वैंग फुगोई का स्ट्रॉन्ग होना अच्छी बात है, कम से कम ये फैन सेफ रहेगा। तभी अचानक यू लिंगलोंग ने अपने बॉडी के अंदर एक अजीब सी गर्म स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस की। वो थोड़ी सरप्राइज्ड हुई, थोड़ी एम्बैरेस्ड भी। उसे लगा ये फीलिंग काफी ऑड है। जब से ये फैन ने उसे टच किया था, तब से ये मिस्टीरियस एनर्जी उसके बॉडी में मौजूद थी, जो उसके मेरिडियंस को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बना रही थी। यू लिंगलोंग शर्मा गई और सोचने लगी, कहीं ये वही राज तो नहीं जो ये फैन छुपा रहा था। ग्रैंड मास्टर लेवल पर इतने टाइम से अटकी होने के बाद शायद अब वो अपने इनेट लिमिट्स को तोड़ के आगे बढ़ सकती है। ये सोचकर यू लिंगलोंग के चेहरे पर एक चालाकी भरी स्माइल आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर ऐसा है तो ये फैन को थोड़ा बहुत मेरा एडवांटेज उठाने दिया जा सकता है। इसी वक्त सू ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। भीड़ के बीच दो आदमी धीरे धीरे बात कर रहे थे, सोच रहे थे कि सू फैमिली की हिम्मत कैसी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, जब उनकी नई मेडिसिन तो पहले ही ली फैमिली ने रिलीज कर चुकी है। ली फैमिली का एक बुजुर्ग आदमी जिसके बाल सफेद हो चुके थे वहां मौजूद था। उसे डाउट हुआ, कहीं सू फैमिली के पास कोई और नया मेडिसिन तो नहीं आ गया, पर उसने तुरंत ही इस थॉट को रिजेक्ट कर दिया। वो हंसा और सोचा, मेडिसिन बनाना कोई मजाक नहीं होता, सू फैमिली बस आखिरी उम्मीद पर टिकी हुई है। उसने अपने पास बैठे आदमी, जो उसका सुपीरियर लग रहा था, लुई फैमिली का हेड, से कहा, इस बार सू फैमिली को एग्जाम्पल बना देंगे, फिर कोई भी ये फैमिली को सपोर्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। लुई रान लुई क्लैन का पेट्रियर्क मुस्कुराया और ली के आदमी की तारीफ की। उसने प्रॉमिस किया कि फ्यूचर में उसे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। स्टेज पर अनाउंसर ने सभी खास मेहमानों का स्वागत किया। जैसे ही ली फैमिली का आदमी वीआईपी एरिया की तरफ देखता है, वो अचानक शॉक में आ गया। एक के बाद एक बड़े लोग एंट्री कर रहे थे। शिया ग्रुप के प्रेसिडेंट शिया और यून सिटी के गवर्नर शनशिन। उनकी अपीयरेंस से पूरा हॉल हिल गया। ली फैमिली का आदमी गुस्से से भर गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने बड़े लोग यहाँ क्यों आए हैं। उसे लगा ये सब उस ये फैमिली की वजह से हो रहा है। तभी एक सफेद एलिगेंट ड्रेस पहने हुए सू इक्शू स्टेज पर आई। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। सू इक्शू सू ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव। उसने बताया कि उनकी कंपनी ने सालों तक एक नया मेडिसिन रिसर्च किया था, लेकिन कल ही ली कॉर्पोरेशन ने बिल्कुल मिलता जुलता मेडिसिन मार्केट में लॉन्च कर दिया। ली फैमिली का आदमी स्टन रह गया ये सुन के। उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सू इक्शू इतनी सीधी बात बोलेगी।
ऑडियंस में मरमर शुरू हो गए। लोग कहने लगे कि प्रेसिडेंट शू ओपनली ली क्लैन पर प्लेजरिज्म का एक्विजिशन लगा रही है। ऊपर से ली फैमिली का कॉस्मेटिक्स से पहले कोई लेना देना भी नहीं था, जो और भी शेडी लग रहा था। सीधा दिल पर लगते ही ली फैमिली का आदमी गुस्से में खड़ा हो गया। उसने जोर से जवाब दिया और बाजी पलटने की कोशिश की। उसने कहा, हमारे लीक ऑपरेशन ने पहले मेडिसिन रिलीज किया था और अब ये हम पर प्लेजरिज्म का इल्जाम लगा रही है। चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान के साथ उसने सुइक्शु को चैलेंज किया। अपनी नई मेडिसिन दिखाओ, उसने धमकी दी। और अगर फॉर्मूला हमारे जैसा निकला तो मैं तुम पर ट्रेड सीक्रेट चुराने का केस करूंगा जब तक तुम बैंकरप्ट ना हो जाओ। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने एरोगेंट टोन में कहा कि अगर सू फैमिली चाहे तो ली फैमिली उन्हें बाय आउट कर सकती है और अपनी नई मेडिसिन शेयर कर सकती है। सुइक्शु ने उसके खुश चेहरे को देखा और मन ही मन सोचा, यह आदमी जानता है कि उसका झूठ को प्रूव करना मुश्किल है, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट है। इतनी खुली धमकी के सामने भी सुइक्शु ने बस हल्की सी मिस्टीरियस स्माइल दी और शांत आवाज में बोली, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सू ग्रुप का नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, एक स्किन केयर क्रीम जिसका नाम था शूइन, जो एक एंशिएंट फॉर्मूला पर बेस्ड थी। उसने बताया कि ये स्किन पिगमेंटेशन इंप्रूव करती है, दाग धब्बे हटाती है और जख्म को बिना निशान छोड़े बहुत तेजी से हील करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका फॉर्मूला ली फैमिली के प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है। सुइक्शु की बातों से पूरा हॉल हिला हुआ था। लोग प्रोडक्ट के मिराकुलस क्लेम सुनकर हैरान रह गए। कुछ लोगों को शक भी हुआ, कहने लगे स्कार्स मिटा देना थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेशन नहीं हो गया। दूसरी तरफ लुई रान गुस्से में ली फैमिली के आदमी के पास गया। उसने डांटते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि सू फैमिली का सीक्रेट मिल गया है, फिर ये फॉर्मूला कहां से आ गया? ली फैमिली का आदमी घबरा गया। उसने जिद पकड़ ली कि उसने इस ड्रग पर हंड्रेड्स ऑफ मिलियन खर्च किए हैं, ये फेक नहीं हो सकता, और उल्टा सुइक्शु पर धोखा देने का इल्जाम लगा दिया। फिर थोड़ा संभल कर ली फैमिली का आदमी फिर से सुइक्शु की तरफ मुड़ा और चैलेंज किया, क्या इस एंशिएंट फॉर्मूला को वेरीफाई किया गया है? नीचे भीड़ भी साथ मिल गई। लोग चीखने लगे, ये स्कैम है, क्या फ्रॉड है ये? जब पूरा सीन कियोटिक हो गया तब ले शिंजू स्टेज पर आए। उनकी आवाज में ऑथोरिटी थी। स्कैम? क्या यहाँ कोई है जो मेरी मेडिकल एक्सपर्टीज पर सवाल उठाए? भीड़ ने तुरंत पहचान लिया, ये तो मेडिकल सेंट ले शिंजू है। और फिर सबको यकीन हो गया कि अगर फॉर्मूला इनके पास से आया है तो असली ही होगा। ले शिंजू ने एक्सप्लेन किया कि ये फॉर्मूला उन्हें एक इत्तेफाक से मिला था और इसी से उन्होंने अपनी रिकवरी की थी। उन्होंने खुद टेस्ट करके गारंटी दी कि इसका हीलिंग इफेक्ट रियल है। मिनट्स के अंदर ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है और बिल्कुल जीरो साइड इफेक्ट्स, उन्होंने कहा। इस मेडिकल सेंट के एंडोर्समेंट ने भीड़ का डाउट पूरी तरह से मिटा दिया। सब लोग इंस्टेंट इफेक्ट सुनकर हैरान रह गए। तुरंत ही हंगफा फार्मास्यूटिकल्स के रिप्रेजेंटेटिव ने 1 बिलियन का डिपॉजिट देकर ऑर्डर प्लेस कर दिया। युआन शॉ, डोंगफोंग जैसे और भी बड़े कोलैबोरेशंस के लिए भागने लगे, हैवी डिपॉजिट्स ऑफर करते हुए। इतना एंथुसियास्टिक सपोर्ट देखकर सुइक्शु के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने सोचा इस कैपिटल के साथ सू फैमिली एक नई हाइट तक पहुंच सकती है। लेकिन ली फैमिली का आदमी अभी भी नहीं माना। वो जोर से चिल्लाया, अगर प्रोडक्ट इतना ही कमाल का है तो यही सबके सामने दिखाओ। अपने चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान के साथ वो बोला, मैं नहीं मानता दुनिया की कोई मेडिसिन सिर्फ कुछ मिनट्स में काम कर सकती है। ये साइंस नहीं, जादू लगता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल टेंस हो गया। भीड़ में फुसफुसाहट चालू हो गई। लोगों को लगा मिस्टर ली की बात में लॉजिक है, प्रूफ यही होना चाहिए। ली फैमिली का वो आदमी प्रोएक्टिव टोन में बोला, प्रेसिडेंट शू, हिम्मत है तो यही प्रूफ करके दिखाओ। सुइक्शु बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई। उसने उल्टा पूछा, आप कैसे देखना चाहते हैं? ली फैमिली का आदमी होठों को टेढ़ा करके घटिया से स्माइल दिया और बोला, सिंपल है, प्रेसिडेंट शू, खुद को कट करो, क्रीम लगाओ और हम तुरंत देख लेंगे। बिना सोचे समझे सुइक्शु ने नाइफ उठा ली। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन थी। वो अपनी इज्जत और अपने प्रोडक्ट के लिए खुद को चोट पहुंचाने को तैयार थी। तभी कहीं से ये फैन दौड़ता हुआ आया, चेहरा बिल्कुल सफेद। वो चिल्लाया, बीवी रुको। उसने रोकने की कोशिश की। ये फैन ने तुरंत नाइफ छीन लिया और प्यार से अपनी वाइफ को शांत किया। उसने कहा, तुम्हें खुद करने की जरूरत नहीं, मैं किसी और से टेस्ट करवा दूंगा। यह कहकर ये फैन अचानक स्टेज से उतर गया। पूरे हॉल की नजरें उस पर टिक गई। उसने सीधा उस बुजुर्ग मिस्टर ली की तरफ उंगली उठाई और जोर से बोला, आप स्टेज पर आइए, साथ में प्रूफ करते हैं। वो बुजुर्ग आदमी रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि ये फैन ने एक्शन ले लिया। एक चमक सी हुई और जो नाइफ उसके हाथ में थी उसने सीधा ओल्ड मैन के आर्म्स पर कट मार दिया। बुजुर्ग आदमी दर्द से चिल्लाया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि अभी अभी क्या हो गया। उसके हाथ पर एक लंबा गहरा जख्म बन चुका था। ये फैन वहाँ खड़ा था, खून से भरा नाइफ हाथ में लिए, ठंडी आवाज में बोला, क्रीम पर शक तो आप ही कर रहे थे ना, बस मैं आपकी मदद कर रहा था प्रूफ के लिए।
नीचे भीड़ बिल्कुल स्टंट थी। लोग आसपास में बातें करने लगे, यह लड़का सच में बेवकूफ है या सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। पर प्रेसिडेंट ली को टेस्ट सब्जेक्ट बनाना सबसे फेयर तरीका था। ये फैन ने प्रेसिडेंट ली को स्टेज के बीच में खड़ा किया और अपनी वाइफ से बोला, दवाई जल्दी लगाओ, और फिर हल्की आवाज में याद भी दिलाया, प्यार से लगाना। उसके पीछे खड़ी हुई सुइक्षु संतुष्ट मुस्कुराया और उसने मन ही मन सोचा, हमारा फॉर्मूला चुरा कर लॉन्च पर हंगामा करेगा, ये कार्ड बिल्कुल डिजर्व करता है। ले शिंजू ने प्रेसिडेंट ली का खून भरा हाथ ऊपर उठाकर सबको दिखाते हुए कहा, देखिए जख्म इतना गहरा है कि हड्डी तक दिख रही है, अब मैं ऑइंटमेंट लगाता हूँ। मिंगो और भीड़ अभी भी स्केप्टिकल थी। वो होंगाई की तरफ मुड़कर बोले, भाई क्या ये क्रीम सच में काम करेगी? होंगाई की आंखें शांत थी। उसने मन ही मन दुआ की। उसे ये फैन पर भरोसा था, उसे ये फैमिली की असली ताकत पर भरोसा था और इस पर पूरी फैमिली का फ्यूचर दांव पर था। पर प्रेसिडेंट ली अभी भी हंसी उड़ा रहा था। उसे लगा कि कोई भी क्रीम इतने गहरे जख्म को नहीं भर सकती। फिर ली शिंजू ने जख्म पर ग्रीन कलर की क्रीम की एक लेयर लगाई। जैसे ही क्रीम लगी, एक अजीब सी हरी रोशनी जख्म को घेरने लगी। जख्म हिलने लगा और फिर धीरे धीरे बंद होने लगा। बिग स्क्रीन पर देखकर सब लोग दहशत में आ गए। लोग सोचने लगे, कहीं ये कोई स्पेशल इफेक्ट तो नहीं है। प्रेसिडेंट ली अपने हाथों को घूर रहा था। उसकी आंखों में डर था। इम्पॉसिबल, क्या ये क्रीम सच में इतनी मिरेकुलस है? सिचुएशन अपने खिलाफ जाती देखकर प्रेसिडेंट ली ने सबूत मिटा देने का प्लान बना लिया। उसने सोचा अगर प्रूफ ही नहीं रहे तो शायद बाजी पलट जाए। तभी वैंग फुगोई ने उसका हाथ पकड़ लिया और झूठी कंसर्न दिखाते हुए बोला, अंकल ली आज नहाए नहीं क्या? हाथ खुजली कर रहा है लगता है, मैं स्क्रैच कर दूं? फिर ले शिंजू ने एक बार फिर प्रेसिडेंट ली का हाथ ऊपर उठाए, इस बार फाइनल रिजल्ट दिखाने के लिए। जख्म पूरा का पूरा गायब हो चुका था। नीचे भीड़ एकदम फट पड़ी। सब हैरानी में नॉन स्टॉप बोलने लगे, अरे यार कट कहाँ गया? पहले से भी ज्यादा सफेद और स्मूथ लग रहा है, अनबिलीवेबल। इस क्रीम की पोटेंशियल देखकर सब लोग पागल से हो गए। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ली जिसने खुद ये सब एक्सपीरियंस किया था वो भी सच मान नहीं पाया। वो अपने स्मूथ हाथ को घुरता रहा और घबरा कर बोलता रहा कि ये कोई मैजिक ट्रिक होगी। पर चाहे वो जितना भी डिनाई करे, सच सबके सामने था। इन्वेस्टर्स ने तुरंत ही एक्शन लेना शुरू कर दिया। इस मिरेकुलस डेमो ने इन्वेस्टर्स को पूरी तरह कन्विंस कर दिया और बड़ी बड़ी कंपनीज ऑफर देने के लिए रेस में आ गई। टॉन होंग ने 1 बिलियन का डिपॉजिट रख दिया। विशिंग ग्रुप ने 8 मिलियन के साथ प्रॉफिट शेयरिंग की ऑफर की। हाईवे ग्रुप ने अनाउंस किया कि 1 बिलियन से शुरू करके पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपांड करेगा। सिचुएशन हाथ से निकलती देख प्रेसिडेंट ली घबरा कर चिल्लाया। उसने सबको वार्न करना चाहा कि एक्साइटेड में अंधे मत बन जाओ। उसने याद दिलाया कि सू फैमिली हेवी डेप्थ में है और पे करने की पोजीशन में नहीं है। प्रेसिडेंट ली की इस बात का असर पड़ा। भीड़ में फिर से मरमरिंग शुरू हो गई। लोग ये फैमिली के डेप्थ को लेके चिंतित हो गए। उन्हें याद आया कि ये फैमिली ऑलरेडी प्रेशर में है और सू फैमिली का उनके साथ इतना क्लोज होना इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा रिस्क हो सकता है। तभी कहीं से एक आवाज गूंजी, सबको रियश्योर करते हुए, एक्सपर्ट ले जब बैकिंग में है तो डरने की क्या बात है, बस थोड़ा सा डेप्थ ही तो है। अचानक एक फिगर सामने आ कॉन्फिडेंस से मुस्कुराता हुआ उस बंदे ने डिक्लेयर किया, वर्स्ट केस में शिया फैमिली सू फैमिली के साथ मिलकर ये फैमिली के सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ले लेगी और जो भी ये फैन को चैलेंज करेगा उसे सीधा पीट के मार दिया जाएगा। ये फैन और वैंग फुगोई दोनों ही सडन अपीयरेंस से स्टंट रह गए। ये बंदा यहाँ कैसे आ गया? ये फैन ने मन ही मन सोचा। गावली के आने से पूरे हॉल में हलचल मच गई। क्या ये कैपिटल की फेमस गांव फैमिली है? एक और बड़ा क्लैन सू फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। गावली आगे बढ़ा और ये फैन के कंधे पर हाथ रख दिया, बिल्कुल अपनापन दिखाते हुए। उसने एक्सप्लेन किया कि उसके एल्डर को फॉरेन भेज दिया गया था, इसलिए उसे कोई न्यूज नहीं मिली। पर वैंग फुगोई का गुस्सा फट पड़ा। उसने चीख कर कहा, साले गांव इतना सालों से कहाँ था? तुझे पता है हमने कितने स्ट्रगल किए? ये फैन ने बाहें सिकोड़ी। उसे लगता था गावली कभी भी उसे बिट्रे नहीं करेगा, पर यह बात करने का ये सही वक्त नहीं था। अचानक गावली का एटीट्यूड पूरा 180 डिग्री बदल गया। उसने ये फैन को जोर से पकड़ लिया। आंखों में ठंडक थी। वो कान के पास झुककर धीरे से धमकी भरी लाइन बोलता है, भाई तू बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा है क्या? गावली जो ये फैन का दोस्त था फुल कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई करता है जैसे सब कुछ समझ गया हो। फिर गावली स्टेज पर चढ़ गया। उसने स्नो रेडियंट स्किन केयर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और सबको इन्वेस्टमेंट और कॉर्पोरेशन के लिए बुलाया। नीचे भीड़ पागल हो गई। हर कोई इस प्रॉफिटेबल पार्टनरशिप का हिस्सा बनना चाहता था। ये देखकर ये फैन मुस्कुराए बिना रह नहीं पाया। गावली को सच में परफॉर्मेंस आती है, उसने सोचा। तभी गावली ली फैमिली की हंसी उड़ाते हुए बोला, मिस्टर ली क्या तुम यही न्यू ईयर मनाने का प्लान बना रहे हो? मिस्टर ली पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत जवाब दिया, क्या तुम्हें सच में लगता है सिर्फ मैं इसलिए डर जाऊंगा क्योंकि तुम गांव फैमिली से हो?
ली फैमिली का आदमी भड़क गया और अपने लोगों को अटैक के लिए तैयार होने का ऑर्डर दिया और तुरंत ही काले सूट और सनग्लासेस पहने हुए गुंडे हाथों में वेपन्स लिया अंदर घुस आए। ली जोंग उस ग्रुप के सामने खड़ा हो गया और चैलेंज किया, मैं भी देखता हूँ आज कौन है जो सू फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की हिम्मत करेगा। सू फैमिली के एक आदमी ने गुस्से में चिल्लाया, ली जोंग तू कौन सा घटिया ट्रिक खेलना चाहता है। ली जोंग सिर्फ स्नीयर करता है, ये कहकर कि ये पनिशमेंट ऊपर वालों का ऑर्डर है क्योंकि सू फैमिली ये फैमिली के सबसे करीब आ गई है। फिर ली जोंग ने एरोगेंस के साथ 2 उंगली उठा दी और बोला, आज सिर्फ 2 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। ऑप्शन 1, ये फैमिली के साथ खड़े रहो और सू फैमिली को बर्बाद होते देखो। ऑप्शन 2, ये फैन को हैंड ओवर करो और ली कॉर्पोरेशन को टेक ओवर करने दो। टेक ओवर प्राइस के बारे में बात आई तो ली जोंग बेइज्जती भरी हंसी के साथ बोला, 50,000। इस इंसल्टिंग प्राइस ने सू फैमिली के लोगों का खून खौला दिया। एक बंदा चिल्लाया, पूरे कॉर्पोरेशन के लिए 50,000, किस लेवल की बेइज्जती कर रहा है तू। तभी सुइक्शु हिम्मत करके आगे बढ़ी और ये फैन के सामने खड़ी हो गई। उसने डिक्लेयर किया, जो भी उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है उसे पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। ली जोंग गुस्से से फट पड़ा। उसने सुइक्शु को डांटते हुए कहा, अभी भी खुद को कोई प्रिंसेस समझ रही है, और हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारने चला। उसी पल ये फैन की आंखों में तीखी चमक आई, वो और चुप नहीं रह सकता था। उसने पास पड़ी कुर्सी उठाई, आगे दौड़ा और सीधा ली जोंग पर घुमा दी चिल्लाते हुए, बुड्ढे मेरी बीवी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी। ली जोंग को एक्सपेक्टेड नहीं था, वो दर्द से चिल्लाया। अपना सूजा हुआ गाल पकड़कर आंखों में खून उतर आया, गुस्से में गाली देता हुआ बोला, ये फैन साला बेवकूफ। गैंग लीडर ने ये देखा और अपने लोगों को सिग्नल दिया, देख क्या रहे हो, सू फैमिली के सभी लोगों को निपटा दो। जैसे ही भीड़ आगे बढ़ने वाली थी, एक आवाज चैलेंज के साथ गूंजी और तुरंत एक जबरदस्त ऑरा फट पड़ी। सब लोग हैरान रह गए जब उन्हें समझ आया कि वैंग फुगोई ने मास्टर रेल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सीन देखकर आसपास के लोग स्टन रह गए। लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। ये फैन के बाद जो 15 साल की उम्र में मास्टर बन गया था, अब एक और एक्सपर्ट आ गया है। सच में क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रुप है इनका। एक मास्टर के सामने आने से ली जोंग थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसकी जिद्दी नेचर उसे पीछे हटने नहीं देती। उसने तुरंत एक जहरीला प्लान सोच लिया, अगर सुइक्शु या एएफएन को हॉस्टेज बना लिया तो मास्टर भी कुछ कर नहीं पाएगा। ली जोंग ने खुद को संभालते हुए वैंग फुगोई को वार्निंग दी, ये मेरा और सू फैमिली का मैटर है, तुम बीच में मत आना। वैंग फुगोई ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, सुइक्शु मेरी भाभी है, सू फैमिली का मैटर मेरा मैटर है। फिर वैंग फुगोई आगे बढ़ा और धमक भरी आवाज में बोला, अभी क्या अभी यहाँ से निकल जाओ वरना तुझे पैदा होने का अफसोस करा दूंगा। मास्टर के ऑरा ने ली जोंग का चेहरा सफेद कर दिया। डर उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। पर वैंग फुगोई के एक्ट करने से पहले ही गावली ने उसके कंधे पर हाथ रखकर रोका और बोला, बस इतना काफी है, तुम बोल चुके जो बोलना चाहिए था, अब मेरी बारी है। उसके बोलते ही गावली ने अपनी पावर अनलिश कर दी। नीली एनर्जी की एक लहर आई और ली जोंग के सारे गुंडे हवा में उछलकर दूर जा गिरे। गावली कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराया और बोला, सॉरी पर मैं भी अब मास्टर लेवल एक्सपर्ट हूँ, जिसको भी प्रॉब्लम है आओ मेरा पंच टेस्ट करो। सड़क के किनारे खड़े लोग आंखें फाड़कर देख रहे थे, एक और मास्टर लेवल एक्सपर्ट। ये फैन के दोनों दोस्त इस लेवल तक कैसे पहुंच गए। ली जोंग पूरी तरह से टूट चुका था। वो डर के मारे मरमर करने लगा। एक मास्टर को शायद सरप्राइज से हैंडल किया जा सकता है, पर 2 के सामने नंबर्स और लॉन्ग रेंज वेपन्स भी बिल्कुल बेकार है। ली जोंग को समझ आ गया था कि सिचुएशन उसकी कंट्रोल से निकल चुकी है और यहाँ रुकना सीधा सुसाइड होगा। पर जैसे ली जोंग भागने का रास्ता ढूंढने लगा, पीछे से एक अथॉरिटेटिव आवाज गूंजी, हिलना भी मत। यू लिंगलोंग सामने आई कूल डिमीनर के साथ और उसके पीछे फुल्ली आर्मर्ड सोल्जर्स की टीम थी। उसने सबको ऑर्डर दिया, अपने वेपन्स नीचे रखो और सरेंडर करो। उसके टोन से क्लियरली दिख रहा था वो बिल्कुल भी मूड में नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के कियोस्क के बाद ली फैमिली का एक गुंडा नाइफ उठाकर बेकार का रेजिस्टेंस दिखाने लगा, पर यू लिंगलोंग के साथ आई मिलिट्री फोर्स ने उसे घेर लिया। जल्दी ही ली जोंग के सारे आदमी घुटनों के बल बैठे हुए थे। यू लिंगलोंग ने भाई क्रॉस करके ठंडे टोन में कहा, मामला खत्म। इवेंट में मौजूद लोग अभी भी शॉक में थे। एक बंदा रिलीफ के साथ बोला, क्या ये सच में खत्म हो गया। दूसरा कांप कर बोला, अभी जो एम्बुश हुआ मुझे लगा मैं मर ही जाऊंगा। इसी बीच लीडर ली जोंग को पकड़ लिया गया और प्रेसिडेंट शिया ने कहा, चीफली एक अच्छी जगह पे बैठकर सिविलाइज बात करते हैं। ये सुनते ही ली जोंग का रंग उड़ गया। वो लड़खड़ाते हुए बोला, नहीं प्लीज मत करो। 1 घंटे बाद रात के अंधेरे में एक लग्जरियस और डिस्क्रीट विला में ली जोंग कुर्सी से बंधे हुए चिल्लाता रहा, ये इलीगल है, तुम मेरी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। पर उसकी चीख पुकार का जवाब सिर्फ एक ब्रूटल लैशिंग्स थे।
तब ये फैन अपनी यूजुअल मासूम एक्सप्रेशन के साथ एक कुर्सी उठाकर आया और जोर से बोला, तुम बुरे लोग हो, मेरी बीवी को बुली करने की हिम्मत कैसी हुई, तुम्हें पीटना ही चाहिए। गावली भी आगे बढ़ा और नाइफ ली जोंग के चेहरे के पास रखते हुए बोला, चीफ ली खुद बोलना चाहोगे या मैं तुम्हारी याददाश्त थोड़ी फ्रेश करूं? चीफ ली दर्द से चिल्लाया जब ठंडी ब्लेड उसकी स्किन को छूने लगी। गावली गरज कर बोला, तुम मेरे भाई का पूरा परिवार बर्बाद करने वाले थे। सिर्फ मौत तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होती है, अब भी नहीं बोले तो मुझे रूथलेस होने का दोष मत देना फिर। टॉर्चर बर्दाश्त ना कर पाते हुए ली जोंग टूट गया और सब उगल दिया। मैं बोलता हूँ, मैं सब बोलता हूँ। ये सब कैपिटल चीफ लू ईरान ने प्लान किया था, मैं बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। वो डिवाइन फिजिशियन ले को रोकना चाहते थे ताकि वो यंग मास्टर ये का इलाज ना कर सके। एक हाई रैंकिंग फिगर इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है, ये देखने के लिए कि ये फैन रिकवर हुआ या नहीं। ब्लेड अभी भी नहीं रुकी। गावली ठंडे टोन में बोला, हमें कुछ नया बता। ली जोंग घबरा कर बोला, मैं और बोलता हूँ। लू ईरान के साथ दो लोग काम कर रहे हैं, एक आर्मी का लोन वुल्फ के नाम से जाना जाता है, दूसरा कैपिटल का यंग मास्टर है। ये फैमिली को वाइप आउट करने के अलावा वो किसी चीज की तलाश में है जो कॉम्बैट पावर को तेजी से बढ़ा सके। पीछे खड़ा ये फैन अब मासूम नहीं लग रहा था। उसने धीरे से कहा, कॉम्बैट पावर बढ़ाने वाली चीज वो क्या हो सकती है भला? फिर ये फैन की आंखें तेज हो गई। उसने मन ही मन सोचा, जो भी हो हमें केयरफुली प्लान करना होगा। जब वो आ ही रहे हैं तो हम इंश्योर करेंगे कि वो वापस कभी ना जा पाए। इसी वक्त दूर नॉर्थ वेस्ट में एक और मेंशन के अंदर एक हेंचमैन ली फैमिली की फेलियर रिपोर्ट कर रहा था, जो इस सबके पीछे मास्टरमाइंड था, जिसे एल्डर कहा जाता था। वो गुस्से से भड़क उठा। उसने अपने सबऑर्डिनेट को डांटते हुए कहा, क्या यही था तुम्हारे प्लान का रिजल्ट? सू फैमिली को सारी स्पॉटलाइट मिल गई और ली फैमिली पूरी तरह से वाइप आउट हो गई। उसका सबऑर्डिनेट बस सर झुकाकर खड़ा रहा और बोला, एल्डर प्लीज शांत हो जाइए, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि उनकी डिफेंसेस इतनी टाइट होंगी। एल्डर का गुस्सा बिल्कुल कम नहीं हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाकी लोग हमें कैसे देखेंगे? उन्होंने ओपनली हमें ऑपोज किया बिना किसी लॉस के और ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टोटल विक्ट्री अनाउंस कर दी। यह कहकर उसने फाइनल डिसीजन ले लिया। उसकी आंखों में सिर्फ किलिंग इंटेंट था। मैं खुद यून सिटी जाऊंगा और ये फैन को पर्सनली मार दूंगा। फ्यूचर ट्रबल को जड़ से खत्म करना होगा। इसी वक्त सू कॉर्पोरेशन के सेलिब्रेशन बैंक्वेट में माहौल बिल्कुल अलग था। ट्रबल मेकर से निपटने के बाद ये फैन अपनी वाइफ सुइक्शु के पास लौटा। सुइक्शु ने उसे जोर से गले लगाया और भारी आवाज में बोली, हस्बैंड थैंक यू। वो इमोशनल होकर बोली, अगर तुम नहीं होते तो शायद इतने लोग मेरी मदद के लिए नहीं आते। ये फैन ने अपना वही गुफी एक्सप्रेशन रखा और बोला, हे तुम मेरी वाइफ हो, मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा ये और सारे बैड गाइज को पीट दूंगा। साइड में खड़ी यूलिंग लॉन्ग ये सीन देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ये बंदा इतना टैलेंट कैसे इकट्ठा कर लेता है? क्या ये सच में बस एक इडियट हो सकता है? जो भी हो मैं इसे एंड तक फॉलो करूंगी। फिर सुइक्शु और ये फैन स्टेज पर आए। सुइक्शु ने ग्लास उठा सब गेस्ट को एड्रेस किया। डियर एल्डर्स और फ्रेंड्स, आज मदद करने के लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पर तभी फ्रंट डोर से एक जोर का शोर हुआ। सुइक्शु रुक गई और घबराकर मुड़कर देखा और सेलिब्रेशन तुरंत डिस्टर्ब हो गया। ब्लैक यूनिफॉर्म में सोल्जर्स का एक स्क्वाड अंदर आया। उनके लीडर ने एक डॉक्यूमेंट उठाया और अनाउंस किया, हमें रिपोर्ट मिली है कि आप फेक मेडिसिन का फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो और इलीगल फंड रेजिंग के साइंस है। लॉ के मुताबिक कंपनी के अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रहेगी। सुइक्शु तुरंत बोली, ये गलत है, ये सिर्फ नॉर्मल ऑर्डर डिपॉजिट है, इसमें इलीगल फंड रेजिंग कैसे हो सकती है? ऑफिसर ने ठंडे आवाज में जवाब दिया, मैं सो सॉरी, हम सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। की कंपनी पर्सनल प्लीज हमारे साथ चलिए। पर तुरंत ही यूलिंग लॉन्ग सबके आगे खड़ी हो गई। उसने बाहें फैला दी और चैलेंज किया, दिन दहाड़े लोगों को अरेस्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं यही खड़ी हूँ, एक कदम आगे बढ़ के तो दिखाओ। कैप्टन थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, मैडम प्लीज हमें मुश्किल में मत डालिए। यूलिंग लॉन्ग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मुश्किल में? तुम लोग सुइक्शु को मुश्किल में डाल रहे हो। आज अगर इसे ले गए और न्यूज बाहर आ गई तो सू फैमिली की रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। ये फैन पीछे से खड़ा सब देख रहा था। दिमाग में कैलकुलेशन चल रही थी, मेरे पास अभी और भी तरीके हैं, लेकिन अभी उन्हें यूज करना जल्दबाजी होगी। अब क्या करूं? इसी बीच बाहर से मिलिट्री व्हीकल से एक और पावरफुल कॉन्वॉय आ गया। सिचुएशन एकदम सीरियस हो गई। मिलिट्री का लीडर अंदर आके जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये फैन ने अपना एक्ट कंटिन्यू रखा। उसने उंगली से उन लोगों की तरफ पॉइंट आउट किया और नए आए ट्रूप्स से बोला, ये बैड गाइज हैं, ये मेरी वाइफ को किडनैप करना चाह रहे हैं। जनरल गो ने मन ही मन सोचा, ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं, चाहे जो भी हो हमें बिना सवाल फॉलो करना होगा। फिर उसने जोर से ऑर्डर दिया, सब लोग इन सबको अरेस्ट करो। और सोल्जर्स तुरंत आगे बढ़े। वो स्क्वाड जल्द ही पकड़ लिया गया।
एक ऑफिसर चीखा, गांव फे तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो, हम ड्यूटी पर हैं। गांव फे घर जा, चुप रहो। सु फैमिली मिलिट्री मेडिकल सप्लाईज की सप्लायर है, जो उन्हें छेड़ेगा वो हमारा दुश्मन होगा। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग एस्कॉर्ट करके ले गए। ये फैन उन्हें जाते हुए देख रहा था और मनी मन सोच रहा था, ये प्रॉब्लम अभी के लिए सॉल्व हो गई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर आएगा। फिर ये फैन की आंखें पहले से ज्यादा ठंडी और पक्की हो गई। उसने मनी मन फैसला कर लिया, अब सच में उस चीज को स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।